हेलो एवरीवन। थोड़ा सा लेट हो गया मैं। आज हम पढ़ रहे हैं जियोग्राफी, और जियोग्राफी में ना एक से एक बेहतरीन क्वेश्चन आए हुए हैं जो सीजीएल प्री 25 में पूछे गए हैं। ठीक है, ये बिल्कुल मेमोरी बेस्ड टाइप क्वेश्चंस हैं। और ये सारे ही जो है ना भाई, अगर आप देखो तो सारे ही एनसीईआरटी से आपको बन जाएंगे, अगर किसी बंदे ने एनसीईआरटी बढ़िया से करी है तो। और जिसने भी नहीं करी है वो इस वीडियो को देखो। इस वीडियो में मैं सारी चीज़ें कवर कर लूँगा, और एक तरीके से ये वन शॉट बन जाएगी। मतलब जो भी जहाँ भी मुझे लगेगा कि ये कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट्स डिस्कस करने चाहिए वो भी मैं करा दूंगा। और एक्चुअली ये क्वेश्चंस पे डिस्कशन हो रहा है, और आपको ये ज़रूर देख के जानी चाहिए, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप जनरली नोट्स में नहीं पढ़ पाते हो या नहीं पढ़ते हो, जो मैं यहाँ पे आपको कराने वाला हूँ, जो एसएससी ने पूछा है। ठीक है, तो मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, और ये बहुत बेहतरीन क्लास होगी आपकी। और देखो क्या है कि सीएम 5.0 क्वांट की हमारी बुक फ्लिपकार्ट पे अवेलेबल है। अगर किसी बंदे को 20-25 दिन में क्वांट को बढ़िया करना है, अच्छे क्वेश्चंस लगाने हैं, लिमिटेड क्वेश्चंस लगाने हैं, या कोई 26 की तैयारी कर रहा है, तो उसके लिए भी ये बुक है। वो उस बुक को खरीद सकते हैं, और जो प्राइस है वो भी बिल्कुल अफोर्डेबल है, 250 रुपीज़ में आपको मिल जाती है। ठीक है ना, तो वो भी आप खरीद सकते हो। तो मैं स्टार्ट करता हूँ। सबसे पहला क्वेश्चन आप देखो, क्या कह रहा है कि हमें ग्लेशियर लैंडफॉर्म्स के बारे में कुछ स्टेटमेंट दी हुई है, फिर हमें बताना है कि वो सही है कि गलत है। सबसे पहले बात कर रहा है कि इसकी हैंगिंग वैली की या लटकती घाटियां, ये क्या है, व्हाट इज हैंगिंग वैली या लटकती घाटियां। देखो क्या होता है ना कि जैसे अपनी जो ग्लेशियर्स होती हैं, आपको पता है कि जो बर्फ होती है वो क्या होता है, उसका पानी गलता रहता है, जिसकी वजह से उसकी क्या होती है, एक रिवर होती है, नदी की तरह वो बहती है। जिस तरीके से हमने देखा रिफ्ट वैलीज होती हैं, इस तरीके से बीच में क्या हो रहा है, पानी बहकर आ रहा है ना। उसी तरीके से क्या होता है कि हर जगह पे जो ग्लेशियर्स वैली या फिर जो ग्लेशियर्स वगैरह होते हैं, वहां से भी क्या होती है, एक मेन वैली होती है जहां से क्या होता है, पानी बहकर आ रहा होता है। लेकिन उसके साथ में क्या होता है ना कि कई सारी छोटी छोटी ट्रिब्यूटरीज की तरह छोटी छोटी वैलीज होती है, जहां से क्या होता है, पानी इस तरीके से इस मेन वैली में गिरता है। क्लियर हो गया। ठीक है, तो आप देखोगे कि ये जो छोटी वैलीज होती हैं, सिंपल सी बात है, जब भी कोई नदी या पानी पास होगा तो वो आपस के एरिया को काटता रहता है। इस तरीके से नदी इस तरीके से बनती रहती है, उसका जो जगह होता है वो इस तरीके से बनता है। ऐसे ही जब ये नदी आएगी, ये नदी आकर इसमें गिरेगी, तो क्या होता है ना, जनरली ये जो नदी होती है ये इसको काट रही है, तो काटने की वजह से ये देखो इतना हिस्सा इसने काट दिया, और ऐसे ये गिर रही है, ये वाली नदी ऐसे ये गिर रही है। तो जब ये काटती है तो ये हिस्सा इस तरीके से डेवलप होता है ना। ये वाला जो हिस्सा है वो इस तरीके से डेवलप होता है, इस तरीके से जो हिस्से होते हैं वो डेवलप होते हैं। क्लियर हो गया। तो जब आप नीचे से देखते हो इसको, तो आपको ऐसा लगता है कि भाई ये वाली जो वैली है ना, ये लटक रही है, मतलब ऐसे एकदम आप ऐसे देख रहे हो, और ऊपर आपको दिखेगी कि इस तरीके से वैली दिख रही है। ये वाला जो हिस्सा है वो आपको ऐसा दिखेगा कि लटकता हुआ हिस्सा है, इसलिए इसका नाम क्या हो गया, हैंगिंग वैली पड़ गया। या फिर आप यहाँ पर एनसीईआरटी का डायग्राम देखो, मैंने एनसीईआरटी भी उठाई है। ये वाला जो हिस्सा है, ये वाला हिस्सा है, ये सारी क्या है, इनको कहा जा रहा है ये हैंगिंग वैलीज है ना। ये सारी क्या है, हैंगिंग वैलीज है, जो अगर आप यहाँ से देखोगे तो आपको ऐसा लगेगा बड़ी सी वैली सारी लटकती हुई दिखाई दे रही है। ठीक है, तो पहला स्टेटमेंट यही कहता है कि जो हैंगिंग वैलीज है आर ऑफन फाउंड ओपनिंग इनटू मेन ग्लेशियल वैलीज। तो ये वैली कहाँ ओपन हो रही है, मेन वैलीज में ओपन हो रही है। ठीक है, एट हायर एलिवेशन, और आप देखो इनकी हाइट ऊपर है कि नहीं है, मेन वैली यहाँ पर है और इसकी हाइट देखो कितनी ऊपर है। तो पूरा स्टेटमेंट जो है वो बिल्कुल सही है। जो लटकती घाटियां हैं वो अक्सर उच्च स्थाई ऊंचाई पर क्या होती है, मुख्यतः जो हिम नदी घाटियां होती हैं उन पर खुलती हैं। ठीक है ना, या उनसे मिलती हैं। ये हो गया। फिर उसके बाद इसके अंदर और भी कई सारे पॉइंट्स हैं जो आपको जानने हैं, बट पहले हम क्वेश्चन वाला पॉइंट देखते हैं। इसमें कह रहा है, एक बात हो रही है जिसको हम कह रहे हैं स्पर्ट्स कह रहे हैं। ठीक है, स्पर्ट्स ऑफ सच हैंगिंग वैलीज आर फ्रीक्वेंटली ट्रंकेटेड इनटू ट्रायंगुलर फेसेट्स। ये क्या मतलब है, देखो आप इसको देखो सिंपल सा। स्पर्ट्स क्या कह रहा है, ये हमने देखा कि ये सारी हैंगिंग वैलीज हैं, ये सारी क्या है, हैंगिंग वैलीज हैं, ये हैंगिंग वैलीज हैं। तो आप देखो क्या हो रहा है कि जब ये कट रहा है तो कट कर देखो इस तरीके से ट्रायंगुलर शेप बन रहा है। ये देखो ये ट्रायंगुलर शेप बन रहा है कि नहीं, ये ट्रायंगुलर इसका क्या हो रहा है, फेस बन रहा है ना। ट्रायंगुलर फेस बन रहा है। तो ये इसी क्वेश्चन को यही कह रहा है कि जो स्पर्श होता है, स्पर्श का मतलब यहाँ पर क्या है, स्पर्श का मतलब जो आपकी जो ये पानी निकल रहा है यहाँ से, मेन जो वैली है, ये छोटी जो वैली है, ट्रिब्यूटरीज है, यहाँ से मेन वैली में पानी गिर रहा है। और पानी गिरते गिरते जब ये पानी जो होता है इस एरिया को काटता रहता है, इसका इरोजन करता रहता है, तो इसके जो फेस होते हैं, मतलब ये मान लो सपोज इस तरीके से था पहले, लेकिन जब इसमें से पानी कटने लगा, पानी आकर गिरने लगा, तो गिरने की वजह से ये ऐसे बन गया। तो ये देखो ये सारी क्या होंगे, ट्रायंगुलर शेप फेस बन गया, इसका ट्रायंगुलर फेस बन गया, है ना। तो इसी को कह रहा है, और इसी को हम स्पर्श कहते हैं। जैसे ये वाला पार्ट हो गया, ये वाला पार्ट भी क्या है, स्पर्श है ना। तो आपको मैं एक और डायग्राम दिखाता हूँ यहाँ पर, इससे और क्लियर हो जाएगा। ये देखो ये वाला जो पार्ट है ये क्या है, ट्रंकेटेड स्पर्श है। ये वाला जो पार्ट है स्पर्श है, मतलब जहाँ से पानी क्या हो रहा है, इस तरीके से बहता हुआ गिर रहा है। तो ये जो फेस जो बन रहा है ना गिरने वाला, तो ये सारे क्या है, फेस है, ट्रंकेटेड फेस जिसको हम कह रहे हैं। या फिर देखो एनसीईआरटी का डायग्राम देखो, यहाँ पर ये जो फेस है ये सारे क्या है, ट्रायंगुलर फेस हैं इस तरीके से। तो ये सारे इन सबको हम क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, ट्रंकेटेड स्पर्स कहते हैं। क्लियर हो गया। ठीक है, और ये कैसे शेप में होते हैं, ट्रायंगुलर फेस के शेप में होते हैं, इनका ट्रायंगुलर फेस खुला हुआ होता है। तो इसका मतलब 1 और 2 दोनों ही स्टेटमेंट क्या है, सही है, ये त्रिभुजाकार फेस के होते हैं। क्लियर हो गया। अब एनसीईआरटी में मैं कुछ पॉइंट्स हैं उनको डिस्कस कर लेता हूं, अगर फ्यूचर में कभी आए तो आप उनको लगा पाओ। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं किसकी, इस सरक्यू की बात करते हैं कि ये सरक्यू क्या होता है ग्लेशियल वैलीज में। तो देखो क्या होता है कि सरक्यू जो है ना,
ये एक तरीके का बॉल शेप होता है। आप देखो इसके अंदर यहाँ पे गड्ढे बने हुए हैं ना, गड्ढे बने हुए हैं, ठीक है। तो जब भी ऐसा स्ट्रक्चर पाया जाता है जहाँ पे गड्ढे बने हुए होते हैं और जहाँ से पानी क्या होता है धीरे धीरे गलकर इन वैल्यूज़ में आता है, इन वैलीज से आकर फिर ये नीचे मेन वैली में जाता है ना। जैसे यहाँ पर ये सरक्यू है, ये वाला पार्ट सरक्यू है, ठीक है, ये सरक्यू है, ये सरक्यू है, तो इनसे क्या होता है पानी गलेगा, गलकर इस मेन वैली में आएगा। तो ऐसे पार्ट को क्या कहा जाता है, सरक्यू कहा जाता है, जो वॉल शेप स्ट्रक्चर होता है, जो एक्चुअल में मेन ग्लेशियर है जहाँ से पानी क्या हो रहा है निकल कर आ रहा है, ठीक है ना, उनको क्या कहा जा रहा है, सरक्यू कहा जा रहा है, ठीक है। फिर उसके बाद क्या होता है, जैसे इसके अंदर एक और टर्म जिसको एनसीईआरटी एक्सप्लेन करती है वो क्या है, हॉर्न है। हॉर्न क्या होता है कि जैसे मान लो एक पूरा एक ऐसा एरिया है, सपोज एक ऐसा बॉक्स है ना, तो इस बॉक्स को सपोज मान लो चारों तरफ से पानी से इसको इरोड किया गया, इरोड करने के बाद ये जो बॉक्स है ये चारों तरफ से इस तरीके की एक पहाड़ की तरह दिखने लग गया आपको, है ना, चारों तरफ से। तो उस टाइम पर इसको कह देते हैं हॉर्न। जैसे आप यहाँ पर देखो, यहाँ से पानी इरोड होकर आया, यहाँ से पानी इरोड कर रहा है इसका, यहाँ से पानी इरोड कर रहा है, तो एक्चुअल में क्या हो रहा है, ये एक त्रिभुज की तरह ऐसे शेप बन गया, मतलब एक पतला सा पैना शेप निकल गया, तो इसको क्या कह दिया जाता है, इसको कह दिया जाता है हॉर्न, ठीक है। फिर उसके बाद क्या हो रहा है कि ये जो आपकी वैली है ना, इसमें तो देखो यहाँ पर तो गड्ढे बने हुए हैं, गड्ढे बन गए पानी चलने की वजह से, ऐसे ही यहाँ पर भी गड्ढे बन गए पानी चलने की वजह से। तो बीच में क्या हो गई, एक लाइन बन गई आपकी, है ना, बीच में एक लाइन बन गई जिसको हमने क्या कह दिया, एरिड कह दिया। क्या कह दिया, एरिड कह दिया, ये आपको याद रहेगा, ठीक है ना। इसमें देखो छोटे छोटे लेक्स वगैरह हैं, तो इसको भी लेक्स, टार, ये सब कह दिया गया, ठीक है। तो मैंने आपको हॉर्न बता दिया, एरिड बता दिया। अब इसी एरिड वगैरह में क्या होते हैं, छोटे छोटे से गैप होते हैं जिसको हम क्या कह देते हैं, कोल कह देते हैं। क्लियर हो गया, ठीक है। फिर उसके बाद दो टर्म इसके अंदर आती है, एक को हम कहते हैं टर्मिनल मोरेन और एक को हम कहते हैं लेटरल मोरेन। ये मोरेन क्या होता है, देखो सिंपल सी बात है, कोई सी भी नदी जब बहती है वो अपने साथ क्या करती है, डिपोजिट्स लेकर आती है ना। तो ये जब हैंगिंग वैली है इसमें भी तो पानी आ रहा है ना, तो ये अपने साथ भी क्या हो रही है, कुछ पत्थर्स, बोल्डर्स, ठीक है ना, स्लिट्स वगैरह, बहुत सारी चीज़ें अपने साथ में लेकर आती हैं। तो जब ये लेकर आती हैं तो ये इस मेन वैली में गिर रहा है, तो मेन वैली में गिरने की वजह से आप यहाँ पर देख रहे हो ये पत्थर वगैरह ये सब पड़े हुए हैं, है ना, तो इनको हम क्या कह देते हैं, मोरेन्स कह देते हैं। क्लियर है। और जब ये ट्रिब्यूटरी वाली वैली से, इन वैलियों से गिरकर इस मेन वैली में गिरे और यहाँ पर जो डिपॉजिट हो पैरेलली, इसको आप क्या कहते हो, इसको आप कहते हो लेटरल मोरेन। क्लियर हो गया, लेटरल मोरेन मतलब आपकी मेन वैली भी ऐसे जा रही है और आपके जो डिपॉजिट्स हैं वो भी इसके अंदर इसी तरीके से भरे हुए हैं। आपने मूवीज़ वगैरह में देखा होगा ना, पहाड़ से नीचे आप देखते हो तो बीच में क्या हो रहा है, एक नदी जा रही है और उसके साइड में दोनों तरफ क्या है, पत्थर रखे हुए हैं, ठीक है। फिर इसी तरीके से एक होता है टर्मिनल मोरेन, मतलब क्या होता है कि जो आपका ये जो ग्लेशियर है इससे दूर में बहुत, जो इसका एंड पॉइंट है वहाँ पर भी क्या होता है कि किसी टाइम पर बहुत सारा डिपोजिशन हुआ था, तो अब वहाँ पर क्या है कि इस तरीके से पानी वगैरह बहुत ज़्यादा नहीं है, बहुत ज़्यादा बहाव नहीं है, तो वो जो डिपोजिट वाला एरिया है उसको कह दिया जाता है टर्मिनल मोरेन। क्लियर है। फिर वैली से ही दूर, जैसे यहाँ पर और भी डायग्राम होंगे, ये सारे एनसीईआरटी के डायग्राम है। वैली से ही दूर क्या होता है ना, बहुत जगह पर क्या है कि इस तरीके से प्लेन एरियाज है, क्या है, प्लेन एरियाज है, जहाँ पर भी क्या होता है छोटा मोटा डिपोजिशन पाया जाता है। मतलब जो चीज़ें हैं वो सारी क्या हो रही हैं, बहकर आकर वहाँ पर एक प्लेन जगह बनाती है जिसको हम कहते हैं आउटवॉश प्लेन कहते हैं। क्लियर है। फिर इसके अंदर एक टर्म आती है जिसको आप कहते हो एस्कर। एस्कर क्या होता है ना कि बहुत बार जैसे जब पानी वगैरह वो ज़्यादा वो हो जाता है तो बहुत टाइम पर क्या होता है कि जैसे बर्फ गली, पानी हुआ तो पानी क्या होता है कि बर्फ के नीचे से बह रहा है, तो क्या हो रहा है कि आपको ऊपर से दिख रहा है बर्फ है, लेकिन नीचे से क्या हो रहा है कि पानी की एक स्ट्रीम जा रही है बहते हुए, ठीक है, जो थोड़ा बहुत डिपॉजिट करती हुई भी जा रही है। तो इस तरीके से क्या होता है कि जब ये पानी की स्ट्रीम बहती है तो ऐसी छोटी सी लाइनिंग बनने लग जाती है, ठीक है ना। तो इस तरीके की लाइनिंग को हम क्या कह देते हैं, एस्कर कह देते हैं। इसके अंदर एक और टर्म है जिसको हम कह रहे हैं क्या, ड्रम लाइन। ड्रम लाइन क्या होता है कि जैसे मान लो बहुत ज़्यादा बोल्डर, स्लिट्स, पत्थर वगैरह ये सब क्या हो गए जब इधर इकट्ठे हुए डिपॉजिट होने की वजह से, और ये क्या हो गए, एक इन्होंने उभार ले लिया, मतलब एक जगह पे जब ऐसे बहुत सारी चीज़ें जमा होने लगी तो ये ऊपर की तरफ आने लगी। तो जब ये ऊपर की तरफ आने लगी तो एक ऊंचा उठा हुआ स्ट्रक्चर आपको दिखाई देने लगा इस तरीके से, जिसको हमने क्या कह दिया, जिसको हमने कह दिया ड्रम लाइन। क्लियर हो गया। तो मैंने सारी चीज़ें जो एनसीईआरटी में थी वो लगभग आपसे डिस्कस कर ली हैं, ठीक है ना। सर्क्यू आप देखोगे तो जो मैंने सर्क्यू बताया कि बॉल लाइक स्ट्रक्चर इस तरीके से होता है, तो इसके बीच में गैप रहता है, जैसे आप देखो ना यहाँ पर गैप है, तो इस तरीके से यही सर्क्यू का डिजाइन है, इस तरीके से गैप रहता है उसमें, ठीक है। तो ये मैंने बता दिया। अब सेकंड क्वेश्चन देखते हैं हम। सेकंड क्वेश्चन क्या पूछा, एक्चुअल में ये सारे क्वेश्चन जो हैं ये लैंड फॉर्म चैप्टर से हैं, जो जब आप फिजिकल पढ़ते हो, फिजिकल जियोग्राफी। सेकंड क्वेश्चन कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ लैंडस्लाइड्स इन्वॉल्व्स बैकवर्ड रोटेशन ऑफ द स्लिपिंग मटेरियल। मतलब कह रहा है कि इनमें से कौन सी चट्टान है जब उसमें जो भूस्खलन होता है यानी लैंडस्लाइड होती है, तो जो फिसलने वाली सामग्री होती है यानी जो स्लिपिंग मटेरियल होता है वो क्या करता है, बैकवर्ड रोटेशन लेता है, पीछे की ओर घूर्णन करता है। तो इसमें से कौन सा टाइप है, मतलब क्या होता है कि जब लैंडस्लाइड होता है या भूस्खलन होता है तो अलग अलग तरीके का होता है, जैसे रॉक स्लाइड होता है, रॉक फॉल होता है, स्लंप होता है, डेब्रिस होता है, मलबा गिरना, धसना, चट्टान गिरना, चट्टान खिसकना, ठीक है। तो कौन सा ऐसा टाइप है जिसमें जो लैंडस्लाइड होता है या जो भूस्खलन होता है वो क्या होता है, बैकवर्ड रोटेशन लेता है, ठीक है ना। तो ये स्पेसिफिकली एनसीईआरटी में लिखा हुआ है कि जो स्लंप होता है
उसका जब लैंडस्लाइड होता है तो वो बैकवर्ड रोटेशन लेता है। देखो, लैंडस्लाइड का मतलब क्या होता है, आप सभी को पता है। भूस्खलन का मतलब होता है कि जब मिट्टी वगैरह सड़क के नीचे आ जाती है ना, तो उसके कई सारे टाइप्स होते हैं, ठीक है, जिसका एक टाइप होता है जिसको हम कहते हैं स्लम्पिंग। तो देखो क्या होता है ना कि जब ये वाला सपोज एरिया है, ये धसकर क्या हो गया, नीचे आया, है ना, नीचे आया। लेकिन क्या हो रहा है, ये कैसे नीचे आता है, जब ये एक कर्व पाथ ऐसे लेता है। ये देखो, ये कॉनकेव स्ट्रक्चर है, कर्व पाथ है, ठीक है। तो जब ये मिट्टी जो होती है ये नीचे इस तरीके से स्लाइड होकर आए और एक कर्व्ड रोटेशन में आए, कर्व्ड पाथ में रोटेशन में आए, तो इसको हम कह देते हैं बैकवर्ड रोटेशन। क्लियर है, मतलब इस तरीके से चलता है ये बैकवर्ड रोटेशन, ठीक है। तो इसी को क्या कह दिया जाता है, स्लंप कह दिया जाता है इस तरीके की लैंडस्लाइड को। तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा स्लंप। क्लियर है। फिर इसके अंदर एक और टाइप होता है इसका, जिसको हम कहते हैं रॉक फॉल। रॉक फॉल में क्या होती है, जैसे मान लो ऊपर की कोई रॉक है, सीधा गिर के नीचे आ जाए, तो इसको हम क्या कह देते हैं, इसको हम कह देते हैं रॉक फॉल कह देते हैं। फिर इसके अंदर क्या होता है, एक लैंडस्लाइड है। लैंडस्लाइड मतलब देखो, ऐसे ऐसे मोटे मोटे पत्थरों के स्ट्रक्चर्स जब वो एकदम से स्लाइड होकर क्या हो जाए, नीचे आ जाए, है ना, एकदम से स्लाइड होकर नीचे आ जाए, तो उसको हम कहते हैं कि जमीन स्लाइड होगी, लैंडस्लाइड होगी, प्योर लैंडस्लाइड मतलब इसको कहा जाता है। फिर ऐसे ही एक होता है, उसको हम कहते हैं मड स्लाइड। मड स्लाइड में क्या होता है, जैसे मान लो यहाँ का जो मट्टी वगैरह है बहुत ज़्यादा क्या हो गई है, नरम सी हो गई है ना। नरम होने की वजह से, बहुत गीली होने की वजह से क्या होती है, स्लिप होकर धीरे धीरे क्या होती है, ऐसे एकदम से नीचे आ जाती है। तो इस तरीके के स्ट्रक्चर को हम कहते हैं मड स्लाइड। फिर एक होता है जिसको हम कहते हैं डेब्रिस फॉल। ये आप देखो इस तरीके से, मान लो यहाँ पर कहीं ये पड़ा हुआ था, ठीक है, छोटे छोटे पत्थर वगैरह, वो एकदम से क्या होते हैं, एक जैसे छोटे स्ट्रक्चर में अगर आप देखो तो ये बहुत सारे पत्थर एकदम से क्या हो रहे हैं, स्लिप करके नीचे आ जाते हैं ना, छोटे छोटे होते हैं डेब्रिस की तरह, ठीक है। तो इसको हम कह देते हैं डेब्रिस फॉल। अब जैसे मेन स्लाइड में बहुत बड़ा पत्थर होता है, स्लंपिंग में क्या होता है, इस तरीके से कर्व्ड पाथ होता है, मड स्लाइड में क्या होता है, कीचड़ नीचे की तरफ आता है, रॉक फॉल में क्या होता है, जब एक रॉक ऊपर से नीचे गिर जाए। तो ये सारे क्या है, अलग अलग टाइप हैं जो मैंने आपको बता दिए। ऐसे ही रॉक स्लाइड में क्या होता है, जब कोई रॉक स्लाइड करके नीचे आए, और रॉक फॉल में जब सीधा नीचे गिर जाए, है ना। डेब्रिस में क्या हो जाए, जब आपके मलबा मतलब छोटे छोटे इस तरीके से पत्थर एक जगह पे इस तरीके से धस के एकदम से नीचे आ जाए। तो ये सारे क्या हैं, लैंडस्लाइड के टाइप हैं जो मैंने आपको पढ़ा है, ठीक है। थर्ड नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। भाई देखो, सेंसस 2011 जरूर पढ़ के जाना, बहुत सारे क्वेश्चंस आए हैं और स्पेशली पॉपुलेशन बेस्ड क्वेश्चंस पूछे गए हैं, और मैंने सेंसस को भी ज्योग्राफी में कवर कर लिया है। देखो क्या कह रहा है, व्हाट इज मीन्ड बाय पॉपुलेशन डेंसिटी। पॉपुलेशन डेंसिटी का मतलब क्या है, पॉपुलेशन डेंसिटी किसे हम कहते हैं, पॉपुलेशन पर हाउस होल्ड, मतलब एक घर में कितनी पॉपुलेशन है उसके बेस पे हम उसको पॉपुलेशन डेंसिटी कहते हैं। पॉपुलेशन पर स्क्वायर किलोमीटर, पॉपुलेशन किसी जगह पे कितनी है उसको पॉपुलेशन डेंसिटी, या पॉपुलेशन पर डिस्ट्रिक्ट कितनी है। क्या एक्चुअल डेफिनेशन है, एक्चुअल डेफिनेशन होती है कि पीपल पर स्क्वायर किलोमीटर, मतलब 1 किलोमीटर के एरिया में, 1 किलोमीटर के क्षेत्रफल में, ठीक है ना, कितना कितने लोग रह रहे हैं वो बताता है उस एरिया का डेंसिटी क्या है, उस एरिया की घनत्व क्या है, जनसंख्या घनत्व क्या है, ठीक है। तो परफेक्ट आंसर इसका ये है, पीपल पर स्क्वायर किलोमीटर को हम पॉपुलेशन डेंसिटी कहते हैं, कि उस किलोमीटर एरिया में कितने लोग रह रहे हैं, ठीक है। अगर हम इंडिया की डेंसिटी की बात करें 2011 में 382, मतलब 1 किलोमीटर में 382 लोग एवरेज में रह रहे हैं। इंडिया की पॉपुलेशन डेंसिटी 2011 के अकॉर्डिंग ये कहती है। अभी तो बहुत ज़्यादा हो गई, वो 500 पार हो गई होगी। इट इज़ कैलकुलेटेड बाय, और ये कैसे कैलकुलेटेड होती है, हम क्या करते हैं, टोटल पॉपुलेशन लेते हैं किसी भी एरिया की, और उस एरिया का जो मतलब उसका एरिया, और उस एरिया में उसकी टोटल पॉपुलेशन क्या है उसको डिवाइड कर दिया, जिससे हमें पॉपुलेशन डेंसिटी मिल जाती है, ठीक है ना। ठीक है, अब उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट लाइट इंडस्ट्रीज इज करेक्ट। कह रहा है कि इनमें से कौन सा ऐसा है जो लाइट इंडस्ट्री के लिए करेक्ट है। एक्चुअल में देखो, ये प्रकाश उद्योग नहीं है, लाइट मतलब हल्के वजन वाला, है ना, जिसको हम कहते हैं लाइट वेट, ठीक है। तो क्या है ये, देखो दो तरीके की मेनली इंडस्ट्री होती है, एक होती है हैवी इंडस्ट्री, मतलब जो भारी वजन वाली होती है, और एक होती है लाइट इंडस्ट्री जो हल्की होती है ना। तो नाम से ही आपको पता चल रहा है, जो हैवी इंडस्ट्री होती है उसमें क्या होता है कि हम जनरली जो रॉ मटेरियल यूज़ करते हैं, मतलब किसी भी चीज़ को बनाने के लिए आप जो चीज़ किसी भी वस्तु का जो उपयोग कर रहे हो, जैसे मान लो खाट बनाने के लिए लकड़ी का यूज़ हो रहा है ना, कपड़ा बनाने के लिए कॉटन का यूज़ हो रहा है, इसी तरीके से लोहे की कुछ सामान बनाने के लिए लोहे का यूज़ हो रहा है, तो वो सारा रॉ मटेरियल है। तो ऐसी इंडस्ट्री जिसमें ये जो रॉ मटेरियल है वो बल्क में भारी वाला यूज़ हो, ठीक है ना, तो उन सबको हम कहते हैं हैवी इंडस्ट्री। लाइक जैसे लोहा बहुत ज़्यादा भारी, जैसे लोहे के सरिये कितने भारी हैं, बल्क में यूज़ होते हैं। ऐसे ही जैसे कोल हो गया, कोयला हो गया, बल्क में यूज़ होता है, ठीक है। कोई हेवी मशीनरी होगी, स्टील हो गया, ये सारा क्या होता है, बल्क में यूज़ होता है। तो ऐसी इंडस्ट्री को हम क्या कहते हैं, हैवी इंडस्ट्री कहते हैं, जिसमें मटेरियल्स जो हो वो क्या हो, बल्क में यूज़ होता हो, ठीक है ना। ऐसे ही क्या होती है, एक होती है लाइट इंडस्ट्री। लाइट इंडस्ट्री में क्या होता है कि जिसमें जो रॉ मटेरियल होता है वो या तो थोड़ा सा या फिर लाइट वेट हल्के वाला यूज़ हो, तो उनको हम कह देते हैं कि भाई ये लाइट इंडस्ट्री है, ठीक है ना। तो इसमें क्या होता है कि इसमें ऐसी चीज़ें बनाई जाती हैं जिनकी वैल्यू बढ़ी हुई होती है, हाई वैल्यू होती है, कस्टमर ओरिएंटेड होती है। लाइक जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स के आइटम आपको पता है कि बहुत हल्के होते हैं, है ना।
और बहुत वैसे बनते हैं, है ना, हल्के हल्के छोटे छोटे मटेरियल से बनते हैं, लेकिन काफ़ी कीमती होते हैं, हाई वैल्यू वाले होते हैं। क्लोथिंग, शूज़, फूड प्रोडक्ट्स, ये सारे क्या है, लाइट इंडस्ट्री है। इसी तरीके से आयरन बनना, कोल मटेरियल हो गया, कोई हेवी मशीन हो गई, ये सारे किस में आते हैं, हेवी इंडस्ट्री में आते हैं। तो हम क्वेश्चन देखते हैं दोबारा से, कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट लाइट इंडस्ट्री, कौन सा स्टेटमेंट है जो लाइट इंडस्ट्री के लिए करेक्ट है। पहला इंडस्ट्री, दे प्रोसेस हेवी और एंड मिनरल्स, हैवी आ गया तो ऐसे ही खत्म हो जाता है, पहला ऑप्शन है ना। दूसरा कह रहा है कि दे प्रोड्यूस लार्ज स्केल इंडस्ट्रियल मशीनरी, देखो मशीन है तब भी खत्म, और अगर लार्ज स्केल है तब भी खत्म, क्योंकि हेवी, बल्कि लार्ज स्केल और हेवी मशीनरी सब क्या हो जाते हैं, हेवी इंडस्ट्री में आ जाते हैं। दे रिक्वायर्स बल्कि रॉ मटेरियल, नहीं, बल्कि रॉ मटेरियल नहीं चाहिए होता उनको, स्मॉल या लाइट वेट रॉ मटेरियल चाहिए होता है। चौथा ऑप्शन सबसे परफेक्ट है, यूज लाइट मटेरियल, लाइट मटेरियल का यूज किया जाता है कंज्यूमर गुड्स के लिए, ठीक है ना। तो ये क्या है, परफेक्ट आंसर है किसका, लाइट इंडस्ट्रीज का, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग, इनमें से कौन सा है, इज नॉट टाइपिकली कंसिडर्ड ए वेदर एलिमेंट, जो मौसम का तत्व नहीं माना जाता है। अच्छा देखो, वेदर एलिमेंट, मौसम, मतलब क्या कह रहा है कि जैसे कोई सा भी रीजन है ना, वहाँ का वेदर क्या चल रहा है अभी, तो वो किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। लाइक वहाँ सर्दी है, गर्मी है, वहाँ क्या कहते हैं, मॉइस्चर ज़्यादा है, ह्यूमिडिटी ज़्यादा है, किस तरीके का मौसम है, वो सारा जो क्लाइमेट, ठीक है ना। तो ये सारी जो चीज़ें हैं, वेदर जो जिस पे डिपेंड करता है, उनको कहा जाता है क्या, वेदर एलिमेंट कहा जाता है। मौसम के तत्व जिनसे मौसम बनता है कि इस पर्टिकुलर एरिया का मौसम कैसा है। आप दिल्ली चले जाओ, वहाँ का वेदर कैसा है, आप कोलकाता चले जाओ, वहाँ का कैसा है, अलग अलग जगह पे वेदर किस तरीके का है, तो उस पर्टिकुलर एरिया के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है ना। तो उसके एलिमेंट आपसे पूछे हैं, तो कौन सा ऐसा है जो वेदर एलिमेंट में नहीं आता है। देखो इसमें से सॉइल पीएच नहीं आता है। देखो क्या होता है, टेम्परेचर, टेम्परेचर के ऊपर वेदर डिपेंड करता है ना। अब देखो इसके लिए भी डिटेल में जाना पड़ेगा, कैसे डिपेंड करता है, क्यों डिपेंड करता है, क्योंकि देखो आपको पता है कि जहाँ पर टेम्परेचर बहुत ज़्यादा गर्म होगा, वहाँ पे क्या होगी, हवाएं गर्म हो जाएंगी तुरंत, और हवाएं गर्म होंगी तो ऊपर की तरफ उठेंगी, फिर ठंडी होकर नीचे की तरफ आएंगी, तो वहाँ पर एक अलग कन्वेक्शन करंट बनता है। ऐसे ही एयर प्रेशर से भी पता चलता है कि एयर प्रेशर ज़्यादा है, कम है, उसके ऊपर भी डिपेंड करता है कि वहाँ का मौसम कैसा है, मतलब बारिश होगी नहीं होगी, ये सारी चीज़ें टेम्परेचर, एयर प्रेशर पे भी डिपेंड करती है। हवाओं पर भी डिपेंड करती है कि हवा जो है वो क्लाउड को उड़ा के लेके चली जा रही है, नहीं जा रही है, उस पर भी डिपेंड करता है। ह्यूमिडिटी, वहाँ पे कैसी वो है, मतलब कितना ज़्यादा मॉइस्चर है, अगर मान लो उस जगह पे ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा है तो बारिश होने की संभावना बढ़ जाती है। प्रेसिपिटेशन कैसा है, मतलब बारिश कैसी हो रही है, बादल बन रहे हैं कि नहीं बन रहे हैं, ठीक है ना। सनसाइन, धूप का ड्यूरेशन क्या है, निकल रही है कि नहीं निकल रही है। तो क्या होता है कि जो अपने मतलब वेदर एलिमेंट है, या जिसको हम मौसम का तत्व कह रहे हैं, उसमें क्या होता है कि उनका जो फैक्टर है, टेम्परेचर, एयर प्रेशर, विंड, ह्यूमिडिटी, प्रेसिपिटेशन, क्लाउड, इन सभी पे वो डिपेंड करता है, ठीक है ना। तो ये आपको ध्यान रखना है कि किसी भी जगह का जो वेदर है, मौसम है, वो किन चीज़ों पे डिपेंड करता है, क्या फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, क्या चीज़ें कम ज़्यादा होने पर, ये आपको देखना है। अब जैसे कोई भी बंदा नॉर्मल तरीके से भी सोचे तब भी वो इसको एलिमिनेट कर सकता है, क्योंकि देखो सॉइल पीएच का हमारे वेदर पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। सॉइल पीएच का फ़र्क पड़ेगा कि जो सॉइल है उस पर फ़र्क पड़ेगा कि सॉइल इरोजन या सॉइल की जो क्वालिटी है, फर्टिलाइज, मतलब जो कितनी ज़्यादा वो उर्वरक है, तो उस सब पे डिपेंड करता है ना। तो सॉइल का कोई रोल रोल नहीं है वेदर में, ठीक। तो इसका आंसर ये होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखो ये आपका इंडियन, उससे पूछ लिया, इंडियन ज्योग्राफी से। तो किसी भी बंदे ने मेरी अगर वन शॉट देखी होगी तो उसमें भी ये है, क्योंकि मैंने उसमें सिर्फ इंडियन ही कराया है, बट पूरा कंप्लीटली एनसीईआरटी कवर करी है। तो देखो इसमें क्वेश्चन क्या कह रहा है, असर्सन रीजन का क्वेश्चन है, ठीक है ना। अभिकथन और कारण। तो देखो असर्सन क्या कह रहा है, इसका असर्सन कह रहा है कि जो छोटा नागपुर प्लेट्यू है इज कंसिडर्ड एन ईस्टर्न एक्सटेंशन ऑफ द सेंट्रल हाईलैंड, ठीक। तो छोटा नागपुर प्लेट्यू आपका यहाँ पर है ना। तो ये जो है, ये पूरा जो है आपका क्या कहते हैं, सेंट्रल हाईलैंड, ये वाला जो एरिया है इसकी बात हो रही है यहाँ पे, ठीक है। जब आप प्लेट्यू पढ़ते हो तो उसमें ये सारी चीज़ें कवर होती है कि कौन सा प्लेट्यू कहाँ पर है या कितने पार्टों में ये टूटा हुआ है, ठीक है। तो हमारा जो सेंट्रल हाईलैंड है, मैंने इसके, चलो यही वाला ले रखा है, वो दूसरे में होगा, ठीक है। तो देखो ये जो सेंट्रल हाईलैंड है ना, मतलब ये वाला जो एरिया है, इस एरिया का ईस्टर्न एक्सटेंशन, आपको पता है कि ये वाला पार्ट ईस्ट में है, तो क्या होता है कि ये सेंट्रल हाईलैंड का ही ईस्टर्न एक्सटेंशन जो है वो हमारा क्या है, वो हमारा छोटा नागपुर प्लेट्यू है। क्लियर है, छोटा नागपुर प्लेट्यू। तो इसमें यही कह रहा है कि जो छोटा नागपुर प्लेट्यू है इज कंसिडर्ड एन ईस्टर्न एक्सटेंशन ऑफ द सेंट्रल हाईलैंड। तो ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, ये छोटा नागपुर प्लेट्यू का ईस्टर्न एक्सटेंशन ही क्या है, छोटा नागपुर प्लेट्यू है किसका, सेंट्रल हाईलैंड का ईस्टर्न एक्सटेंशन। या फिर अगर हिंदी में हम बात करें तो जो छोटा नागपुर पठार है वो क्या है, जो मध्य उच्च भूमि है उसी का क्या है, पूर्वी विस्तार है। क्लियर हो गया। फिर इसका रीजन दे रहा है कि ऐसा क्यों है। द छोटा नागपुर प्लेट्यू इज ड्रेन्ड प्राइमरली बाय द चंबल एंड बेटवा रिवर्स। तो देखो भाई रीज़न ही इसका गलत है, ठीक। और कह क्या रहा है उसके बारे में हम जानते हैं। देखो सबसे पहली बात तो ए और आर के बीच में कोई रिलेशन आपको दिख ही नहीं रहा, क्योंकि देखो इसके अंदर एक्सटेंशन की बात कर रहा है, मतलब यही वाला पार्ट इसी का एक्सटेंशन है, ठीक है। तो कुछ एक ऐसा होना चाहिए था जो इस चीज़ को रिलेट कर पाए, तभी उसको रीजन में रख सकते थे, तो रीज़न तो है ही नहीं है।
तो एक्सप्लेन और नॉट एक्सप्लेन वाली चीज़ है ही नहीं इसके अंदर। अब आर स्टेटमेंट को देखते हैं कि वो क्या कह रहा है। कह रहा है कि जो छोटा नागपुर प्लेट्यू इज ड्रेन्ड प्राइमरली बाय चंबल एंड बेटवा रिवर्स। मतलब कह रहा है कि जो छोटा नागपुर प्लेट्यू है यहाँ पर क्या है, जो चंबल है और क्या है, जो बेटवा नदियाँ हैं, उससे क्या होता है, सिंचित होता है। मतलब वहाँ पर ये इसका ड्रेनेज सिस्टम है। तो अगर आपने अगर मतलब जो अपना नदी रिवर्स वाला चैप्टर पढ़ा होगा तो वहाँ पर आपने देखा होगा जो अपनी यमुना नदी है ना, यमुना नदी है ये यहाँ पर प्रयागराज में आती है, प्रयागराज तक इलाहाबाद तक पहुँचती है। तो आपने देखा होगा कि यमुना नदी की कई सारी ट्रिब्यूटरी हैं, जिसमें एक है चंबल, सिंध, बेटवा, केन, है ना। चंबल, केन, बेटवा, इस तरीके से हम याद रखते हैं। फिर चंबल की ट्रिब्यूटरी होती है, जैसे बनास हो गई, है ना, यहाँ पे क्या हो गई, पार्वती हो गई, काली सिंध हो गई, ये सारी चंबल नदी की ट्रिब्यूटरी है। तो ये सारी जो नदियाँ हैं ना, ये इस एरिया में बह रही हैं और आपकी जो यमुना नदी है इस तरीके से निकल रही है। क्लियर है। तो ये वाला जो एरिया है ना, ये मालवा प्लेट्यू का एरिया है। तो अगर यहाँ पर मालवा प्लेट्यू होता तो ये स्टेटमेंट सही होती, लेकिन ए का करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं होता। तो मैं ये कह सकता हूँ कि भाई ए स्टेटमेंट ट्रू है और आर स्टेटमेंट क्या है, फॉल्स है। क्लियर हो गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि विच स्टेटमेंट बेस्ट रिफ्लेक्ट्स द रोल ऑफ नॉन मेटेलिक मिनरल्स। मतलब कह रहा है कि इनमें से कौन सा स्टेटमेंट ऐसा है जो नॉन मेटेलिक मिनरल्स के रोल को इंडिया में बताता है। ठीक है। नॉन मेटेलिक मतलब अधात्विक खनिज। मतलब आपको पता है कि हमारा जो प्रेडिक्ट टेबल है उसमें हमने मेटल के बारे में पढ़ा है, हमने नॉन मेटल के बारे में पढ़ा है, उन दोनों के बीच के जो मेटल्स होते हैं उनके बारे में भी पढ़ा है। तो कई सारे पार्ट है। तो ऐसे ही जो अब ये जो मेटल्स वगैरह होते हैं ये आपको कैसे मिलते हैं, ये हमको खनिज वगैरह से ही मिलते हैं, जो मिनरल्स हो गए, ओर्स हो गए, उन सभी से ही मिलते हैं। तो कुछ ऐसे ओर्स होते हैं, मिनरल्स होते हैं जो क्या होते हैं, मेटेलिक होते हैं, मतलब जिसमें से मेटल मिलता है। कुछ ऐसे होते हैं जिनमें से नॉन मेटल मिलता है ना। तो जो मेटल मिलता है, नॉन मेटेलिक मिनरल्स हैं, उनकी बात कर रहा है कि इनमें से कौन सा स्टेटमेंट है वो उनके लिए परफेक्ट सूट हो रहा है। ठीक है। तो नॉन मेटेलिक मिनरल्स की अगर हम बात करें तो इसके अंदर क्या है, जैसे इंडिया जो है ना उसमें नॉन मेटेलिक मिनरल्स के रिजर्व्स बहुत सारे हैं। जैसे इंडिया के पास लाइमस्टोन पाया जाता है, माइका पाया जाता है, जिप्सम पाया जाता है। ये सारे ऐसे रॉ मटेरियल्स हैं जो बड़ी बड़ी इंडस्ट्रियों में यूज़ होते हैं। लाइक जैसे सीमेंट हो गया, सीमेंट में इन सबको मिक्स करके बनाया जाता है। ग्लास हो गया, सिरामिक्स हो गया, फर्टिलाइजर्स हो गया, इन सभी में क्या होता है कि नॉन मेटेलिक मिनरल्स को हम यूज़ करते हैं। ठीक है। ठीक। तो अब देखो पहला स्टेटमेंट क्या कह रहा है। पहला स्टेटमेंट कह रहा है इंडिया लैक्स रिजर्व्स फॉर इंडस्ट्रियल यूज। नॉन मेटेलिक मिनरल्स की बात हो रही है और अभी मैंने आपको बताया कि इंडिया में नॉन मेटेलिक मिनरल्स बहुत ज़्यादा मात्रा में है, अधात्विक खनिज बहुत ज़्यादा मात्रा में पाए जाते हैं। तो पहला स्टेटमेंट गलत है, लैक्स नहीं है, अबंडेंट है, मतलब बहुत ज़्यादा है। सेकंड स्टेटमेंट क्या कहता है, मोस्टली यूज्ड एज जेम्स, मिनिमल इंडस्ट्री यूज। मतलब कह रहा है कि ज़्यादातर जैम वगैरह में यूज़ होता है। और जैम वगैरह मतलब आपको पता है कि जो वो पत्थर होते हैं ना, जैसे कोई रेड कलर का पत्थर हो गया, पन्ना, कुछ ग्रीन कलर का पत्थर हो गया, तो वो सारी छोटी इंडस्ट्री है, मतलब वो पहनने वगैरह इन ऑर्नामेंट्स में यूज़ होता है। तो ये कह रहा है कि इंडिया में नॉन मेटेलिक मिनरल्स का मिनिमल इंडस्ट्रियल यूज़ है। ये भी गलत है, जब बहुत ज़्यादा में पाया जाता है। और मैंने आपको बताया कि मेजर इंडस्ट्रीज लाइक जैसे सीमेंट, ग्लास, सिरामिक्स, फर्टिलाइजर्स, इन सब में यूज़ हो रहा है। तो इसका मतलब हैवी इंडस्ट्रियल यूज़ हो रहा है उसका, है ना। तो ये स्टेटमेंट भी इसकी गलत है। तीसरी स्टेटमेंट देखते हैं, इंडिया हैज़ रिच रिजर्व्स फॉर इंडस्ट्रीज। बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। मैंने आपको बताया कि नॉन मेटेलिक मिनरल रिजर्व्स बहुत ज़्यादा है, जिसकी वजह से इसका इंडस्ट्रियल यूज़ भी बहुत ज़्यादा है। ओनली मेटेलिक मिनरल्स ड्राइव इंडस्ट्रियल ग्रोथ। ये भी गलत है। क्यों? क्योंकि जब हम मेजर इंडस्ट्रीज में लाइक जैसे सीमेंट, ग्लास, सिरेमिक्स, इन सब में नॉन मेटेलिक मिनरल्स का यूज़ कर रहे हैं तो ओनली मेटेलिक नहीं होगा, दोनों ही चीज़ों का यूज़ होता है इंडस्ट्रियल ग्रोथ में। ठीक है ना। तो स्टेटमेंट सी इसका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग, इनमें से कौन सा स्टेटमेंट, और आपको एक असर्शन और एक रीजन दे रखा है, आपको बताना है। सबसे पहला कह रहा है कि आयरन एंड स्टील इज कंसीडर्ड ए हेवी इंडस्ट्री। आयरन और स्टील को हैवी इंडस्ट्री में कंसीडर किया जाता है। बिल्कुल सही है। मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको हैवी इंडस्ट्री के बारे में बताया था, भारी उद्योग। उसमें मैंने बताया था कि ऐसा कोई सा भी सामान जिसका जो रॉ मटेरियल जो है वो बल्कि यूज़ हो रहा हो, हैवी हो, बहुत ज़्यादा मात्रा में यूज़ होता हो। ठीक है ना। तो ऐसी इंडस्ट्रीज़ को हम क्या कहते हैं, हैवी इंडस्ट्री कहते हैं, भारी उद्योग। तो आयरन, स्टील, ये सब उसके प्राइम एग्जांपल्स हैं। तो स्टेटमेंट ए बिल्कुल सही है। स्टेटमेंट आर मतलब सेकंड रीजन जो है इसका, कह रहा है इट रिक्वायर्स लाइट वेट। अब भाई मैंने बताया कि हैवी वेट में हैवी बल्कि चीज़ यूज़ होती है और लाइट इंडस्ट्री में लाइट चीज़ यूज़ होती है। तो रीज़न आर तो गलत हो गया। इट रिक्वायर्स लाइट वेट रॉ मटेरियल लाइक कॉटन एंड रबर। तो ये आर गलत हो गया और ना ही आर एसर्शन को एक्सप्लेन करता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी, कि ए सही है, आर गलत है। अगर यहाँ पर ये होता कि इट रिक्वायर्स हैवी वेट और बल्की मटेरियल रॉ मटेरियल्स लाइक आयरन, स्टील, तो सही हो जाता, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि इन विच टाइप ऑफ जियोलॉजिकल फॉर्मेशन, मतलब कह रहा है कि इनमें से किस प्रकार की भूवैज्ञानिक संरचना में गॉर्जेस जो होते हैं वो सबसे ज़्यादा डेवलप होते हैं, है ना। मतलब सॉफ्ट सेडिमेंट, नरम तलछट, हार्ड रॉक्स, कठोर चट्टानें, ग्लेशियल्स जो हिम नदी होती हैं, या वॉल्केनिक जो ज्वालामुखी वगैरह होती है, कहाँ पर हमें गॉर्जेस देखने को मिलते हैं। तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि व्हाट इज गॉर्जेस, गॉर्जेस होते हैं क्या। देखो भाई क्या होता है कि जैसे वैली होती है ना, उसी तरीके से गॉर्जेस जो है एक तरीके की वैली है।
तो वैली आपने क्या देखा, इस तरीके से पहाड़ है, इस तरीके से पहाड़ है और बीच में क्या हो रही है, नदी जा रही है, जिसको हम क्या कह रहे हैं, वैली कह दे रहे हैं। क्लियर हो गया, ये वैली है। लेकिन क्या होता है, गॉर्जिस जो है वैली का एक टाइप है, जिसमें क्या होती है ना, एक नैरो वैली बनती है। देखो होता क्या है, जब मान लो कि दो चीज़ें काफ़ी सॉफ्ट हैं, दो चीज़ें काफ़ी सॉफ्ट हैं, इसमें से जब नदी बहेगी तो वो धीरे धीरे इन मट्टियों को काटते जाएगी और नदी बहती जाएगी, इस तरीके से चलेगा। बट मान लो इसकी जगह पे मैंने दो बना दी चट्टानें, आपकी ऐसे चट्टान बना दी, और बीच में से नदी आई, नदी का बहुत प्रेशर था, तो ये जो चट्टानें हैं ये तो हार्ड है, तो ये इसको इस तरीके से नहीं काट पाएंगी। क्यों नहीं काट पाएंगी, क्योंकि ये हार्ड है। तो कैसे काटेंगी ये, तो ये इसको ऐसे, जैसे मान लो आप, सिंपल सा है, आपने एक बटर ले लिया, ठीक है, बटर लिया, बटर में आपने क्या करा, बहुत तेजी से पानी का प्रेशर मारा या चाकू चलाया, तो आप देखोगे बटर बीच में से ऐसे सीधा कटता हुआ जाएगा। बटर तो फिर भी नरम हो गया। कोई हार्ड चीज़ हम सोचें, अगर लोहे की पत्ती या कुछ भी सोचें, उसमें से अगर आप हाइड्रोलिक से पानी तेजी से पानी से काटो या फिर किसी भी चीज़ से काटो, तो वो सीधी कटेगी, वो फैलेगी नहीं। तो कहने का मतलब ये है कि जब ये जो रॉक्स हैं ये बहुत हार्ड होती हैं, ये बहुत हार्ड है, तो जब यहाँ से आप कोई नदी पास करेगी ना इसके बीच में से, तो ये क्या करेगी, जितनी नदी है ना उतना ही ये इसको काट पाएगी। क्यों, क्योंकि इसका सारा हिस्सा हार्ड है। क्लियर है। तो इसकी वजह से क्या होता है कि जो नदी जो यहाँ से आ रही है, जो इसको काटते हुए आ रही है, ये क्या करती है ना, बहुत नैरो वैली ही बना पाती है। मतलब आप देखो, ये वैली बहुत छोटी है, नैरो है, और जबकि एक्चुअल वैली जो होती है वो बहुत ब्रॉड होती है इस तरीके से। क्यों, क्योंकि उनका सॉफ्ट स्ट्रक्चर होता है, जिसकी वजह से धीरे धीरे बहुत सारी कट जाती हैं, है ना। लेकिन जब हार्ड रॉक्स होता है ना, जब चट्टानें होती हैं कठोर वाली, तो उसमें से जब नदी प्रेशर से पास होती है, तो वो बस थोड़ा सा ही एरिया काट पाती है, जिसकी वजह से वैली बहुत नैरो बनती है, पतली बनती है। क्लियर है। और जब ऐसी नैरो वैली बनती है इन हार्ड रॉक्स को काटने की वजह से, तो उसको हम क्या कह देते हैं, उसको हम कह देते हैं गॉर्ज। क्लियर है। जो क्या होती हैं, डीप होती हैं, मतलब देखो बहुत ज़्यादा इसकी गहराई होती है, और ये बहुत नैरो होती हैं, छोटी सी होती हैं, ठीक है। और स्टीप इसका क्या होता है, बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है, वर्टिकल साइडेड, तो इस तरीके से रहता है। ठीक। तो इस तरीके से तो गॉर्जिस जो होते हैं या दर्रे जिसको हम कहते हैं, वो से क्या मतलब, किस चीज़ को हम दर्रे कहते हैं या गॉर्जिस कहते हैं, जब हार्ड रॉक्स होती हैं उसमें क्या होती हैं, जब नदियाँ पास करती हैं तो ये हार्ड होने की वजह से बहुत ज़्यादा रेजिस्टेंस डेवलप करती हैं, जिसकी वजह से ये क्या होती है ना, बहुत नैरो कटती है, बहुत ज़्यादा ये वाइड कट नहीं पाता, है ना, बड़ा कट नहीं पाता। तो बड़ा ना कट पाने की वजह से पतली सी वैली, नैरो वैली बनती है, जिसको क्या कहा जाता है, गॉर्जिस, या फिर क्या कहा जाता है, दर्रा कहा जाता है। क्लियर हो गया। ठीक है। और ज़्यादातर वैली बड़ी बड़ी चौड़ी चौड़ी होती है। ठीक। तो इसका आंसर क्या होगा, इन विच टाइप ऑफ जियोलॉजिकल फॉर्मेशन आर गॉर्जिस, गॉर्जिस किस में डेवलप्ड होंगे, हार्ड रॉक्स में ही गॉर्जिस डेवलप होंगे। क्लियर हो गया। तो यहाँ पर ये एग्जांपल आप देख रहे हो, फॉल्ट है ना, फॉल्ट वगैरह क्या होता है, ये भी जैसे आपने पढ़ा होगा कि इस तरीके से एक चट्टान थी, है ना, बीच में से ये हिस्सा कट के नीचे चला गया, तो इस तरीके से बन गया, तो ये फॉल्ट बन गया, है ना, ये चीज़ें ऊपर उठ गई फॉल्ट में, ये नीचे गिर गई है, तो इस तरीके से ये वाला जो पार्ट है ये ऊपर चला गया, जिसको हम फॉल्ट कह रहे हैं। यहाँ से क्या हो गई, गॉर्जिस, नदी बहने लगी, ठीक, पतली सी, जिसको हम गॉर्ज कह दिए, नैरो रिवर। ठीक। फिर उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट कह रहा है कि इन विच इंडियन स्टेट, कौन सा इंडियन स्टेट है जिसमें नेगेटिव पॉपुलेशन ग्रोथ है 2001 से 2011 में, नेगेटिव पॉपुलेशन ग्रोथ मतलब पॉपुलेशन कम हो गई है एक डिकेड में, कौन सा है, नागालैंड है। नागालैंड की पॉपुलेशन क्या हो गई है, नेगेटिव रिपोर्ट की गई है, मतलब 0.58% क्या हो गया, नेगेटिव ग्रोथ हुई है। थोड़ा सा अगर हम इंडिया की पॉपुलेशन 2011 के हिसाब से जाने, तो ये करीबन इंडिया की पॉपुलेशन थी, और जिसमें 2001 से 2011 में लगभग 17.7% का क्या हुआ है, बढ़ाव देखा गया है, बड़ी है ना, पॉपुलेशन बड़ी है। एडल्ट लिटरेसी जो है इंक्रीज़ होकर वो 74.07% हो गई है, जो कि पिछले वाले से 9.21% ज़्यादा है। ठीक है। सेंसस को 1872 में लाया गया था। कौन लेकर आया था, लॉर्ड मायो के टाइम पर आई थी, और ये 1881 से चालू हो गई थी। ठीक है। ऑफिस ऑफ रजिस्ट्रार जनरल एंड सेंसस कमिश्नर जो होता है वो सेंसस को करवाता है, कंडक्ट करवाता है। और इंडिपेंडेंस के बाद की ये 7th सेंसस थी, और शुरू से लेकर अब तक की ये 15वीं सेंसस है। ठीक है। इसको दो फेज में कराया जाता है, एक में हाउस की लिस्टिंग होती है, दूसरे में क्या होता है, पॉपुलेशन की काउंटिंग या एन्यूमरेशन होता है। 2011 सेंसस का जो मोटो था वो था आवर सेंसस आवर फ्यूचर, हमारा सेंसस और हमारा क्या है, फ्यूचर है, भविष्य है। ठीक है ना। रजिस्ट्रार जनरल एंड सेंसस कमिश्नर इन 2011 कौन था, सी चंद्रमौली थे। ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी है। क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ चलते हैं। यार बहुत सारे क्वेश्चन है कराने हैं, तो मैं थोड़ा सा स्पीड को फास्ट रख रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब द रेट ऑफ नेचुरल इंक्रीज ऑफ पॉपुलेशन, मतलब इनमें से क्या चीज़ है जो बेस्ट बताती है कि पॉपुलेशन जो हो रही है वो नेचुरली इंक्रीज हो रही है। देखो सिंपल सा ये आंसर कोई सा भी देख के मार्क कर देगा, मैं दूसरे आंसर में जा ही नहीं रहा। देखो इसमें क्या कह रहा है, इसमें कह रहा है कि डेथ रेट और बर्थ रेट। अब सिंपल सी बात है, किसी भी जगह पे, जैसे मान लो 2001 की बात करूँ मैं और 2010 की बात करूं, है ना, तो इसमें मैंने माना कि सपोज डेथ रेट जो था वो कुछ एक रहा होगा, वो सपोज मान लो मैं ऐसे ही कैलकुलेशन कह रहा हूँ कि 90 रहा, और जो बर्थ रेट है वो मान लो मैंने कहा कि 100 रहा, तो ये हो गया 10। ठीक है। और यहाँ पर 2010 में अगर मान लो ये
मैंने मान लिया कि 150 रहा, ये मैंने कहा कि 100 रहा, है ना, कि मरने वाले 100 हो गए, जन्म लेने वाले 150 हो गए, तो इसका डेथ रेट क्या हो गया, 50 हो गया। तो इसी से सिंपल पता चल जाता है कि भाई जो पॉपुलेशन है वो क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है, मतलब ये नेचुरल फैक्टर है। क्लियर हो गया। फिर उसके बाद एक टर्म यहाँ पर दे रखी है क्रूड बर्थ रेट और डेथ रेट, इससे नहीं पता चलेगा, ठीक है ना, ये सिंपल डिफरेंस चाहिए आपको। फिर एक कह रहा है कि रेशियो ऑफ वर्किंग टू टोटल पॉपुलेशन, वर्किंग का कोई मतलब ही नहीं है पॉपुलेशन से। पॉपुलेशन का सिंपल सा मतलब है कि कितने बंदों ने जन्म लिया, कितने बंदे मर गए, तो इससे क्या हो गया, उनको माइनस करेंगे तो हमें ये पता चलेगा कि कितने बंदे बीच में हैं, वही हमारी पॉपुलेशन है, इसलिए हम डेथ रेट माइनस बर्थ रेट कर देते हैं नॉर्मल वाला, है ना। और ये जो यहाँ पे जो क्रूड बर्थ रेट है, इसका मतलब ये है, जिसको जन्म दर या सिंपल मृत्यु दर कह रहे हैं, क्रूड बर्थ रेट, इसका मतलब ये है कि भाई 1000 बंदों में से कितने बंदे ने जन्म लिया। और ये क्रूड बर्थ डेथ रेट का सिंपल सा मतलब है कि 1000 बंदों में कितने बंदे मरे, है ना, ये मतलब है। और यहाँ पर इसका मतलब है कि नॉर्मल आप डिफरेंस देख रहे हो। फिर उसके बाद कह रहा है कि एवरेज एनुअल ग्रोथ ड्यू टू माइग्रेशन, माइग्रेशन की वजह से कितनी एवरेज एनुअल ग्रोथ हुई, ये सबसे नहीं, उस पर्टिकुलर जगह पे कितने बंदे मर गए, कितने बंदे जन्म लिए, इसके बीच का डिफरेंस अगर आपको निकाल के देंगे तो आपको सिंपल सा पता चल जाएगा पॉपुलेशन क्या है। दोनों का रेट अगर दोनों का निकालोगे तो आपको पता चल जाएगा पहले कितनी थी बाद में कितनी थी, तो इससे नेचुरल इंक्रीज ऑफ पॉपुलेशन आपको पता चल जाएगा, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो ये अपने एटमॉस्फेयर से रिलेटेड क्वेश्चन है, ठीक। तो इसके अंदर क्वेश्चन को जानने से पहले मैं थोड़ा सा ये डिस्कस कर लेता हूँ आप लोगों के साथ में, तो आपको सही रहेगा। देखो लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर मतलब हमारा जो वातावरण है, ठीक है ना, वो कई सारे लेयर्स में डिवाइडेड, उसको डिवाइड किया गया। क्लियर है। जैसे आप देखो यहाँ पर सबसे नीचे है थर्मोस्फेयर, फिर उसके बाद है स्ट्रेटोस्फेयर, मीजोस्फेयर, थर्मोस्फेयर, सॉरी ये वाला ट्रोपो है, मैंने थर्मो कह दिया होगा, फिर उसके बाद है एक्सोस्फेयर। क्लियर हो गया, ठीक है। तो देखो क्या होता है कि जनरली जितनी भी एक्टिविटीज़ होती हैं, है ना, वो हमारे ट्रोपोस्फेयर में होती हैं। जितनी भी एक्टिविटीज़ लाइक जैसे कोई गुब्बारा उड़ाना हो, बारिश हो रही हो, मतलब जितने भी क्लाउडिंग इन्वायरमेंट या जो भी चीज़ें हैं, आपके आसपास का मौसम आपको दिखाई दे रहा है, चिड़िया उड़ रही है, पक्षी उड़ रही हैं, सारी चीज़ें जो होती हैं वो किसके अंदर होती हैं, वो ट्रोपोस्फेयर में होती हैं। क्लियर है। फिर हम ट्रोपोस्फेयर पार करते हैं और क्या होता है कि जैसे जैसे आप ऊपर जाते हो आपका जो टेम्परेचर होता है वो डाउन होता जाता है, गिरता जाता है, ठीक है। फिर आप ट्रोपोस्फेयर से ऊपर जाओगे तो आपको मिलता है क्या, स्ट्रेटोस्फेयर मिलता है। क्लियर है। तो स्ट्रेटोस्फेयर जो होता है, यहाँ पर क्या होती है, आपकी दो चीज़ें याद रखनी है। एक तो आपका जो ओजोन लेयर होता है वो स्ट्रेटोस्फेयर में पाया जाता है, ठीक है। और जो एयरप्लेन होता है वो भी कहीं ना कहीं स्ट्रेटोस्फेयर के निचले वाले हिस्से में उड़ता है, ठीक है। ओजोन लेयर हो गया और एयरप्लेन हो गया, वो आपको कहाँ मिलेगा, स्ट्रेटोस्फेयर में मिलेगा। फिर उसके बाद आता है आपका क्या, मीजोस्फेयर आता है। मीजोस्फेयर जो होता है इसमें आपको क्या दिखाई देते हैं, मीटियोर्स दिखाई देते हैं। कहाँ पर, मीजोस्फेयर में आपको क्या दिखाई देते हैं, मीटियोर्स दिखाई देते हैं। क्लियर है। फिर उसके बाद आता है क्या, थर्मोस्फेयर, ठीक है। तो जो थर्मोस्फेयर की अगर हम बात करें तो थर्मोस्फेयर जनरली ये क्या होता है, थर्मल वाला पार्ट होता है ना, या फिर इसी को हम क्या कहते हैं, आइनोस्फेयर भी कह देते हैं, ठीक है। तो थर्मोस्फेयर जो है इसको आयनोस्फेयर्स भी कह देते हैं, मतलब जितनी भी आयनिक एक्टिविटी, एक्चुअल में क्या होता है कि ये जो एरिया है ना, इस एरिया में क्या होते हैं, आयंस पाए जाते हैं, ठीक है। तो जैसे मान लो कि कोई ब्रॉडकास्ट हो रहा है, कोई सिग्नल है टीवी का, कुछ भी है, जैसे हमारे यहाँ पर डिश टीवी एंटीना लगा होता है, तो जैसे मान लो कि यहाँ पर आपका एंटीना लगा है, तो ये जाता है और यहाँ पे आयंस होते हैं, यहाँ पर ये टकराता है और यहाँ पे कहीं से सिग्नल जाता है, ऐसे टकराकर फिर ये क्या होता है, ये इस रिसीवर पे आता है, जिसकी वजह से आपके टीवी में केबल वगैरह चलता है। तो ये जो सारी एक्टिविटी है ये आयनोस्फेयर्स में पाई जाती है। जो ऑरर ओरा मतलब जो आपको पता है ना कि जैसे नॉर्थ पोल वगैरह में जो ऑरर लाइट दिखाई देती है, आपने टीवी वगैरह में देखा होगा कि काफ़ी ज़्यादा वो ग्रीन टाइप का आकाश दिखाई देता है, तो वो सारा जो रिफ्लेक्शन है या वो सारी जो एक्टिविटी है वो इसी थर्मोस्फेयर और आइनोस्फेयर में पाई जाती है। क्लियर है। और मीजोस्फेयर और थर्मोस्फेयर के बीच में क्या होता है ना कि जो एक लाइन होती है, एक सेपरेशन है, जिसको हम कहते हैं कर्मन लाइन, ठीक है। तो मीजोस्फेयर्स के बाद से ही क्या होता है कि जो आउटर स्पेस होता है, मतलब जो हमारा अंतरिक्ष है, वो अंतरिक्ष क्या होता है, चालू हो जाता है, ठीक है। फिर उसके बाद आप जाते हो एक्सोस्फेयर्स में जाते हो, तो ये क्या होता है, आपके स्पेस का क्या है, आउटर रीजन है, जहाँ पे क्लोज टू, यहाँ पे सारी चीज़ें जो होती हैं बिल्कुल वैक्यूम यहाँ पर आपको देखने को मिलता है, या फिर आप कह सकते हो कि हमारा जो एटमॉस्फेयर का एक्सो हिस्सा है, मतलब एग्जिट वाला पार्ट है। तो अगर जैसे मान लो आप इसको आई लिख लो या आइनोस्फेयर अगर आप इसको मानते हो, तो यहाँ से आप बढ़ते हुए टर्म में नीचे जाओगे तो आपको सारी चीज़ें याद हो जाएंगी, लाइक ई एक्सो, फिर ई के बाद आई आएगा आइनो, फिर आई के बाद एम आएगा मीजो, फिर उसके बाद एस आएगा, फिर एस के बाद टी आएगा, ट्रोपोस्फेयर, ठीक है। तो ये कुछ चीज़ें हैं और मैं आपको धीरे धीरे जो जो क्वेश्चन पूछेगा उसके अकॉर्डिंग बता भी दूंगा। तो इन्होंने क्या कहा कि आप एटमॉस्फेरिक लेयर के हिसाब से स्टेटमेंट को इवेल्युएट करिए। पहला स्टेटमेंट कहता है मोस्ट वेदर फिनोमेना अकर्स इन स्ट्रेटोस्फेयर। तो मैंने आपको बताया कि सारी जो वेदर एक्टिविटी होती हैं वो सारी कहाँ पे होती हैं, वो सारी ट्रोपोस्फेयर में होती हैं। तो पहला गलत है। दूसरा क्या कह रहा है, पहला क्या है, पहला गलत है। दूसरा क्या कह रहा है कि द ओजोन लेयर इज प्राइमरली फाउंड इन ट्रोपोस्फेयर। तो मैंने बताया आपका जो ओजोन लेयर है वो कहाँ पाया जाता है, वो स्ट्रेटोस्फेयर में पाया जाता है ना। तो आंसर क्या होगा, जो ये दूसरा है ये भी गलत है। ओजोन लेयर ट्रोपोस्फेयर में नहीं पाया जाता, ओजोन लेयर कहाँ पाया जाता है, स्ट्रेटोस्फेयर में पाया जाता है। तो इसका आंसर क्या होगा, नाइदर वन नॉट टू, ना ही एक सही है ना ही दूसरा सही है। क्लियर हो गया भाई। हमारी बुक है
अगर कोई बंदा 15-20 दिन में अच्छे क्वांट के सवाल लगाना चाहता है, जिसने कुछ भी रिवीजन नहीं करा, तो इस बुक को ले सकता है। और अगर कोई 26 की तैयारी कर रहा है, वो भी इस बुक को ले सकता है। इसके अंदर 2000 क्वेश्चन है और आप कैसा भी क्वेश्चन बनाओ, चाहे टीसीएस हो, चाहे एडिक्विटी हो, चाहे कुछ भी हो, है ना। ये बुक वन एंड स्टॉप सॉल्यूशन है और 250 में अभी आपको इसका इंग्लिश एडिशन फ्लिपकार्ट में मिल जाएगा, लिंक कमेंट सेक्शन में है। इसके साथ बहुत सारी चीज़ें जैसे वार्म अप सीट हो गई, फॉर्मूला कॉपी हो गई, कैलकुलेशन बूस्टर्स हो गए, ये सारी चीज़ें आपको मिल जाती हैं हैंड रिटन सॉल्यूशन से। इसी के साथ में हमारा एक डेली प्रीमियम पीडीएफ का कोर्स है, ये भी आप खरीद सकते हो। लाइक कैलकुलेशन बूस्टर 60 डेज के हो गए, है ना, क्वांट रीजनिंग के बेस्ट क्वेश्चन हो गए, जीके के एमसीक्यू जैसे एडिक्विटी पूछता है स्टेटमेंट बेस्ड, ठीक, कंप्यूटर की बुक, थ्योरी, बहुत सारी चीज़ें आपको ओनली 49 रुपीज़ में अवेलेबल है, तो आप इसको भी ले सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि चूज द करेक्टली मैच्ड केव फीचर्स एंड इट्स फॉर्मेशन। केव के बारे में बात कर रहा है कि इनमें से केव और इसके जो फीचर्स हैं वो कौन से मिलते जुलते हैं। देखो, जनरली केव में 3 तरीके के फीचर आपको देखने को मिलते हैं। एक ये वाला पार्ट है, ठीक है, एक ये वाला पार्ट है और एक क्या है, ये वाला पार्ट है। आई थिंक यहाँ पर है नहीं, जो भी है मैं ऐसे ही बता देता हूँ। देखो, ये वाला जो पार्ट है इसको हम कहते हैं स्टेलेक्टाइट। इसको हम क्या कहते हैं, स्टेलेक्टाइट। तो केव में क्या होता है कि जनरली रिश्ते रिश्ते जो भी मटेरियल होता है, पानी वगैरह, रिश्ते रिश्ते धीरे धीरे जमता रहता है और जमते जमते क्या होता है कि इस तरीके का आपको स्ट्रक्चर देखने को मिलता है ऊपर की तरफ। आप ये देखो, ऊपर की तरफ ऐसे ऐसे ये जो बने हुए हैं, ये ऐसे ऐसे बने हुए हैं, इनको हम क्या कहते हैं, स्टेलेक्टाइट कहते हैं। क्या कहते हैं, स्टेलेक्टाइट कहते हैं। ठीक है, फिर क्या हो रहा है कि ऐसे ही जब ये इससे नीचे गिरते हैं तो यहाँ पर भी ये बनने लगता है। मान लो ऊपर से पानी रिस रहा है या कुछ हो रहा है, तो इसकी वजह से नीचे से भी इस तरीके से स्ट्रक्चर ऊपर की तरफ उठने लगते हैं, अपवर्ड होने लगते हैं। तो ये जो स्ट्रक्चर्स होते हैं इनको हम क्या कह देते हैं, इनको हम कह देते हैं स्टेलैग्माइट कह देते हैं। और बहुत टाइम पर क्या होता है, जैसे ये वाला स्ट्रक्चर हो गया, ये वाला स्ट्रक्चर हो गया, ये वाले स्ट्रक्चर हो गए, ये सारे क्या है, स्टेलैग्माइट है। और बहुत टाइम पर क्या होता है कि ये और ये आपस में क्या होते हैं, जुड़ जाते हैं। ठीक है, फ्यूज़ हो जाते हैं। जैसे ये वाला पार्ट और नीचे वाला पार्ट ये आपस में क्या हो गया, फ्यूज़ हो गए। फ्यूज़ होने की वजह से इस पार्ट को हम क्या कह देते हैं, पिलर कह देते हैं। इस पार्ट को हम क्या कह देते हैं, पिलर कह देते हैं। ठीक है ना, तो ये यही कह रहा है। तो अब देखो क्वेश्चन में आंसर में क्या कह रहा है, आंसर में कह रहा है कि स्टेलेक्टाइट यानी ग्रोस अपवर्ड फ्रॉम द फ्लोर, है ना। तो ये क्या कह रहा है, फ्लोर से ऊपर की तरफ जो ग्रो करते हैं उनको हम क्या कहते हैं, स्टेलेक्टाइट कहते हैं, नहीं, उनको हम कहते हैं स्टेलेग्माइट कहते हैं। ठीक है, तो पहला ऑप्शन हो गया गलत। दूसरा कह रहा है स्टेलेग्माइट फॉर्म्ड बाय ड्रिपिंग वाटर। स्टेलेग्माइट मतलब ये जो नीचे वाला ये कैसे फॉर्म होता है, मैंने बताया कि जब पानी गिरता रहता है तो ये धीरे धीरे जमते जमते इस तरीके से ऊपर उठने लगता है, तो इसको हम स्टेलेग्माइट कहते हैं। तो इसका मतलब ये सही है। तीसरा कह रहा है पिलर हैंग्स फ्रॉम द केव रूफ। गलत है, पिलर हैंग्स नहीं होता। एक्चुअल में क्या होता है, ये स्टेलेक्टाइट और स्टेलेग्माइट आपस में फ्यूज हो जाते हैं, तो उसको हम पिलर कह देते हैं। ठीक है, फिर कह रहा है स्टेलेक्टाइट फॉर्म्ड बाय अपवर्ड मिनरल फ्लो। स्टेलेक्टाइट नहीं फॉर्म होता, ये स्टेलेग्माइट है जो एक्चुअल में वाटर ड्रिपिंग से फॉर्म होता है। ठीक है ना, तो ये सारे गलत हो गए, इसका आंसर भी सही होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है, असर्शन कह रहा है कि पॉपुलेशन ग्रोथ कैन बी मेजर्ड इन एब्सोल्यूट नंबर एंड परसेंटेज चेंज पर ईयर। ठीक है, कह रहा है कि जो पॉपुलेशन ग्रोथ है या जनसंख्या जो वृद्धि है उसको हम मेजर कर सकते हैं इन एब्सोल्यूट नंबर में, एंड परसेंटेज चेंज पर ईयर, और हर एक ईयर में कितना परसेंटेज चेंज हो रहा है उसके बेस पे आप पॉपुलेशन ग्रोथ निकाल सकते हो। बिल्कुल सही है कि भाई आपने एक नंबर लिया कि भाई इतनी थी हमारी पॉपुलेशन और नेक्स्ट ईयर में क्या हो गई, इतनी पॉपुलेशन ग्रोथ हुई। मान लो 20% पॉपुलेशन ग्रोथ हुई, तो मान लो 100 था, 20% ग्रोथ हुई तो आपने कहा कि 120 हो गई। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, पॉपुलेशन ग्रोथ को मेजर कर सकते हैं कि कितना परसेंटेज चेंज पर ईयर हो रहा है, कितनी जनसंख्या में वृद्धि हो रही है। क्लियर हो गया। सेकंड कह रहा है कि मेजरिंग ग्रोथ ओनली इन एब्सोल्यूट नंबर प्रोवाइड डिटेल्ड इंसाइट इनटू पॉपुलेशन ट्रेंड ओवर टाइम। अब क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि अगर आप सिर्फ जो ग्रोथ को एब्सोल्यूट नंबर पे मेजर करते हो तो आप उससे डिटेल्ड इंसाइट, मतलब आप उससे एकदम विस्तृत तरीके से जान पाते हो कि पॉपुलेशन का क्या ट्रेंड रहा है इस टाइम में। ये गलत है। क्यों? क्योंकि देखो क्या होता है कि जब आप एक नंबर में फाइंड आउट करते हो तो आपको ये नहीं पता चल पाता कि मान लो कि कितने साल की पॉपुलेशन ज़्यादा है। जैसे मान लो 18 से 20 साल के बंदे ज़्यादा हैं या 25 साल के बंदे सबसे ज़्यादा हैं उस पॉपुलेशन में, या फिर जो गर्भवती महिलाएं हैं उनकी इतनी एज है, या जो बच्चे हैं वो कितने सारे हैं इस ईयर में। तो ये जो चीज़ें हैं डिटेल्ड पॉपुलेशन, ये आपको नहीं पता चल पाता अगर आप सिर्फ नंबर की बात करते हो। ठीक है, तो इसलिए कह रहा है कि मेजरिंग पॉपुलेशन ग्रोथ ओनली, अगर आप सिर्फ ग्रोथ को एब्सोल्यूट नंबर्स पे मेजर करते हो तब आप डिटेल्ड इनसाइट पॉपुलेशन ट्रेंड का ओवर टाइम बता पाओगे, नहीं बता पाओगे। आपको पता ही नहीं चल पाएगा कि अंदर लड़कियां किस रेट में ग्रोथ हो रही हैं, लड़कियां कितने साल की कितनी ज़्यादा हैं, गर्भवती महिलाएं कितनी ज़्यादा हैं, लड़के कितने ज़्यादा हैं, बच्चे कितने ज़्यादा हैं, ये सब आपको नहीं पता चल पाएगा क्योंकि आप सिर्फ नंबर की बात कर रहे हो। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज करेक्टली ग्रुप्ड एज हेवी इंडस्ट्री। मतलब कह रहा है कि इनमें से कौन से ऐसे पेयर हैं जो भारी उद्योगों के पेयर्स हैं, है ना। तो मैंने हेवी इंडस्ट्री या भारी उद्योग में बताया था कि ऐसा मटेरियल जो बहुत हेवी हो, बल्कि यूज़ होता हो मशीनरी वगैरह में, उनको हम हेवी इंडस्ट्री में रखते हैं। इलेक्ट्रिक बल्ब एंड वायर ये लाइट में चला जाएगा, वॉचेस एंड पेंट ये लाइट, ये सब लाइट में है। सिर्फ शिप बिल्डिंग एंड ऑटोमोबाइल
इसके जो रॉ मटेरियल्स हैं वो बल्कि यूज़ होते हैं, हैवी होते हैं, इसलिए इनको हैवी इंडस्ट्री में रखा गया है। ठीक है, तो ये आप लगा लोगे। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। इसमें कह रहा है कि नेचुरल लीव्स आर मोस्ट कॉमनली एसोसिएटेड विद विच ऑफ द फॉलोइंग एनवायरमेंट। मतलब कह रहा है कि ये जो नेचुरल लीव्स होते हैं ये क्या होते हैं, मोस्ट कॉमनली कौन से इन्वायरमेंट में बनते हैं। सबसे पहले नेचुरल लीव्स या फिर प्राकृतिक तटबंध जिसको हम कह रहे हैं, ये क्या चीज़ है। देखो सिंपल सा होता है, मान लो कि एक नदी है ना, नदी ये बह रही है, ये नदी बह रही है कि नहीं बह रही है, ठीक है। जब नदी बहती है आपको पता है कि उसके साइड के जो हिस्से होते हैं वहाँ पर एक बालू जैसे इस तरीके से धीरे धीरे लाइनिंग बनती रहती है। मतलब क्या होता है कि जब नदी बहती है तो उसके जो ये जो बाउंड्री है, ये नदी की बॉर्डर है ना, ये नदी का बॉर्डर है। तो इसके बॉर्डर के आपको साथ में पता है कि मट्टियाँ होती हैं, काफ़ी ज़्यादा उपजाऊ मट्टी होती है जो इस तरीके का स्ट्रक्चर बनाती है। आप कभी नदी के पास में जाकर देखोगे तो आपको इस तरीके का स्ट्रक्चर दिखाई देगा। इस तरीके से लॉन्ग डिपोजिशनल होता है। कहने का मतलब क्या होता है कि जब नदी यहाँ से बहती हुई जा रही होती है तो इसके बहुत सारे डिपॉजिट ये छोड़ती हुई जाती है ना, बहुत सारे जो चीज़ें हैं लाइक जैसे छोटे छोटे पत्थर, कंकड़, बाली, ये सब क्या होते हैं, ये अपने साथ में डिपॉजिट करते हुए जाती रहती है इस तरीके से, ये अपने साथ में यहाँ से डिपॉजिट करते हुए जाती रहती है। क्लियर है। तो इस तरीके का जो स्ट्रक्चर बनता है ना, ये जैसे स्ट्रक्चर बना, ये स्ट्रक्चर बना, इस तरीके का जो स्ट्रक्चर बनता है इसी को हम क्या कह देते हैं, इसी को हम कह देते हैं नेचुरल लीव्स, या फिर क्या कह देते हैं, कहाँ गया आपका, प्राकृतिक तटबंध। ठीक, तो ये कैसी जगह पे पॉसिबल होता है, क्वेश्चन ये पूछ रहा है। देखो डेजर्ट में, एरिड डेजर्ट, शुष्क रेगिस्तान। भाई देखो रेगिस्तान में ऐसी नदियाँ मिलती ही नहीं है, तो ऐसे तटबंध आपको देखने को नहीं मिलेंगे। ग्लेशियल वैली में ये पॉसिबल नहीं है क्योंकि वहाँ पे बर्फ़ होती है, बर्फ़ से ही भरा रहता है। कोस्टल लगून्स वगैरह में ये नहीं बन पाएगा क्योंकि उसके लिए नदी की ज़रूरत है। लगून्स वगैरह में तो ऐसे हो गया, उसमें नहीं बन पाएगा। ये जहाँ पे नदियाँ फ्लो करती हैं, एक बड़े प्लेन एरिया से कोई बड़ी नदी निकल रही है, वो अपने साइड में क्या करती हैं, इस तरीके से डिपोजिशन करती हुई जाती हैं, जिसको हम नेचुरल लीव्स कह रहे हैं। तो कह रहा है कि फ्लड प्लेन्स ऑफ लार्ज रिवर, मतलब एक जब बड़ी नदी बहती हुई जाती है ना, कहीं से किसी प्लेन एरिया से निकल रही है या अपने साथ में डिपोजिट करती हुई जा रही है, तो उस टाइम पर क्या होता है कि उसके साइड का जो प्लेन होता है जहाँ पर बाढ़ वगैरह आती है, उन सब जगह पर क्या होता है, इस तरीके का नेचुरल लीव्स या प्राकृतिक तटबंध देखने को मिलता है। तो इसका आंसर क्या होगा, फ्लड प्लेन ऑफ लार्ज रिवर, यानी बड़ी नदियों के बाढ़ के मैदान वहां पे मिलता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17 की अगर हम बात करें, क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 17, कह रहा है कि इनमें से कौन सा स्ट्रक्चर जो है विंड इरोडेड लैंडफॉर्म इन डेजर्ट। विंड इरोडेड मतलब कह रहा है कि जो रेगिस्तान है, रेगिस्तान में क्या होते हैं कि हवा की वजह से इनमें से कौन से स्ट्रक्चर हैं जो क्या करते हैं, जो एक संरचना या लैंड फॉर्म्स बनाते हैं, है ना, भू आकृतियां जिसको हम कह रहे हैं, वो बनाते हैं। इनमें से क्या, तो आप जैसे रेगिस्तान वगैरह में जाओगे तो आपको एक ऐसा स्ट्रक्चर देखने को मिलता है। तो इसमें क्या होता है कि नीचे की तरफ हवाएं ज़्यादा चल रही होती हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, ये साइड का ना इरोड हो जाता है, निकल निकल के चला जाता है ना, निकल के चला जाता है, जिसकी वजह से मतलब इसका क्या होता है, वायु अपर्दन हो रहा है, जिसको हम विंड इरोजन कह रहे हैं, जिसकी वजह से ये क्या होता है, पतला हो जाता है ना, और ऊपर का क्या होता है, बड़ा ही रह जाता है। तो ये मशरूम जैसा देखने में, कुकुरमुत्ता जैसा देखने में बन जाता है। क्लियर है। तो इसी को हम कहते हैं मशरूम शेप्ड रॉक। तो ये बिल्कुल सही है कि हवा की वजह से, वायु अपर्दन या फिर विंड इरोजन की वजह से क्या होता है, इस तरीके का स्ट्रक्चर आपको डेजर्ट में, रेगिस्तान में देखने को मिलता है। ठीक है, जिसको हम मशरूम शेप्ड रॉक्स कहते हैं। फिर उसके बाद क्या होता है, बहुत बार क्या होता है कि इस तरीके से बहुत ऊंची ऊंची चोटियां होती हैं, जिसके ऊपर से विंड की वजह से क्या होता है, प्लेन हो जाता है ना, ऊपर से क्या होता है, विंड की वजह से प्लेन बन जाता है। ठीक, तो उसको भी हम क्या कह देते हैं, फ्लैट टॉप्ड रेसिडुअल हिल्स, जिसको बुट मेसा ये सब कह रहे हैं। ठीक है ना, फ्लैट टॉप्ड रेसिडुअल हिल्स होती हैं जिसका ऊपर का ऐसा लगता है टेबल जैसा बन गया है। ठीक, तो इस तरीके के स्ट्रक्चर भी क्या होते हैं, डेजर्ट में विंड इरोजन, वायु अपर्दन की वजह से बनते हैं। फिर एक और पार्ट जिसको हम कहते हैं रॉक रेमनेंट, है ना, ये मशरूम इसी की तरह होता है, ऐसा ही देखने में होता है, जिसको हम रॉक रेमनेंट कहते हैं। ये एक्चुअल में क्या होता है कि सिंगल सिंगल देखने को मिलता है और थोड़ा सा मशरूम से हल्का सा अलग होता है। ठीक है, तो ये स्ट्रक्चर भी क्या होता है, डेजर्ट में विंड इरोजन की वजह से देखने को मिलता है। ठीक है। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 18 क्या कह रहा है कि विच रिवर वैली, है ना, मतलब कह रहा है कि कौन सी नदी घाटी है, इज एसोसिएटेड विद कोल, जो क्या है, कोयले के भंडार से जुड़ी हुई है, विद कोल डिपॉजिट्स इन नॉर्थ ईस्टर्न प्लेट्यू में। ठीक है ना। तो देखो आपको ये चीज़ें पता होनी चाहिए कि जैसे जो कोल वगैरह वाला जो पार्ट है, वो आपका जनरली ये वाला एरिया है, जो आपका क्या कहते हैं, यहाँ पर ये वाला जो एरिया है अपना जनरली हो गया, क्या कहते हैं, झारखंड वगैरह की तरफ का। ठीक है ना, वो सारे जो एरिया हो गए, ये सारे जो एरिया है, यहाँ पर आपको क्या मिलता है, कोल मिलता है। क्लियर हो गया। ठीक, और इस एरिया की अगर आप बात करोगे तो यहाँ पर आपको जो रिवर मिलती है जनरली वो क्या है, दामोदर की रिवर बेसिन है। यहाँ से क्या बहती है, दामोदर नदी बहती है। ठीक है, दामोदर नदी बहती है, तो इसको हम कहेंगे कि ये दामोदर वैली है। अब देखो ब्रह्मपुत्र की अगर आप बात करो तो ब्रह्मपुत्र नदी तो भाई ये वाला एरिया है यहाँ पे, तो यहाँ पे तो कोई कोल या कोयला मिलता नहीं है। इसी तरीके से गंगा की बात करो तो गंगा मतलब यहाँ से ऐसे आ रही है, तो यहाँ गंगा में भी पूरे में नहीं मिलता है।
ताप्ती वैली की बात करो तो यहाँ पर ये भी नहीं मिलता है। तो यहाँ पर सिर्फ इस वाले एरिया में आपके क्या है, दामोदर वैली है जहाँ पर ये मिलता है। ठीक है, और ये भी क्या है, नॉर्थ ईस्टर्न प्लेट्यू का एक हिस्सा है, पार्ट है। ठीक है, तो इसके अंदर जैसे इंडिया के लार्जेस्ट प्रोडक्टिव कोल फील्ड, कोयले वाली खदानें पाई जाती हैं, जैसे झारिया हो गया, रानीगंज हो गया, बोकारो हो गया, गिरिडीह हो गया, ये सारे ही क्या है, कोल फील्ड है। यहाँ पर सब में क्या है, कोल डिपॉजिट्स पाए जाते हैं जो दामोदर घाटी में, मतलब इस वाले एरिया में लगते हैं। ठीक है, अपने छोटा नागपुर प्लेट्यू के पास में। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्या कह रहा है, विच स्टेटमेंट एक्यूरेटली डिस्क्राइब वाटर बॉडीज इन इंडियन डेजर्ट। मतलब इसमें कह रहा है कि कौन सा स्टेटमेंट बताता है वाटर बॉडीज को इंडियन डेजर्ट में। मतलब इसमें पानी की बात कर रहा है कि जो अपने इंडिया के रेगिस्तान है वहाँ पर पानी की बात कर रहा है, नदियों की बात कर रहा है। तो सबसे पहला कह रहा है स्ट्रीम्स आर पेरिनियल एंड फ्लो ईयर राउंड। मतलब कह रहा है कि स्ट्रीम्स पेरिनियल है या धाराएं 12 मासी है। मतलब धाराएं जो स्ट्रीम्स होती हैं, नदियाँ होती हैं, वो हमेशा बहती हैं। जबकि ये गलत है। स्ट्रीम्स जो होती हैं ना वो एफेमरल होती हैं, कुछ टाइम के लिए ही बहती हैं, 12 महीने नहीं बहती। ठीक है, तो ये गलत हो गया। नेक्स्ट कह रहा है कि मोस्ट स्ट्रीम डिसिपियर्ड इनटू द सेंट। बिल्कुल सही है। जैसे लूनी नदी वगैरह हो गई, वो सारी क्या होती है, डेजर्ट में चलते चलते आगे चलकर खत्म हो जाती है, वो कहीं पहुंच नहीं पाती। क्यों? क्योंकि सूखा है, पानी वगैरह नहीं आ पाता, गर्मी का टाइम होता है, तो ऐसी नदी क्या होती है, आगे चलते चलते खत्म हो जाती है। तो यही कह रहा है मोस्ट स्ट्रीम्स डिसिपियर्ड इनटू द सेंट। तो सेकंड स्टेटमेंट सही है, ओनली टू इसका सही होगा। क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं क्या कह रहा है। कह रहा है कि ऑक्सीजन कंसंट्रेशन इन अर्थ एटमोस्फेयर। मतलब जो अर्थ है उसके एटमोस्फेयर में ऑक्सीजन का कितना कंसंट्रेशन है। ठीक है ना, तो इसका आंसर होगा 21%। ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन कितना है, 21% है। ठीक है, तो जैसे मान लो कि हमने क्या देखा, हमने देखा कि यहाँ पे ऑक्सीजन का पूछा, तो ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन लगभग 21% के आसपास है। ठीक है, नाइट्रोजन जो है, नाइट्रोजन का कंसंट्रेशन लगभग 78% के आसपास है। ठीक है, फिर उसके बाद आता है आर्गन। आर्गन का कंसंट्रेशन जो है वो लगभग 1% के आसपास है। तो ये कितना हो गया, 22, और यहाँ पर कितना हो गया, लगभग ये पूरा हो गया। ठीक है, और कार्बन डाइऑक्साइड जो हो गया CO2, ये लगभग 0.04% के आसपास है। बाकी सारी अदर गैसेस है। तो लगभग ये जो कंसंट्रेशन है, ये हमारे अर्थ के एटमोस्फेयर का कंसंट्रेशन है। ठीक है ना, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये मैं आपको पढ़ा चुका हूं, मैं फिर से आपको पढ़ाऊंगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 21 क्या कह रहा है। कह रहा है कि इनमें से कौन सा स्टेटमेंट रॉक स्लाइड के बारे में सही है। मतलब चट्टान जो खिसकती हैं, रॉक स्लाइड, कौन सा सही है। अफेक्ट्स ओनली आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द रॉक। इट इज स्लोअर देन रॉक फॉल। रॉक स्लाइड का देखो क्या मतलब होता है कि जैसे रॉक बनी, ये तो मैंने स्लंप दिखा दिया। जैसे सपोज मान लो यहाँ पर क्या हो रही है, यहीं पर कोई रॉक रखी है, चट्टान रखी हुई है, तो ये स्लाइड होकर धीरे से ऐसे नीचे आ गई। तो इसको हम कहते हैं रॉक स्लाइड, जब कोई चट्टान स्लाइड होकर नीचे आ जाती है। क्लियर है। एक होता है जिसको हम कहते हैं रॉक फॉल। रॉक फॉल में क्या होता है, जब कोई पहाड़ सीधा गिर के नीचे आ जाता है। ठीक है, तो जब कोई चीज़ सीधा गिर के ऊपर से नीचे आएगी और जब कोई चीज़ घिसटती हुई नीचे आएगी, तो कौन सी जल्दी पहुंचेगी। रॉक फॉल जो होगा वो जल्दी पहुंचेगा, और जो घिसटती हुई, मतलब स्लाइड करते हुए खिसकती हुई आएगी, वो धीरे धीरे पहुंचेगी। तो रॉक स्लाइड जो होती है वो धीरे धीरे पहुंचेगी, किसके कंपैरिजन में, रॉक फॉल या चट्टान जो डायरेक्ट गिर रही है उसके कंपैरिजन में। तो इसका आंसर क्या होगा, बी होगा। क्लियर है। फिर इसके अंदर एक और देखो, इन्वॉल्व बैकवर्ड रोटेशन ऑफ डेब्रिस, एक और ऑप्शन है। तो मैंने बताया था बैकवर्ड रोटेशन जो होता है पीछे की ओर से घूमते हुए, वो क्या होता है, वो होता है स्लंप। वो क्या होता है, वो होता है स्लंप, है ना। अगर ये स्लंप होता तो ये स्टेटमेंट सही होती। तो इसका मतलब ये स्टेटमेंट गलत हो गई। नेक्स्ट क्या कह रहा है, आफ्टर अफेक्ट टू कंसिडरेबल अफेक्ट मटेरियल अफेक्ट्स मटेरियल टू कंसिडरेबल डेप्थ। रॉक स्लाइड में डेप्थ में कुछ नहीं होता, जस्ट वो स्लाइड होकर नीचे आ जाती है, अंदर तक कोई उसका इंपैक्ट नहीं जाता। अफेक्ट्स ओनली आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द रॉक। और कह रहा है कि इससे केवल रॉक के आउटर मोस्ट लेयर पे ही इफेक्ट होता है। ऐसा नहीं है, पूरे पे ही थोड़ा बहुत इफेक्ट आता है। ठीक है ना। तो जनरली रॉक स्लाइड का मतलब है कि सिंपल से नीचे से स्लाइड कर जाना, और इसका आंसर ये वाला सही होगा। ठीक है, एक लॉजिकल क्वेश्चन है, अगर आप सिंपल तरीके से पढ़ते हो तो भी सही होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 22 क्या कहता है। कह रहा है कि एक डैम है, मतलब एक बांध है, ऑलवेज रेफर्स टू ए कॉन्क्रीट वॉल। वो हमेशा क्या होता है, कॉन्क्रीट वॉल से बना हुआ होता है। ठीक है, तो देखो भाई, जो डैम होता है ना, वो हमेशा कंक्रीट वॉल से नहीं बना हुआ होता है। वो जरूरी नहीं है कि आपकी जो कंक्रीट की दीवार हो उसी से बना हो। बहुत सारे अलग अलग तरीकों से आजकल डैम, रेनफोर्समेंट वगैरह से, अलग अलग मटेरियल से डैम वगैरह बनाए जा रहे हैं। ठीक है, तो क्या हो रहा है कि जरूरी नहीं है कि आपका जो डैम है वो कंक्रीट वॉल का बना हुआ हो। तो पहला जो स्टेटमेंट है ना, ये तो है गलत। ठीक है, दूसरे स्टेटमेंट की बात करते हैं। कह रहा है कि स्पिलवेज हेल्प इन रेगुलेटिंग वाटर फ्लो। जैसे आप यहाँ पर देखो, ये पानी है ना, पानी है, ये पानी पूरा भरा हुआ है। क्लियर है, पानी भरा हुआ है इस तरीके से, और ऐसे नीचे से पानी जा रहा है। ठीक है, तो क्या होता है कि आपको पता है कि जैसे नदी, बांध, जब ज़्यादा पानी ये भर लेता है बांध, तो आपको क्या करना पड़ता है, इसको चलाना पड़ता है, जिसकी वजह से ये ऊपर होता है, और ज़्यादा से ज़्यादा पानी क्या होता है, निकल जाता है। या फिर हम क्या करते हैं, पानी के टाइम पर, सूखे के टाइम पर पानी को कंट्रोल करते हैं ना। नदी में बांध के दूसरी तरफ में पानी ज़्यादा होता है तो उसको छोड़ना पड़ेगा, नहीं तो दूसरे साइड में बाढ़ आ जाएगी। तो क्या होता है, उस कंट्रोल के लिए, गेट्स के लिए क्या होता है, एक स्पिल वे होता है, जिसको हम स्पिल वे कहते हैं। इसको ऐसे घुमा दो तो ये ऊपर चल जाएगा, और पानी क्या हो जाएगा, यहाँ से नीचे से ज़्यादा अमाउंट में आने लगेगा।
ठीक है। तो स्पिलवे जो होता है ना वो रेगुलेट करता है वाटर के फ्लो को, ठीक है। तो बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट कह रहा है कि डैम्स कैन बी क्लासिफाइड बेस्ड ऑन स्ट्रक्चर एंड पर्पस। बिल्कुल सही है। डैम का क्या स्ट्रक्चर है, उसका पर्पस क्या है, मतलब उसको इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करनी है, उसको पानी को कंट्रोल करना है, उसको क्या करना है, उसके स्ट्रक्चर और पर्पस पे भी डिपेंड करता है कि डैम कैसा है। तो स्टेटमेंट बी बिल्कुल सही है। बोथ 2 एंड 3 आर करेक्ट और फर्स्ट जो है वो रॉन्ग है। फिर उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 क्या कह रहा है कि विच ग्रुप कंसिस्ट ऑफ, कौन सा ग्रुप है जो नॉन फेरस मेटेलिक मिनरल्स का है, दैट आर स्कार्स इन इंडिया, जो हमारी इंडिया में जिसकी कमी है, मतलब इनमें से ऐसा कौन सा खनिज है, मिनरल है जो अलोह धात्विक है, मतलब जो नॉन फेरस है ना, लोहे वाला नहीं है, लेकिन क्या है, धात्विक है, मेटेलिक मिनरल है, बट इंडिया में उसकी कमी है, इंडिया में दुर्लभ पाया जाता है। देखो आयरन की अगर हम बात करें, आयरन और कोल तो इंडिया में पाया जाता है, तो इसको हटा दो। फिर उसके बाद क्या है ना कि जो आयरन ओर होता है ना वो हमारे इंडिया में मैग्नीज, सॉरी मैग्नीज कह रहा हूँ, जो आपकी हेमेटाइट हो गई, ठीक है, ऐसे 2-3 उसके ओर्स हैं, उसमें क्या होता है कि आयरन बहुत ज़्यादा पाया जाता है, आयरन ओर। तो आयरन तो हमारे इसमें बहुत ज़्यादा है, तो ऑप्शन ए नहीं होगा। फिर उसके बाद जैसे लाइमस्टोन हो गया, बॉक्साइट हो गया, मैंगनीज हो गया। थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया कि जैसे लाइमस्टोन वगैरह होता है वो भी पाया जाता है अपने इंडिया में, ठीक। फिर उसके बाद माइका, डोलोमाइट, फेल्सफार, इन सब की बात करें तो ऑप्शन ए तो आपको पता चल गया कि भाई ये गलत है, क्योंकि आयरन और कोल पाया जाता है। फिर उसके बाद हम सेकंड ऑप्शन को देखते हैं। सेकंड ऑप्शन में देखो क्या है आपके पास में, मैग्नीज है, बॉक्साइट है और क्या है, लाइमस्टोन है। और बात किसकी हो रही है, नॉन फेरस मेटेलिक की। किसकी बात हो रही है, नॉन फेरस मेटेलिक की, मतलब ऐसा मेटल जिसमें क्या हो कि लोहे वाले तत्व पाए जाए। अब जो मैग्नीज होता है ना, मैग्नीज एक फेरस मेटल है, फेरस मेटल है, जबकि क्वेश्चन में आपको यहाँ पर क्या पूछ रहा है, यहाँ पर पूछ रहा है कि नॉन फेरस, और जैसे ये भी फेरस है, आयरन लगा हुआ है, तो इसका मतलब ये गलत हो जाएगा ऐसे ही, ठीक है। कॉपर, जिंक और लेड ये तीनों ही नॉन फेरस हैं, तो इसकी संभावना रहती है कि भाई ये सही हो सकता है, बट इंडिया में स्कार्स पे होना चाहिए, तो तुक्का मारना हो अगर किसी को। और इसमें देखो मैग्नीज आ गया, बॉक्साइट आ गया, बॉक्साइट और लाइमस्टोन हो गया। तो आपको पता है कि ये जो मैग्नीज की अगर हम बात करें तो मैग्नीज जो है ये फेरस मेटल है, फेरस मिनरल है ना, ये स्टील वगैरह को यूज़ करने में इसका यूज़ किया जाता है। फिर उसके बाद माइका, डोलोमाइट और फेल्सपर हो गया, ठीक है। ये भी क्या है, नॉन मेटेलिक मिनरल है, और आपको खोजना है कि नॉन फेरस हो लेकिन मेटेलिक मिनरल हो। तो इसका आंसर आपको बी सही होगा। अगर आपको कुछ भी नहीं पता चल रहा, आप इनको देखो, इनसे ही आपको पता चल जाएगा कि भाई ये तीनों नॉन फेरस है और ये इंडिया में कम पाए जाते हैं। फिर उसके बाद मैंने यहाँ पर जैसे दे दिया कि आयरन, कोल और बॉक्साइट की बात करें तो आपका आयरन फेरस मेटल होता है, कोल जो है वो एक नॉन मेटेलिक मिनरल फ्यूल है, बॉक्साइट जो है ये भी नॉन फेरस मेटेलिक मिनरल है, ठीक है। लेकिन इंडिया में इसके बहुत ज़्यादा रिजर्व है, हमें दूसरे से मंगाना नहीं पड़ता। फिर उसके बाद ऑप्शन सी जैसे मैग्नीज, बॉक्साइट और लाइमस्टोन हो गया। मैग्नीज जो है एक फेरस मिनरल है, स्टील प्रोडक्शन के लिए यूज़ होता है। बॉक्साइट जो है ये भी नॉन फेरस है, लेकिन इंडिया में अच्छे उसमें अमाउंट में पाया जाता है। माइका, डोलोमाइट और फेल्सफेयर ये क्या है, नॉन मेटेलिक मिनरल्स हैं, नॉन फेरस मेटेलिक मिनरल नहीं है, ये नॉन मेटेलिक मिनरल्स हैं। क्लियर है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द शुगर इंडस्ट्री, शुगर इंडस्ट्री के बारे में इनमें से कौन से स्टेटमेंट्स जो हैं वो सही है, ठीक है। तो शुगर इंडस्ट्री, शुगर केन्स सुक्रोज कंटेंट डिक्रीजेज ड्यूरिंग ट्रांसपोर्टेशन। अब देखो सिंपल सी बात है, कोई सा भी फल है या कुछ भी है जिसके अंदर क्या है, लिक्विड है, मतलब जिसके अंदर क्या कह सकते हो आप उसको, जैसे गन्ना है ना, गन्ने का रस होता है ना, तो गन्ने का रस है, अब गन्ना रखा रहेगा तो वो सूखेगा कि नहीं, सूख जाएगा, कुछ दिनों बाद वो सूख जाएगा। तो ट्रांसपोर्टेशन जब होता है तो मान लो 3 दिन, 5 दिन, 10 दिन, 20 दिन लगता है, तो उसमें क्या होगा, उसका जो अंदर का कंटेंट है जिसको हम सुक्रोज कह रहे हैं, वो सूखेगा कि नहीं सूखेगा, सूखेगा। तो सूखेगा तो क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। तो इसका मतलब पहला स्टेटमेंट जो है वो सही है। दूसरा स्टेटमेंट क्या कह रहा है, शुगर इंडस्ट्री इज सीजनल, जो चीनी की इंडस्ट्री है वो सीजनल है। बिल्कुल सही है भाई, गन्ने की जब खेती होगी जिस सीजन में, उसी टाइम तो चीनी बनाया जाएगा, तो ये सीजनल है। इसलिए आपने देखा होगा ना, सर्दी के टाइम पर ही जो गुड़ वगैरह बेचने आते हैं वो क्यों आते हैं, क्योंकि गन्ने बने, पके, काटे गए, उससे चीनी निकाली गई, गुड़ निकाला गया, ठीक है। तो इसलिए वो भी क्या होता है, सीजनल होते हैं। फिर उसके बाद थर्ड स्टेटमेंट क्या कह रहा है, इंडस्ट्री इज अनसुटेबल फॉर कोऑपरेटिव मैनेजमेंट। भाई ये गलत है, क्योंकि देखो क्या हो रहा है कि ये इंडस्ट्री बहुत सूटेबल है, क्योंकि आप देखो कि चीनी वगैरह से बहुत सारी चीज़ें बनाई जाती है, तो ये सूटेबल है। फिर फोर्थ ऑप्शन क्या कह रहा है कि मेजर प्रोड्यूसर्स इंक्लूड महाराष्ट्र एंड तमिलनाडु। ज़्यादातर बंदों को क्या पता है कि जो अपना क्या कहते हैं, उत्तर प्रदेश जो है वही गन्ने वगैरह में बहुत ज़्यादा बनाता है, लेकिन ऐसा नहीं है, उसके साथ में महाराष्ट्र और तमिलनाडु वगैरह भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं शुगर इंडस्ट्री में, शुगर इंडस्ट्री के लिए। मतलब एक्चुअल में ये मेजर प्रोड्यूसर है, ठीक, जो क्या करते हैं, गन्ने वगैरह से जो शुगर्स के प्रोडक्ट हैं उनसे क्या कर रहे हैं, चीज़ें बना रहे हैं, ठीक है। तो शुगर इंडस्ट्री महाराष्ट्र और तमिलनाडु वगैरह में ज़्यादा है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं क्या कह रहा है। 25 कह रहा है कि व्हाट इज द प्राइमरी कॉज ऑफ कन्वेक्शनल रेनफॉल। जो कन्वेक्शनल रेनफॉल होता है या संवहनी वर्षा जो होती है, उसका प्राथमिक कारण क्या है ना।
देखो, कन्वेक्शन जो करंट होता है ना भाई, इसका सिंपल सा मतलब होता है कन्वेक्शनल करंट। जैसे मान लो कि एक जगह मैंने ऐसे बनाई, ठीक है, इस पे क्या हो रही है, सनलाइट बहुत तगड़ी गिर रही है, जिसकी वजह से क्या होगा कि मट्टी जो है ना, यहाँ की मट्टी गर्म हो जाएगी। मट्टी जो गर्म होगी तो इसकी वजह से ये वाला जो एरिया होगा, मतलब यहाँ की जो हवा होगी, वो ज़्यादा गर्म हो जाएगी इसके हवा के रिस्पेक्ट में। तो जब ये गर्म होगी तो क्या होता है कि ये हल्की होने लगेगी। मतलब किसी भी गैस को जब आप गर्म करते हो तो वो लेस डेंस हो जाती है, फैलती है, जिसकी वजह से उस पर ग्रेविटी कम लगती है और वो हल्की हो जाती है। और हल्की होने की वजह से वो हवा जो होती है ना, ऊपर की तरफ उठने लगती है। जब वो ऊपर की तरफ उठने लगती है तो यहाँ की जो ठंडी एयर थी वो नीचे की तरफ जाने लगेगी, क्योंकि वो इसके कंपेयर में भारी है, तो वो नीचे की तरफ आने लगती हैं इस तरीके से। और ये हवा ऊपर की तरफ उठती है और धीरे धीरे उठकर ये क्या होती है, क्लाउड की फॉर्मेशन करती हैं। फिर ये जो क्लाउड होता है ये कहीं दूसरी तरफ जाकर, जहाँ पर मॉइस्चर और ज़्यादा हो, मतलब जहाँ पर टेम्परेचर कम हो जाए, जहाँ पर ये जो क्लाउड है वो और मॉइस्चर ना ले पाए, तो वहाँ पर क्या होती है, बारिश हो जाती है। तो इसी को कहा जाता है शॉर्ट में कन्वेक्शनल रेनफॉल। जब मैं डिटेल में पढ़ाऊंगा तब मैं आपको पूरा डिटेल में बताऊंगा। अभी इसका सिंपल सा मतलब ये है कि भाई किसी एक जगह पे बहुत ज़्यादा हीट होने की वजह से वहाँ पर क्या होता है, वहाँ पर वहाँ की हवा जो होती है वो गर्म हो जाती है। गर्म होने की वजह से वो उठने लगती है, जिसकी वजह से ये जो एरिया होता है इस पर लो प्रेशर बन जाता है। और ऊपर वाला जो एरिया होता है जहाँ पे हवा भारी है वहाँ पे हाई प्रेशर होता है। हवा जो होती है वो हाई से लो की तरफ मूव करती है। तो ये वाली हवा जो होती है ऊपर से नीचे की तरफ आ जाती है, और ऊपर जब ये उठता है तो ये क्लाउड बनता है, ठीक है ना। और कुछ हवा घूमकर धीरे धीरे ठंडी होकर नीचे आ जाती है। तो इस तरीके से एक एनवायरनमेंट जनरेट होता है, बारिश जो इस तरीके से होता है, मतलब इस पैटर्न की वजह से जो बारिश होती है उसको हम कहते हैं कन्वेक्शनल रेनफॉल या फिर संवहनी वर्षा। ठीक है, हो गया। ठीक। तो अब ये यही कह रहा है कि इसका प्राइमरी कॉज क्या है कन्वेक्शनल रेनफॉल का, मतलब ये एक फैक्टर है, इसके बहुत सारे फैक्टर होते हैं। प्राइमरी कॉज इसका हमने देखा कि हीटिंग ऑफ एयर दैट राइजेस। हमने क्या देखा कि एयर गर्म हुई, गर्म होने की वजह से ऊपर उठी, दैट राइजेस एंड कूल्स। फिर जब वो ऊपर पहुंचती है तो ऊपर पहुंचकर वो फिर ठंडी हो जाती है, फिर नीचे आती है, और इस तरीके से क्लाउड की भी फॉर्मेशन होती है। तो इसी को कहा जाता है क्या, कन्वेक्शनल रेनफॉल। इसी तरीके से एक और रेनफॉल होता है जिसको हम कहते हैं ओरोग्राफिक रेनफॉल। क्या कहते हैं, ओरोग्राफिक रेनफॉल। इसमें क्या होता है, जैसे वेस्टर्न घाट वगैरह हो गया, इसमें क्या होता है कि जैसे समुद्र है, ये जैसे आपको पता है कि ये इंडिया है, इसके यहाँ पर इस तरीके से वेस्टर्न घाट्स हैं सारे, है ना। तो यहाँ पर मान लो यही मैंने बना दिया वेस्टर्न घाट। तो क्या हो रहा है, यहाँ से जो होती है समुद्र है, समुद्र से क्या हो रही है, हवा जो हो रही है गर्म हो रही है, क्लाउड बना रही है, और ये जो क्लाउड हो रहा है धीरे धीरे इंडिया की तरफ आ रहा है। ठीक है ना। तो ये अगर मान लो हमने ये इंडिया इस तरीके से बनाया, तो ये मान लो इस तरीके से, सॉरी, हाँ, तो ये इस तरीके से रीजन है। तो अपना ये साउथ वाला इलाका हो गया, साउथ वेस्ट वाला। तो समुद्र से साउथ वेस्ट की तरफ से क्लाउड आ रहे हैं, ठीक है। तो जब ये क्लाउड आते हैं तो ये ऐसे चलते हैं, तो जब ये ऊपर चलते रहते हैं तो ये ठंडे होते रहते हैं। ठंडे होने की वजह से ये मॉइस्चर और ज़्यादा ले नहीं पाते। जब ये मॉइस्चर और ज़्यादा ले नहीं पाते तो ऊपर चलकर ये ठंडे हो जाते हैं, जिसकी वजह से क्या होते हैं, बारिश होना स्टार्ट हो जाती है। तो जब ये बारिश होना स्टार्ट होती है तो इस एरिया में तो बहुत बारिश होती है, इसलिए ये वाला जो एरिया इसका वेस्टर्न वाला पार्ट, ये वाला बहुत ज़्यादा हरा भरा होता है। फिर जब क्या होता है कि ये जब पार करती है पहाड़ियों को तो ये नीचे आने लगती है। तो जब ये नीचे आने लगती है टेम्परेचर गर्म होने लगता है। जब टेम्परेचर गर्म होने लगेगा तो ये जो क्लाउड है इसकी मॉइस्चर कैपेसिटी बढ़ जाएगी, मतलब ये ज़्यादा क्या होगा, मॉइस्चर को रख पाएगा अपने अंदर। यहाँ पे क्या हो रहा था, ऊपर जाने की वजह से ये मॉइस्चर रख नहीं पा रहा था क्योंकि ठंडा हो रहा था, जिसकी वजह से क्या हो रहा था, बारिश करा रहा था। अब जब ये हवा नीचे की तरफ आने लगी, क्लाउड नीचे की तरफ आने लगा, तो क्या हो गया कि जो मॉइस्चर है, मॉइस्चर कैपेसिटी होल्ड करने वाली वो ज़्यादा हो गई। तो ज़्यादा होने की वजह से ये मॉइस्चर यहाँ का सब सूखता जाएगा और बारिश कराएगा नहीं, जिसकी वजह से ये जो एरिया होता है ये सूखा पड़ा रहता है। ऐसे ही एक होता है साइक्लोनिक रेनफॉल। जब साइक्लोन्स वगैरह बनते हैं तो आपको पता है कि उसके चारों तरफ में क्या होती है, बहुत बारिश होती है। तो उसी को हम क्या कह देते हैं, साइक्लिक रेनफॉल कह देते हैं। ठीक है ना, ये हो गया। फिर 26 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट एक्सप्लेन्स हाउ मिनरल डिपॉजिट्स इन्फ्लुएंस पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन। कह रहा है कि कैसे मिनरल डिपॉजिट जो होते हैं पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन को इन्फ्लुएंस करते हैं। भाई सिंपल सी बात है, मान लो कि ये एक प्लेन एरिया मैंने बनाया, यहाँ पर मैंने कुछ पहाड़ बनाए, है ना, यहाँ पर मैंने कुछ नदियाँ बनाई, यहाँ पर मैंने कुछ और पॉन्ड बनाए, लेक्स बनाए। अब क्या हो गया कि एक जगह पे यहाँ पर जाकर क्या देखा गया, ये नदी बहती गई, यहाँ पर जाकर क्या देखा गया भाई, कीमती कुछ पत्थर मिलने लगे लोगों को। तो जब कीमती पत्थर मिलने लगे लोगों को तो यहाँ पर मान लो रहते थे सोनू मोनू, यहाँ पर रहते थे गीता सीता, है ना, यहाँ पर और कोई रहता था, यहाँ पर सपोज मैं रहता था। ठीक है। तो जब हमें पता लगने लगा तो हम क्या करने लगे, दो पैसे कमाने के लिए हम क्या कर गए, यहाँ से यहाँ पर आने लगे ताकि हम भी इनको निकालें इस पानी में से, और क्या करें, निकालने के बाद इसको बाहर जाके बेचें। लेकिन हमारे लिए डेली इस जगह से इस जगह आना पॉसिबल नहीं है ना। तो जब पॉसिबल नहीं है तो हम क्या करने लगे, हमने यहीं पर क्या करा, अपना गांव बसा लिया, अपना घर बसा लिया, है ना, यहीं पर हम रहने लगे। तो यहीं पर जब हम रहने लगे तो क्या हो गई कि इस जगह की डेंसिटी जो है वो बढ़ने लगी।
तो इससे क्या पता चला? इससे ये पता चला कि जो मिनरल्स डिपॉज़िट्स होते हैं, वो क्या करते हैं, पॉपुलेशन के डिस्ट्रीब्यूशन को इन्फ्लुएंस करते हैं कि किस तरफ पॉपुलेशंस ज़्यादा रहेंगी। कैसे? जैसे मान लो कि ये मिलने लगे, तो जब ये मिलने लगे, सपोज़ आपको सोना जवाहरात नहीं मिल रहा है, आपको लोहा मिल रहा है या कुछ और मिल रहा है। तो जब मिलने लगे तो यहाँ पर क्या होगी, धीरे-धीरे इंडस्ट्री बनने लगेगी कि नहीं? मान लो एक लोहा छानने वाली मशीन लगा दी किसी ने, लोहे से बनने वाले कुछ और चीज़ लगा दी, तो यहाँ पर क्या होगी, इंडस्ट्री बैठने लगेगी, धीरे-धीरे आस-पास में इंडस्ट्री बैठने लगेगी। और जब इंडस्ट्री बैठेगी तो वहाँ जॉब मिलने लगेगी। अब हर एक बंदे को तो सोना जवाहरात मिलेंगे नहीं, बट जो इंडस्ट्री वहाँ पे लगी, वहाँ पे काम मिलेगा। तो वो बंदे भी, मेरे जैसा बंदा होगा, वहाँ काम करने जाएगा, है ना? तो क्या होगा कि आप इंडस्ट्री को भी अट्रैक्ट करेंगे, ठीक है? और जॉब भी क्रिएट होंगी, जहाँ पर क्या होगा, मिनरल्स डिपॉज़िट्स होंगे, ठीक है ना? फिर क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं क्या कह रहा है। ये कह रहा है कि इंडियाज़ लैंड एरिया कवर्स व्हाट परसेंट ऑफ द वर्ल्ड्स टोटल पॉपुलेशन। मतलब जो दुनिया है, अपना जो वर्ल्ड है, उसका जो टोटल एरिया है, उसका इंडिया का लैंड कितना कवर करता है? भाई 2.47% कवर करता है, ये आपको पता होना चाहिए। इंडिया का जो जियोग्राफिकल एरिया है वो लगभग 3.8 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर है, जो वर्ल्ड का हमारे लगभग 2.47% के एरिया के बराबर है। और इंडिया हमारा किस पे आता है? 7वें नंबर पे आता है। कमेंट करके सारे जो इससे नीचे के 6 के 6 हैं वो मुझे बताओ कौन कौन से हैं। बट इट सपोर्ट से, लेकिन आप देखो कि 2.4% इसके पास एरिया है बस, लेकिन ये 17.7% ग्लोबल पॉपुलेशन को क्या कर रहा है, होल्ड कर रहा है। तो ये भी बहुत बड़ी बात है ना? ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट, इनमें से कौन सा डिस्ट्रिक्ट स्टेट कॉम्बिनेशन है, करेक्टली मैच कर रहा है विद रिस्पेक्ट टू आयरन और रिजर्व्स। ठीक है, तो भाई देखो, सबसे पहले मैं आयरन ओर की बात करता हूँ, जो हमारा लो अयस्क भंडार है ना, रिजर्व है, कहाँ कहाँ पर है। देखो, पहली बात, अपने इंडिया में दो फॉर्म में ये आयरन ओर पाया जाता है, एक हेमेटाइट की फॉर्म में और एक मैग्नेटाइट की फॉर्म में। दोनों से ही क्या होता है, हमें लोहा मिलता है। दोनों ही क्या है, लोह अयस्क भंडार है, मतलब आयरन के रिजर्व्स हैं, आयरन के ओर है। क्लियर हो गया? ठीक है। और ये जो हेमेटाइट होता है, ये सुपीरियर क्वालिटी का मिलता है, हायर ग्रेड का हमारा मिलता है, और जनरली ये ईस्टर्न इंडिया की तरफ मिलता है, जिसमें सबसे फेमस ये झारखंड वगैरह है। तो 3 स्टेट जो हैं ये सबसे फेमस है इसमें, उड़ीसा, झारखंड और छत्तीसगढ़, ये आपको याद रखने हैं। फिर उसके बाद जो मैग्नेटाइट होता है ना, ये जनरली साउथ की तरफ वाले एरिया में मिलता है, जहाँ पर आंध्र वगैरह हो गया, कर्नाटक हो गया, ठीक है ना। तो कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में क्या मिलता है, मैग्नेटाइट मिलता है। ठीक है, तो ये भी क्या है, आयरन ओर है, जहाँ से आयरन निकाला जाता है। तो हमने क्या देखा, हमने देखा उड़ीसा, छत्तीसगढ़, झारखंड, कर्नाटक, गोवा वगैरह। तो आपको ये एग्जाम्पल्स, ये स्टेट्स याद रखने हैं, ये पूछता है। जैसे उड़ीसा में क्या होता है, उड़ीसा लार्जेस्ट रिजर्व और प्रोड्यूसर है हाई ग्रेड हेमेटाइट का। छत्तीसगढ़ जो होता है, इस पे भी हेमेटाइट मिलता है। झारखंड जो होता है, यहाँ पर भी हेमेटाइट सिंहभूम और दुर्ग बेल्ट में मिलता है, ठीक है, चिड़िया की माइंस में। जो कर्नाटक है, वहाँ पर क्या होता है, मैग्नेटाइट का सोर्स ज़्यादा मिलता है, ठीक है। तो ये सारे सोर्स है। फिर उसके बाद यहाँ पर देखो क्या कह रहा है। अब आपको, मेरे को नहीं पता भाई सिंहभूम क्या है, कहाँ पर है, तो ये सब नहीं पता। लेकिन मुझे ये पता है कि इन्होंने पूछा है आयरन और रिजर्व्स, और मैंने आपको बताया था कि जो हमारे आयरन और वगैरह होते हैं, ये झारखंड वगैरह वाले एरिया में मिलते हैं। तो आपको देखना भाई, उत्तर प्रदेश नहीं होगा, सिंपल कट है। सिंपल बता दोगे, राजस्थान में भी लोहा नहीं मिलता, सिंपल, सबको पता है। मेघालय में भी नहीं मिलता। एक ही ऑप्शन है जो सीधा देख के कोई भी बता सकता है कि हाँ भाई झारखंड में मिल सकता है। कहाँ मिलता है, सिंहभूम में। अगर ऐसा होता कि 2-3 ऑप्शन झारखंड वाले होते, तब लगाना इंपॉसिबल था, बट इस केस में आपको आंसर लगाना पॉसिबल है बिल्कुल, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 29 देखते हैं अब क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 29 कह रहा है कि मैच द जियोलॉजिकल फीचर विद इट्स प्राइमरी प्लेट बाउंड्री टाइप। देखो भाई, ये सारी क्या होती है ना, ये हम जब अपनी फिजिकल ज्योग्राफी पढ़ते हैं, तो उसमें जो अपनी अर्थ है, अर्थ की जो प्लेट्स वगैरह हैं, किस तरीके से नई वो बन रही है। तो कई सारे प्लेट बाउंड्रीज हैं अपनी, है ना। प्लेट्स जो है उनके टाइप्स हैं। तो इसी जो बाउंड्री होती है, इसके 3 टाइप होते हैं, जिसमें एक होता है जिसको हम कहते हैं डाइवर्जेंट, एक होता है जिसको हम कहते हैं कन्वर्जेंट, और एक होता है जिसको हम कहते हैं ट्रांसफॉर्म। देखो क्या होता है ना कि बहुत सी ऐसी जगह है जहाँ पर क्या हो रही है, नई ज़मीनें बन रही हैं। लाइक आप समुद्र के बीच में जाओगे, तो वहाँ पर ऐसा पता लग रहा है कि जैसे बीच बीच में ना इस तरीके से क्या हो रहे हैं, गड्ढे हैं, बड़े बड़े लंबे लंबे गड्ढे हैं, ठीक है। जहाँ से क्या हो रहा है ना, लावा निकल रहा है, और ये लावा निकल कर आकर कंटिन्यूसली दोनों तरफ जम रहा है। और जब ये कंटिन्यूसली दोनों तरफ जम रहा है, तो नई मिट्टी बन रही है कि नहीं बन रही है, नई प्लेट बन रही है। मतलब ये इस तरीके से दूसरी तरफ फैले जा रही है, और यहाँ से अंदर से क्या हो रहा है, निकलता जा रहा है। तो अगर मिट्टी बढ़ती जाएगी तो क्या होगा, अंदर खोखला हो जाएगा। जो हमारी पृथ्वी है, अर्थ है, ये जो मान लो अर्थ है, इसके अंदर ये तो खोखला हो जाएगा, क्योंकि अंदर से माल कंटिन्यूसली अगर बाहर निकलता रहेगा। तो इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं मिट्टी या जो हमारी प्लेट है अर्थ की, वो ख़त्म भी हो रही होगी। तो डाइवर्जेंट में आपने देखा, दोनों दो तरफ जा रहे हैं, इसलिए इसको डाइवर्जेंट कहा जा रहा है, प्लेट बाउंड्री। और यहाँ पे नई प्लेट बन रही है, ठीक है, बन रही है। क्लियर हो गया? ठीक है। और ऐसे ही एक होती है जहाँ पर क्या होती है, प्लेटें खत्म होती है, जिसको हम कहते हैं कन्वर्जेंट। जैसे देखो क्या हो रहा है, यहाँ पर एक प्लेट है ऐसे,
तो ये दूसरी प्लेट है ना इसके नीचे चली गई, नीचे जब चली गई तो ये क्या हो गई, दब गई। दबने की वजह से यहाँ का एनवायरनमेंट बहुत गर्म होता है, तो ये प्लेट नीचे जाके गल जाती है और गलकर फिर से जो अंदर का मटेरियल है वैसा ही बन जाती है। तो यहाँ पर हमने देखा प्लेट बनी, यहाँ पर हमने देखा प्लेट खत्म हो गई, और ये एक दूसरे के अंदर घुस रही थी इसलिए इसको हमने कह दिया कन्वर्जेंट, और ये दोनों बाहर जा रही थी इसलिए इसको हमने कह दिया डाइवर्जेंट। एक तीसरा फॉर्म होता है जिसमें कुछ नहीं होता है, जिसमें क्या होती है, ये बस आपस में स्लाइड करती रहती हैं। ये देखो, ये इस तरफ स्लाइड कर रही है, इस तरफ स्लाइड कर रही है, टकरा रही है थोड़ी सी। तो इसको हम कहते हैं ट्रांसफॉर्म प्लेट बाउंड्री। क्लियर है, क्या कहते हैं, ट्रांसफॉर्म प्लेट बाउंड्री। अब देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, जियोलॉजिकल फीचर्स आपको क्या करने, मैच करने हैं। अब देखो क्या है कि जब यहाँ पे कंटिन्यूसली जब मिट्टियाँ निकलती रहती हैं, मेरे को इसका डायग्राम लेना चाहिए था, मैं ले नहीं पाया, ठीक है। तो जब ये कंटिन्यूसली, मैं यहाँ पे बना ही देता हूँ, कंटिन्यूसली क्या होती है, जब ये लावा निकल के सूखता रहेगा, इस तरीके से सूख रहा है। तो जब आप इसको ऊपर से देखोगे, तो आपको यहाँ पे ये लाइन दिखेगी कि नहीं दिखेगी, दिखेगी। इसी लाइन को कहा जाता है क्या, मिड रीच कहा जाता है। मतलब ये ओशियन के बीचों बीच में पाई जाती हैं, इसलिए इसको मिड ओशियन रिज कहा जाता है। मतलब ये लाइन हो गई रिज, और ओशियन के बीचों बीच में ऐसी कंडीशन देखने को मिलती है, तो इसको क्या कहा जाता है, मिड ओशियन रिज। तो ये कहाँ पे मिलती है, ये डाइवर्जेंट पे मिलती है। सेकंड केस, कन्वर्जेंट कहाँ पे मिलती है, जैसे एक एक जगह पे है ना ट्रेंच पाया जाता है, मतलब बहुत गहराई, मतलब एक एक जगह पे जो है ना बहुत गहरा है। वो गहरा क्यों है, क्योंकि उसके अंदर ना मिट्टी जो दूसरी प्लेट है वो घुस जा रही है, इसकी वजह से वो गहरा है, एक एक जगह पे बहुत डीप है, बहुत अंदर तक है। जिसका एक प्राइम एग्जांपल है मैरियाना ट्रेंच। तो ट्रेंच जितने भी बनते हैं ना वो क्या होते हैं, कन्वर्जेंट होते हैं। मतलब वहाँ पे क्या हो रही है, प्लेट कोई सी खत्म हो रही है, जिसकी वजह से एक बहुत गड्ढा है, मतलब इस एरिया में क्या है, बहुत गैप है, इसलिए उसको क्या कहा जाता है, कन्वर्जेंट कहा जाता है। क्लियर हो गया। और ये रह गया ट्रांसफॉर्म, जिसमें क्या हो रही है, प्लेट बाउंड्री घिसक रही है, ठीक है ना। तो मिड ओशियनिक रिज किसका एग्जांपल है, डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्री का। मेरियाना ट्रेंच किसका एग्जांपल है, कन्वर्जेंट प्लेट बाउंड्री का। और सैन एंड्रियाज में एक फॉल्ट है, मतलब ये ऐसे स्लाइड हो रहा है बस, ठीक है, तो इसको हम फॉल्ट कह दे रहे हैं। तो ये क्या है, ट्रांसफॉर्म है। तो ये किसका एग्जांपल है, ट्रांसफॉर्म का। या कोई सिंपल सा बंदा अगर देखो, मैं मान लो मेरे को ये सब कुछ नहीं पता, मेरे को पता है देखो इसका अंदर डाइवर्जेंट लिखा है, तो भाई ये डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्री होगी। यहाँ पे कन्वर्जेंट लिखा है तो ये कन्वर्जेंट प्लेट बाउंड्री होगी। यहाँ पे ट्रांसफॉर्म लिखा है तो ये ट्रांसफॉर्म प्लेट बाउंड्री होगी, है ना। और भाई मैंने इसका हिंदी में नहीं बताया तो उसके लिए माफी। देखो, मिड ओशियनिक रिज का मतलब होता है मध्य महासागरीय कटक, ठीक है, जहां पर जो प्लेट का सीमा प्रकार होता है वो होता है अपसारी। फिर मरियाना ट्रेंच या मरियाना की खाई, तो खाई खाई से आपको पता चल रहा है क्या हो रही है, कन्वर्जेंट हो रहा है, यानी अभिसारी। और ऐसे ही एक दूसरे में जब स्लाइड करती हैं तो फॉल्ट बनाती है, ट्रांसफॉर्म, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 30। भाई मजा आ रहा होगा तो लाइक कर दो, शेयर कर दो, सब्सक्राइब कर दो, मेहनत से बनती है वीडियोस, है ना। तो 30 में क्या कह रहा है कि जो लोहित रिवर्स है वो एक ट्रिब्यूटरी रिवर है ऑफ विच फॉलोइंग रिवर, विच मेजर हिमालयन रिवर। तो यार ये कोई भी मार्क कर सकता था, लोहित रिवर बहुत फेमस रिवर है। ये जनरली हम किस में पढ़ते हैं, ब्रह्मपुत्र में पढ़ते हैं। ब्रह्मपुत्र क्या है, हिमालयन रिवर है, ये आपको पता होना चाहिए। और इसमें देखो सारे ही जो है हिमालयन रिवर है, तो जनरली आप क्या कर सकते हो, एक्सट्रैक्ट नहीं कर सकते इसमें से, ठीक है। तो ब्रह्मपुत्र की अगर मैं बात करूँ तो ब्रह्मपुत्र देखो, ब्रह्मपुत्र जो हो रहा है ये देखो यहाँ से निकल रही है, ठीक है। ये वाला जो एरिया है अपना, यहाँ से निकल रही है, तिब्बत वगैरह की इस वाले एरिया से निकली, ठीक है ना। यहाँ पर इसको सैंगपो कहा जाता है ना। फिर ये ऐसे निकली निकली निकली, फिर ये अपनी ये हिमाचल वाला पार्ट है, नॉर्थ ईस्ट वाला पार्ट है, यहाँ से क्या करती है, एक शार्प टर्न लेती है 90 डिग्री का, फिर ऐसे नीचे की तरफ जाती है, ठीक। फिर ये अपने इंडिया में इंटर कर जाती है, ये यहाँ पे इंडिया में इंटर कर गई, ठीक। और जैसे ये इंडिया में एंटर करती है तो इसको फिर क्या क्या कह दिया जाता है, इसको कह दिया जाता है ब्रह्मपुत्र। और यहीं पर इसकी एक ट्रिब्यूटरी है जो इससे मिलती है, जिसको क्या कहा जाता है, लोहित कहा जाता है। बहुत सारी ट्रिब्यूटरी हैं इसकी, जब आप ड्रेनेज सिस्टम पढ़ेंगे तो आप उन ट्रिब्यूटरीज को भी आपको पढ़ना जरूरी है, ठीक है। लोहित हो गया, दिबांग हो गया, ठीक है, सियांग हो गया, तो बहुत सारे पार्ट हैं इसके। इसके अंदर देखो फिर आगे चलकर सुबहानसरी मिल रही है ना। तो ये वाला जो पार्ट है यहाँ पर कौन सी नदी मिल रही है, लोहित नदी मिल रही है। तो लोहित नदी किस में मिलेगी, ब्रह्मपुत्र में मिलती है। फिर ये देखो ब्रह्मपुत्र नदी इस तरीके से चलने लगी, ठीक, सुबहानसरी वगैरह मिली। फिर आगे जाकर जैसे ही ये बांग्लादेश में एंटर करती है तो इसमें तीस्ता नदी मिल जाती है। फिर ये और आगे चलती है, बांग्लादेश में जैसे ही जाती है तो ब्रह्मपुत्र को उस टाइम पर क्या कह दिया जाता है, जमुना नदी कह दिया जाता है। फिर आगे अपनी ये जो इंडिया से जो गंगा जी आ रही थी, ये दो पार्ट में डिवाइड हो गई थी, एक पद्मा में और एक हुगली में। हुगली वाली तो अपनी वे ऑफ बंगाल से यहाँ पर गिर गई, और ये जो पद्मा नदी होती है ये आगे चलकर इन जमुना से मिल जाती है, मतलब ब्रह्मपुत्र से मिल जाती है यहाँ पर। फिर ये आगे चलकर यहाँ पर जो होती है मेघना नदी मिलती है, फिर ये यहाँ पर गिर जाती है और ये बनाती है बंगाल की खाड़ी, ठीक है। तो ये है हमारी ब्रह्मपुत्र रिवर, जिसकी एक ट्रिब्यूटरी क्या है, लोहित रिवर है, ठीक है। नेक्स्ट कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स ऑफ लोकेशन इन इंडिया इज नोन फॉर हैविंग सिग्निफिकेंट
कोराल रीफ, है ना। मतलब ये कोराल रीफ के बारे में बात कर रहा है, जिसको हम कह रहे हैं कि प्रवाल भित्ति पारिस्थितिकी तंत्र के लिए जाना जाता है। देखो ये कोराल रीफ होते क्या है, ये क्या होता है ना, जब आप समुद्र के नीचे देखते हो तो बहुत सारी जगह पे ना ऐसी छोटी छोटी कॉलोनीज बनी हुई होती हैं, जो एक्चुअल में क्या होता है ना, ये एक्चुअल में कोई पेड़ पौधा नहीं है, ये एक मरीन एनिमल है। क्या है? मरीन एनिमल है, समुद्र में रहने वाला एक जंतु है, मरीन एनिमल, जिसको हम कोराल पॉलिप्स कहते हैं, ठीक है। ये क्या करता है ना, इसकी बॉडी से कैल्शियम कार्बोनेट होता है जो सिक्रेट होता रहता है, जिसकी वजह से ये हार्ड स्ट्रक्चर्स इस तरीके से बनते जाते हैं, और कॉलोनी में रहते हैं, एक दूसरे से जुड़े रहते हैं, तो इसलिए लंबा एक क्या होता है, कोराल लीफ जैसा आपको स्ट्रक्चर देखने को मिलता है। मतलब ऐसा लगेगा कि पेड़ पौधे कलरफुल बहुत सारे उग गए, लेकिन ऐसा पेड़ पौधे नहीं होते, ये कैल्शियम कार्बोनेट से बना हुआ क्या होता है, हार्ड स्केलेटन होता है। क्लियर है? ठीक, तो क्रिएटिंग डाइवर्स, और इसकी वजह से है ना बहुत बड़ा एक इकोसिस्टम बना हुआ है, मतलब बहुत सारे जीव जंतु मछली वगैरह उसमें आकर रहते हैं, बहुत एक बड़ा हैबिटेट है। ये लोग क्या करते हैं, उनको फूड देते हैं और उनसे भी ये लोग फूड लेते हैं, मतलब एक पूरा इकोसिस्टम है समुद्र के नीचे, बहुत इंपॉर्टेंट, जिसको हम क्या कह रहे हैं, कोराल रीफ कह रहे हैं। तो कह रहे हैं कि ये हमारे इंडिया के लोकेशन से हैं, जो कोस्टल लाइन्स है उसमें कहाँ कहाँ पाए जाते हैं। तो देखो भाई, वेस्ट बंगाल में ये नहीं पाए जाते, वहाँ डेल्टास बनते हैं, वहाँ नहीं पाए जाएंगे। ये ऐसी जगह पे पाए पाए जाएंगे जहाँ पे क्या है कि जो टापू की तरह है, जहाँ पे जो नदी समुद्र है उसका पानी शांत है, ऐसी जगह पे। डीप सी ट्रेंचेस, बाई डीप सी ट्रेंच में ऐसा कुछ भी नहीं पाया जाता। ये जनरली क्या होता है कि जो तट है, जो सी बीच है, उसके थोड़ा सा ही आगे जाओगे आपको देखने को मिलता है ये सब। तो ये जनरली गल्फ ऑफ कच्छ, मन्नार और लक्षद्वीप में पाया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 32 क्या कह रहा है। कह रहा है कि व्हाट इज द मोस्ट लाइकली रीजन फॉर टेम्परेचर इंक्रीज इन द थर्मोस्फेयर। मतलब कह रहा है कि जो थर्मोस्फेयर है, थर्मोस्फेयर इसके अंदर कहाँ गया, अच्छा ये गलत बना दिया इन्होंने, ये थर्मोस्फेयर होगा, ट्रोपोस्फेयर नहीं, ये थर्मोस्फेयर होगा, ठीक है ना। तो कह रहा है कि थर्मोस्फेयर ड्यूरिंग सोलर स्टॉर्म्स, जो सोलर स्टॉर्म्स वगैरह होती है, तो मोस्ट लाइकली रीज़न जो है थर्मो, जो टेम्परेचर क्या एक्चुअल में देखो क्या होता है कि जितना हम हाइट पे जाते हैं, यहाँ से यहाँ जा रहे हैं, तो टेम्परेचर क्या होता है ना, कम होता है। ये देखो टेम्परेचर का ग्राफ है, तो सबसे नीचे ट्रोपोस्फेयर है, तो टेम्परेचर देखो कम होने लग गया, माइनस में जाने लग गया, है ना। तो जितना ऊपर जाओगे आपका टेम्परेचर कम होने लगा। फिर जब आप स्ट्रेटोस्फेयर पे जाते हो हल्का सा टेम्परेचर बढ़ता है। फिर जब आप मीजोस्फेयर पे जाते हो बहुत टेम्परेचर गिरता है। फिर जब आप थर्मो पे जाते हो ना बहुत टेम्परेचर बढ़ जाता है। तो ये कह रहा है कि ये जो थर्मोस्फेयर है, ये जो आइनोस्फेयर है, इसमें इतना ज़्यादा टेम्परेचर किस वजह से बढ़ता है। मोलिकुलर फ्रिक्शन, वहाँ पर मॉलिक्यूल्स होते हैं जिनका आपस में फ्रिक्शन होता है, उस वजह से होता है। कोई कन्वेक्शन करंट है ना, संवहन धारा है उसकी वजह से, या क्लाउड कंडेंसेशन। तो देखो भाई, सबसे पहला ये जो क्लाउड है ये तो गलत होगा, क्योंकि क्लाउड वगैरह सारा कहाँ पाया जाता है, ट्रोपोस्फेयर में पाया जाता है। यहाँ पे तो कुछ भी नहीं मिलेगा ऐसा, यहाँ पे सिर्फ आयंस मिलते हैं। मोलिकुलर फ्रिक्शन कुछ नहीं होता एक्चुअल में, यहाँ पे कोई करंट हवा वगैरह भी नहीं होगी, उस तरीके की सारी चीज़ें ट्रोपोस्फेयर में होती है। एक्चुअल में यहाँ पे क्या होती है, जो सन है, सन से यूवी रेज, एक्स रेज वगैरह आती हैं, जो यहाँ पर एब्जॉर्ब करी जाती हैं। यहाँ पर बहुत सारे आयंस होते हैं जो क्या करते हैं, इन यूवी रेस वगैरह को एब्जॉर्ब कर लेते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, यहाँ का जो टेम्परेचर होता है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, ठीक है। तो यही इसका रीज़न है टेम्परेचर इंक्रीज का। फिर क्वेश्चन नंबर 33 देखते हैं, इसमें क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्टिंग्विशेस ग्लेशियल्स टिल फ्रॉम वाटर लेड ग्लेशियल सेडिमेंट्स। मतलब कह रहा है कि इनमें से कौन सा जो है वो क्या कर रहा है, जो हिम नदियाँ टीले हैं, वाटर लेड ग्लेशियल सेडिमेंट्स हैं, उनको बेस्ट बताता है, अच्छे से बता पा रहा है कि इनमें से कौन सा है, किसकी वजह से वो होता है। जो अपने ग्लेशियल्स हैं, मतलब जो हिम नदियाँ होती हैं, जिसमें आपने देखा होगा ना कि जो जैसे अपने लद्दाख वगैरह में जो बर्फ़ वगैरह होती हैं वो गलती हैं, गलकर नदियाँ बनती हैं, उनकी बात कर रहा है। वो क्या है, उनको कैसे हम एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो सिंपल सी बात है, अनसॉर्टेड मिक्स डिपॉजिट डायरेक्टली बाय आइस। जो बर्फ़ होता है, बर्फ़ द्वारा क्या होते हैं, वो मिक्स डिपॉजिट्स वगैरह होते हैं, जो क्या होती हैं, जब बर्फ़ गलती है, बर्फ़ गलने से वो जो पानी होता है, पानी के साथ में वो डिपॉजिट्स होते हैं और वो बहकर आते रहते हैं। उसी को ही हम क्या कह देते हैं, यहाँ पर ग्लेशियल्स कह देते हैं, हिम नदियाँ टीले कह दे रहे हैं, जो क्या कर रहे हैं, उन मिक्स डिपॉजिट वगैरह की वजह से, जमने की वजह से क्या हो रहे हैं, बने हुए हैं, ठीक है। तो इसमें सिंपल सी बात है, आइस का खेल है पूरा ही। ये आप सिंपल क्वेश्चन पढ़ोगे तब भी इसका आंसर आप मार्क कर सकते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 34। इसमें क्या कह रहा है, इसमें कह रहा है कि जो पॉपुलेशन एन्यूमरेशन है, यानी जो जनगणना है, जनगणना चरण था, फेज ऑफ सेंसस 2011 का, उसको कंडक्ट कराया गया कब, फरवरी 2011 में, ये कहा गया। फिर उसके बाद कह रहा है कि हाउस लिस्टिंग एंड हाउसिंग सेंसस वाज पोस्टपोन टू इंश्योर साइमल्टेनियस डेटा कलेक्शन। फिर कह रहा है कि जो हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस था, है ना, मतलब जो आपका क्या कहते हैं, मकान, जो हाउस है कौन सा कहाँ पर है, ठीक है ना, उसमें कितने बंदे रह रहे हैं, उन सबको पोस्टपोन कर दिया गया था टू इंश्योर साइमल्टेनियस डेटा कलेक्शन। मतलब बाद में उसको करने के लिए, लाइक जैसे जब फेज़ स्टार्ट हुआ, सेंसस 2000 स्टार्ट हुआ, तो कह रहे हैं कि उसको फरवरी में चालू किया गया, और उस टाइम पर हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस को बाद में करने के लिए पोस्टपोन कर दिया गया, ये कह रहा है। तो भाई सबसे पहली बात, जो स्टेटमेंट ये है वो तो सही है कि जो अपना पॉपुलेशन इनमरेशन है, मतलब जो जनगणना थी कि कितनी जनसंख्या है, उसको स्टार्ट कर दिया गया था फरवरी 2011 में। क्लियर है, ये बिल्कुल सही है। और जो स्टेटमेंट आर है वो फॉल्स है, क्योंकि जो रीज़न था, द स्टेट्स दैट जो हाउसिंग लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस है,
वाज पोस्टपोन टू कलेक्शन डेटा, ये इनकरेक्ट है। क्यों? क्योंकि देखो मैंने अभी थोड़ी देर पहले जब आपको सेंसस बताया तो मैंने उसमें बताया था कि जो सेंसस 11 है ना, उसको ऐसे ही 2 अलग-अलग फेजेस में डिज़ाइन किया गया है। ठीक है? साइमल्टेनियसली उसको नहीं किया गया। जैसे इसमें कह रहा है कि वाज पोस्टपोन टू इंश्योर साइमल्टेनियस डेटा, दोनों को एक साथ करने के लिए उसको पोस्टपोन कर दिया गया, ऐसा कुछ नहीं है। जो सेंसस 2011 है उसको 2 फेज़ में कराया गया था। एक फेज़ में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस हुआ जो अप्रैल से सितंबर 2010 में हुआ, और एक फेज़ में पॉपुलेशन इन्यूमरेशन हुआ था फरवरी 2011 में। किसी को किसी वजह से पोस्टपोन नहीं किया गया, ये 2 फेज़ में कराने के लिए ही बनाया गया था। ठीक है? फिर उसके बाद 35th क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स करेक्टली रिप्रेजेंट्स एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री। कह रहा है कि इनमें से कौन सा पेयर है जो करेक्टली रिप्रेजेंट कर रहा है कृषि आधारित उद्योग के बारे में, एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री के बारे में कह रहा है। तो देखो इसमें से कौन सा है जो आपको एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री लग रहा है। इसमें आप सिंपल सा ऑप्शन एलिमिनेशन मारो। देखो भाई, सीमेंट एग्रो बेस्ड तो है नहीं, एग्रीकल्चर से रिलेटेड तो है नहीं सीमेंट। कॉटन टेक्सटाइल ये भी एग्रीकल्चर से रिलेटेड नहीं है। एग्रीकल्चर मतलब खेती बाड़ी की बात हो रही है प्योर। इसमें देखो एल्युमिनियम, ये भी एग्रीकल्चर से नहीं है। ठीक है ना? तो इसमें आपको देखना पड़ेगा। जूट स्टील ये भी एग्रीकल्चर नहीं है, ये वाला होगा, सॉरी कॉटन और टेक्सटाइल ही होगा। ये वाला देखो एग्रीकल्चर से रिलेटेड है ना, तो इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी होगा। क्योंकि सिंपल सी बात है, जो दूसरे ऑप्शंस हैं, ये जो दूसरे ऑप्शंस हैं इसकी अगर हम बात करें तो इसमें देखो सीमेंट है, पेट्रोकेमिकल है, ये तो एग्रीकल्चर में आप उगा ही नहीं सकते। स्टील भी नहीं उगा सकते, एल्युमिनियम भी नहीं उगा सकते, तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। ठीक है? अब देखो क्या है कि ये जो इंडस्ट्रीज़ हैं, कई तरीके की इंडस्ट्रीज़ होती हैं, जैसे अलग अलग पार्ट में डिवाइड किया गया है, जिसमें एक पार्ट है जिसको हम कहते हैं एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री। तो एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री होती है, इसमें कह रहा है कि जो रॉ मटेरियल्स होता है किसी भी चीज़ को बनाने के लिए, है ना, वो उसकी जब हम फार्मिंग करते हैं तो उसको हम कहते हैं एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री। जैसे आप टी की फार्मिंग कर रहे हो, चाय की, कॉफ़ी की, कोकोआ की, शुगर की, अचार बना रहे हो, फ्रूट जूस है, बेवरेजेस है, तो इन सब में आपको क्या चाहिए, इसमें आपको एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स चाहिए। कोई मसाला, ऑयल्स, फैट्स, टेक्सटाइल्स, जैसे अभी हमने देखा ऊपर में कॉटन, जूट, सिल्क, रबड़, ये सारे क्या है, एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री है, ये आपको याद रखने हैं। तो इसमें हम क्या कर रहे हैं, किसी भी चीज़ को बनाने के लिए जब हम एग्रीकल्चर प्रोडक्ट मतलब जिसकी हम फार्मिंग कर रहे हैं, ऐसे प्रोडक्ट को हम यूज़ कर रहे हैं, तो ऐसी इंडस्ट्री को हम क्या कहते हैं, एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री। फिर ऐसे ही सेकंड है जिसको हम कहते हैं मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री। इसमें हम मिनरल्स यूज़ करेंगे, लाइक जैसे आप आयरन यूज़ कर रहे हो, ठीक है ना, तो आयरन में जैसे स्टील इंडस्ट्री हो गई, आयरन इंडस्ट्री हो गई। ठीक? फिर उसके बाद कह रहा है बट सम यूज़ नॉन फेरस मेटेलिक। अब जैसे आप क्या कर रहे हो, एल्युमिनियम, कॉपर, ज्वेलरी वगैरह में यूज़ कर रहे हो, तो ऐसी इंडस्ट्री जो होती है वो क्या कहलाती है, मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री। फिर उसके बाद केमिकल बेस्ड, लाइक जैसे आप पेट्रोल का यूज़ कर रहे हो, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स में आप सॉल्ट्स यूज़ कर रहे हो, सल्फर, पोटास, ये सारे केमिकल बेस्ड इंडस्ट्रीज़ हैं, है ना। फिर उसके बाद आप देखो यहाँ पर फॉरेस्ट बेस्ड इंडस्ट्री। फॉरेस्ट जैसे जैसे आपने पेपर बनाया किसी स्पेसिफिक ग्रास से, आपने लकड़ी यूज़ करा खाट बनाने के लिए, टेबल बनाने के लिए, तो ये सारे क्या है, फॉरेस्ट बेस्ड रॉ मटेरियल इंडस्ट्रीज़ हैं। फिर ऐसे ही एनिमल्स हो गए, लाइक जैसे आप कोई लेदर का जैकेट हो गया, सांप के पॉइजन से कुछ बना रहे हो, ठीक है ना, या फिर किसी की खाल से कुछ और बना रहे हो, तो इस तरीके के प्रोडक्ट्स होते हैं वो एनिमल बेस्ड इंडस्ट्री में आ जाते हैं। ठीक है? क्वेश्चन नंबर 36 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 36 कह रहा है कि उत्तर प्रदेश अकाउंटेड फॉर अप्रोक्सीमेटली व्हाट परसेंट ऑफ इंडियाज टोटल पॉपुलेशन। मतलब कह रहा है कि जो इंडिया की टोटल पॉपुलेशन, जो हमारा सेंसस 2011 था, उसमें उत्तर प्रदेश इंडिया की टोटल पॉपुलेशन का कितना परसेंटेज था। तो भाई वो 16% था, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 37 क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग मिनरल इज फाउंड इन लार्ज क्वांटिटी इन इंडिया एंड होल्ड हाई इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस। कह रहा है कि इनमें से कौन सा प्रोडक्ट इंडिया में लार्ज क्वांटिटी में पाया जाता है और हाई इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस है। तो भाई अभी तक जिसने भी ये वीडियो देखी होगी वो ऐसे ही मार्क कर देंगे। मैंने बताया आयरन और इंडिया में बहुत ज़्यादा मात्रा में पाए जाते हैं। ठीक है? तो आयरन और में जैसे आपका क्या कहते हैं, मैंने बताया कि हेमेटाइट हो गया, मैग्नाइट हो गया, ये सारे क्या हैं, आयरन ओर्स हैं, और ये बहुत ज़्यादा रिजर्व्स और इंडिया वगैरह में ये पाए जाते हैं। ठीक? तो अब ये लार्ज क्वांटिटी में पाए जा रहे हैं, तो इसी की वजह से जैसे हमारी आयरन इंडस्ट्री हो गई, स्टील इंडस्ट्री हो गई, या इनसे बनने वाले पार्ट्स लाइक जैसे ऑटोमोबाइल हो गए, हेवी मशीनरीज हो गई, ये सारी पाई जाती हैं। तो इन सभी की क्या है, हाई इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस है। क्लियर हो गया? ठीक है। कॉपर जो है, अभी जैसे मैंने पहले ही बताया, कॉपर जो होता है इतनी ज़्यादा मात्रा में इंडिया में नहीं है, तो कॉपर जो है वो डेफिशिएंट है रिजर्व्स। पेट्रोलियम जो है इसके भी लिमिटेड प्रोडक्ट है, क्योंकि ये रॉक वगैरह में छेद करके वहाँ से निकाले जाते हैं। टिन जो है इसका भी लिमिटेड रिसोर्स है इंडिया में। ठीक है? फिर क्वेश्चन नंबर 38 आता है। क्वेश्चन नंबर 38 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 38 कहता है कि अर्थ का मेजर क्लाइमेटिक जोन के रिगार्डिंग है। क्या कह रहा है, कह रहा है कि जो अर्थ का ट्रॉपिकल जोन है एक्सपीरियंस करता है मिनिमल सीजन टेम्परेचर वेरिएशन। देखो क्या है, पहले मैं बताता हूँ। देखो जो अर्थ है, अर्थ को अगर हम डिवाइड करें तो यहाँ पर आपको पता है कि इक्वेटर आता है। फिर यहाँ पर ये जो 23.5 डिग्री नॉर्थ में जाओगे तो हम इसको कहते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। साउथ में जाओ तो हम इसको कहते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन। फिर थोड़ा सा और ऊपर जाओगे 66.5
डिग्री नॉर्थ में, तो यहाँ से क्या होता है आपका नॉर्थ पोल चालू हो जाता है, या इसको आर्कटिक सर्कल कहा जाता है। नीचे की तरफ जाओगे अंटार्कटिक सर्कल आ जाता है, उससे नीचे जाते हो साउथ पोल आ जाता है, उससे ऊपर जाते हो नॉर्थ पोल आ जाता है। यहाँ पे पूरी बर्फ़ जमी रहती है, यहाँ पर भी पूरी बर्फ़ जमी रहती है। क्लियर हो गया। तो ये वाला जो एरिया होता है ना, ये 23.5 डिग्री वाला, ये वाला जो एरिया है, इस एरिया को आप क्या कह देते हो? इस एरिया को आप कह देते हो क्या? ट्रॉपिकल जोन। इस एरिया को आप क्या कह देते हो? ट्रॉपिकल जोन। क्या कह देते हो? ट्रॉपिकल जोन कह देते हो। क्लियर हो गया। और ये वाला जो एरिया है ये हो गया, और ये वाला जो एरिया हो गया, मतलब 23.5 डिग्री से और 66.5 डिग्री ये वाला एरिया, इसको हम क्या कह देते हैं? इसको हम कह देते हैं क्या? इसको हम कह देते हैं टेम्परेट जोन कह देते हैं। इसको हम कह देते हैं टेम्परेट जोन। क्लियर हो गया। तो देखो अब क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि ट्रॉपिकल जोन एक्सपीरियंस मिनिमल सीजनल टेम्परेचर वेरिएशंस। बिल्कुल सही कह रहा है। ये जो एरिया होता है ना, यहाँ पर क्या होता है ना, सीजन में बहुत ज़्यादा चेंज नहीं होता। यहाँ का इन्वायरमेंट हमेशा गर्म रहता है, टेम्परेचर ज़्यादा रहता है, यहाँ बारिश होती रहती है, ठीक है ना। एवरग्रीन फॉरेस्ट यहाँ पे बने रहते हैं, और यहाँ पे ह्यूमिडिटी ज़्यादा रहती है, हमेशा बारिश देखने को मिलती है, घने जंगल पेड़ पौधे इन्वायरमेंट सब कुछ यहाँ पे ऐसा देखने को मिलता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे टेम्परेचर वेरिएशंस बहुत कम है, ह्यूमिडिटी है, इन्वायरमेंट वार्म रहने की वजह से पेड़ पौधे ये सब बहुत उगते हैं, जंगल वगैरह सब कुछ यहाँ पे बहुत अच्छे हरे भरे पाए जाते हैं, एवरग्रीन फॉरेस्ट यहाँ पे पाए जाते हैं। तो ऐसा क्या होता है कि यहाँ पर टेम्परेचर काफ़ी कांस्टेंट सा दिखता है, जबकि ये एरिया में और ये एरिया में सर्दी और गर्मी के टाइम पे बहुत वेरिएशन हो जाता है। मतलब गर्मी के टाइम पर गर्मी पड़ती है, सर्दी के टाइम पर सर्दी पड़ती है। ऐसा यहाँ पर क्यों होता है? तो देखो, हमें सबको पता है कि जो आपका अर्थ है वो सीधा नहीं है, है ना। अगर मैं एक्सेस बनाऊँ तो इस एक्सेस से ऐसे अर्थ जो है वो टिल्टेड है, ऐसे टिल्टेड है, टेढ़ा है। आप यहाँ पर देखो ना, ये टेढ़ा है, ये इस तरीके से अगर मैं सीधा बनाऊँ तो इतना टेढ़ा है ये। क्लियर हो गया, मतलब झुका हुआ है। तो अब इस डायग्राम पे देखते हैं क्या होता है एक्चुअल में। देखो, ये हमारा सन है ना, ये घूम भी रहा है। तो ये घूमते घूमते जैसे एक बार इधर है पूरे साल में, ठीक है, मान लो ये 3 महीने बाद इधर पहुंचा, 6 महीने बाद इधर पहुंचा, 9 महीने बाद इधर पहुंचा, फिर 12 महीने बाद सपोज इधर पहुंच गया। क्लियर। तो क्या होता है कि ये जो बीच वाला हिस्सा है, ये वाला हिस्सा जिसको हमने ट्रॉपिकल जोन कहा, मतलब जो 23.5 डिग्री वाला हिस्सा है, किसी में भी आप देखो, तो मान तो यहाँ से क्या होती है ना, इस पे जो सन की रेज होती हैं डायरेक्ट गिरती हैं, बिल्कुल एकदम सीधी गिरती हैं पूरे पे। ठीक है, और ये घूम भी रहा है तो पूरे हिस्से पर गर्मी आती है इसके, ये बीच वाले एरिया में। ठीक है, यहाँ पर आओगे तब भी इस बीच वाले एरिया में रोशनी मिलती है, यहाँ पर पहुँचेगा जब तब भी ये मिलेगा। ठीक है, रोटेशन मतलब 365 रोटेशन की बात कर रहा हूँ। लेकिन क्या होता है कि आप इस एरिया को देखो, एक मिनट, आप इस एरिया को देखो, यहाँ पर ये ऐसे सन ऐसे बना हुआ है ना, तो आप अभी जब सन की लाइट गिरती है तो क्या होता है, इस एरिया पे गिर रही है, मतलब ये वाला एरिया इस एरिया पे गिर रही है। क्लियर हो गया, इस एरिया पे गिर रही है। जब ये घूम कर सन आपका इधर आ जाएगा, इधर आएगा, तो ये देखो, ये इस साइड टिल्टेड है कि नहीं है? इस साइड टिल्टेड है, तब ये वाला एरिया हो जाएगा। फिर जब ये घूमकर इधर आएगा, आप इसका और इसका कंपेयर देखो, आपको समझ आ जाएगा। ये वाला जो हिस्सा है, ये वाला हिस्सा, ये वाला हिस्सा, ये आ गया इधर। एक मिनट, आपको इसको देखने में दिक्कत हो रही होगी। ये देखो, ये वाला जो हिस्सा है ना, आप ये देखो, ये वाला हिस्सा आ गया इधर, इधर आ गया, मतलब ये अर्थ है सीधा ऐसे, मतलब मैंने इसको यहाँ से उठाकर ऐसे रख दिया, सपोज ऐसे समझो। ठीक है, मैं इसको 2 कलर से मार्क कर रहा हूँ। एक ये पीला वाला कलर हो गया जो अभी यहाँ पर है, ठीक है, और एक ये लाल वाला कलर हो गया, ये वाला जो अभी यहाँ पर है। क्लियर है। तो फ़र्क क्या दिखाई दिया इसमें? फ़र्क आपको ये दिखाई दिया कि इस टाइम पर इस पीले हिस्से में रोशनी थी, है ना, यहाँ पर धूप गिर रही थी, यहाँ पर धूप गिर रही थी, लेकिन इस साइड में नहीं गिर रही थी। फिर जब ये दूसरे साइड में आया तो इस साइड धूप गिर रही है, इस साइड गिर रही है, इस साइड नहीं गिर रही। क्लियर है। फिर ऐसे ही यहाँ पर भी होता है, यहाँ पर भी होता है। तो ऐसे केस में क्या होता है ना, सन जो है ये टेढ़ा होने की वजह से क्या होगा कि कुछ टाइम पर, मतलब जैसे जो सर्दी हो गई, गर्मी हो गई, कुछ टाइम पर क्या होगा कि सन की रेस यहाँ पर गिरती है, और कुछ टाइम साल के ऐसे होते हैं जब सन की रेज यहाँ तक पहुँच नहीं पाते। मतलब ऐसा है, ऐसा है सपोज, है ना, मैं इसको ऐसे बना दूँ, ये मतलब ऐसा है। मान लो अगर सन इस साइड में है तो क्या हो रही है, जो रोशनी है वो तो इधर पहुंच पा रही है, ठीक है, इसके इस हिस्से में थोड़ी पहुंच रही है, इसके इस हिस्से में पहुंच रही है। सन जब दूसरी तरफ चला जाएगा तो इस हिस्से में पहुंचेगी, इस हिस्से में पहुंचेगी, यहाँ नहीं पहुंच पाएगी। लेकिन क्या होता है कि ये जो बीच वाला रीजन है ना, इस पे सन की जो रोशनी है वो पूरी जाती है, इस वाले हिस्से में, इस वाले हिस्से में जा नहीं पाती। जिसकी वजह से क्या होता है ना, हमें अलग अलग सीजन्स देखने को मिलते हैं। लाइक हमें जो ऑटमन होता है उसमें ऐसा टाइम देखने को मिलता है जहाँ पर बिल्कुल नॉर्मल मौसम रहता है, जैसे मार्च में इक्विनॉक्स में, उसमें प्रॉपर टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन होता है। जब विंटर आ जाता है तो विंटर क्या होता है, उसमें क्या होती है कि बहुत तगड़ी सर्दी चालू हो जाती है ना। तो नॉर्थ में अगर बात करें तो ये देखो, इसको डिटेल में पढ़ने की ज़रूरत है, क्योंकि क्या होता है कि जो नॉर्थ है, नॉर्थ के टाइम पर जब विंटर की बात करें तो अपना जैसे नॉर्थ वगैरह में हम लोग, तो हमारे में दिसंबर के टाइम पर ठंडी पड़ती है। और जो साउथ है, साउथ में क्या होता है कि जून के टाइम पर विंटर आता है, क्योंकि जून के टाइम पर क्या होता है कि ये जो साउथ वाला एरिया हो गया, नीचे वाला एरिया होता है, ये सन के लाइट में आता ही नहीं है, तो उस टाइम पर ठंडी पड़ती है। ऐसा नहीं है कि
जो जून वाले एरिया में पूरे हर एक वर्ल्ड के हर तरफ में क्या होगी, गर्मी पड़ेगी, नहीं ऐसा नहीं होता। क्या होता है कि जिस तरफ रोशनी गिर रही है, मतलब हम लोग क्या है, हम लोग नॉर्थ की तरफ में है, तो क्या होता है कि जो जितने भी कंट्रीज जो नॉर्थ की तरफ है उसमें क्या होती है, गर्मी जून जुलाई के टाइम पर गर्मी रहती है। जबकि दूसरी कंट्रीज जो होती हैं जो साउथ की तरफ में है, नीचे की तरफ में, उनमें क्या होती है, जून जुलाई में ठंडी रहती है। ठीक है, तो ये इसलिए हो पाता है क्योंकि जो अर्थ की रेज हैं वो प्रॉपर नहीं गिर पाती हैं, बट ये बीच वाले रीजन में प्रॉपर गिरती हैं, तो इसकी वजह से यहाँ का टेम्परेचर कॉन्स्टेंट रहता है, जिसको हम ट्रॉपिकल जोन कह रहे हैं। इसलिए यहाँ पर सीजनल वेरिएशंस कम है। जबकि इस एरिया में क्या होता है, सीजनल वेरिएशंस ज़्यादा होने की वजह से, सनरेज की वजह से 4 अलग अलग मौसम हमें देखने को मिलते हैं, जिसमें स्प्रिंग हो गया, विंटर हो गया, ऑटमन हो गया, ठीक है ना, फिर समर हो गया। क्लियर हो गया? ठीक है। और इसको किसी को डिटेल्ड में देखना हो तो आप मेरी इंडियन वाली भी देख सकते हैं, और फिजिकल ज्योग्राफी जब मैं पढ़ाऊंगा तो मैं इस चीज़ को पूरा बताऊंगा कि क्यों होता है ये एक्चुअल में, है ना। इतने छोटे में समझाना बड़ा मुश्किल सा हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, कह रहा है कि व्हाट कॉजेज ए रिवर टू डेवलप मेंढर्स, मतलब इनमें से क्या ऐसी चीज़ें जो क्या करती हैं, मेंढर्स को डेवलप करती हैं। ये कह रहा है कि व्हाट कॉजेज ए रिवर टू डेवलप मेंढर। मेंढर होता क्या है, सबसे पहली बात आपको ये जाननी है। घुमावदार, देखो हिंदी पढ़ोगे तो आपको समझ आ जाएगा, घुमावदार धारा है। मतलब क्या होता है ना, कोई सी भी नदी होती है ना, वो ऐसे सीधा नहीं बहती कभी, वो क्या होती है, ऐसी टेढ़ी मेढ़ी बहती है, मतलब ऐसे गई फिर ऐसे बह गई, फिर ऐसे गई फिर ऐसे बह गई, फिर ऐसे गई ऐसे बह गई, इस तरीके से बहती है। तो इसके है ना कई सारे कारण हैं कि ये क्यों इस तरीके से बहती है। जैसे मान लो क्या हो रहा है कि नदी ऐसे चली चली, फिर रास्ते में यहाँ पर मान लो कुछ ऐसा टफ कुछ ऑब्स्टेकल आ गया, कोई चट्टान आ गई, कुछ आ गया, तो नदी ने इसके साइड से बहना स्टार्ट कर दिया, मुड़ गई यहाँ पर, फिर इस साइड हो गई। फिर मान लो क्या हो गया कि यहाँ पर नदी जब आ रही थी तो वो अपने साथ में बहुत सारे डिपॉजिट्स लाती है, मतलब बालू मिट्टी सैंड वगैरह लाती है। मान लो यहाँ पर वो जमने लगा, जमते जमते ही बड़ा हो गया, फिर नदी ने अपना रुख यहाँ से बदल लिया। इस तरीके से नदी अलग अलग चीज़ों की वजह से क्या होती है, इस तरीके से मुड़ मुड़ के जाती है। तो मेंढर यही कह रहा है, ये कह रहा है कि ऐसा इसलिए होता है, प्रोपेंसिटी ऑफ वाटर फ्लोइंग ओवर वेरी जेंटल ग्रेडियंट टू वर्क लेटरली ऑन द बैंक्स, अनकंसोलिडेटेड नेचर ऑफ एल्यूवल डिपॉजिट। मतलब ये वही कह रहा है कि मतलब किस तरीके से पानी का फ्लो है उस पर डिपेंड करता है। कहीं कहीं पर डिपॉजिट्स ज़्यादा हो जाते हैं जिसकी वजह से चेंज करना पड़ता है इसको। कोरियोलिस फोर्स एक्टिंग ऑन द फ्लूइड वाटर डिफ्लेक्टिंग इट, और बहुत बार क्या होती है, हमारी जो हवा है, जो अर्थ घूम रहा है, उसकी वजह से भी क्या होता है, ये वाटर की डायरेक्शंस वगैरह चेंज होती है, जिसकी वजह से जो नदी का पानी होता है ऐसे इस तरीके से मुड़ते मुड़ते बहता है, एक स्ट्रेट लाइन में कभी नहीं बह पाता। सिंपल सी बात है, जहाँ से उसको रास्ता मिलेगा वो वहीं से चलती है। ठीक है, तो इस रास्ता बनाने के चक्कर में वो कहीं भी मुड़कर मुड़ते हुए जाती है, तो इसी को हम कहते हैं मिएंडर्स, मतलब घुमावदार। तो नदी क्या होती है, घुमावदार धाराएं होती हैं। और नदी जो होती है वो किस लिए इस तरीके का जो मेंढर्स होती हैं वो डेवलप करती हैं। देखो क्या होता है कि जो मेंढर्स एक्चुअल में क्या होता है कि नदी ऐसे बह रही है आपकी, क्लियर है, ये लेटरल इरोजन होता है, मतलब नीचे की तरफ से लेटरल इरोजन होता है। और जो साइड होता है, साइड से जब नदी क्या करती है, मिट्टी को घिसते घिसते लेकर आती है, तो सिंपल सी बात है, किसी भी चीज़ में से पानी जाएगा तो उस जगह का क्या करेगा, अपर्दन करेगा। तो लेटरल इरोजन होता है, मतलब यहाँ जो होता है, यहाँ का जो एरिया होता है उसको नदी का पानी जो होता है वो घिस घिस कर बहाता रहता है, इसको हम कहते हैं लेटरल इरोजन। तो जब ये नदी बहती है इस तरीके से, या ये जो मेंढर डेवलप होते हैं, ये क्या होता है, एक ये आप देखो, ये एक फ्लैट एरिया है, फ्लैट टेरेन है, क्लियर है। तो नदी बह रही है, तो अब आप इस तरीके से देखो, तो ये वाला एरिया है, ये वाला एरिया, इसको इरोड करते हुए नदी बह रही है। बीच में कुछ पड़ा तो उसने अपना रास्ता चेंज कर लिया, फिर यहाँ पे कुछ ऑब्स्टेकल आए, कोई पहाड़ आया, या फिर मान लो रॉक थी, तो यहाँ पे रॉक थी, तो इसको ऐसे आना था, ऐसे नहीं आ पाई, फिर इसने अपना रूट चेंज कर लिया। इस तरीके से ये मेंढर बनाती है। तो इसका एक कोज है लेटरल इरोजन इन फ्लैट टेरेन, ठीक है ना। ये क्या करती है, समतल भूभाग में पास पास अपर्दन करती हुई जाती है और मेंढर्स डेवलप करती है। ठीक है, फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 40 कह रहे हैं, रीड द स्टेटमेंट असर्शन, एल्युमिनियम स्मेल्टिंग इन द मोस्ट इंपॉर्टेंट मेटलर्जिकल इंडस्ट्री इन इंडिया। कह रहा है कि जो ज़्यादातर जो मेटलर्जिकल इंडस्ट्री होती है इंडिया में, वहाँ पर क्या हो रहा है कि एल्युमिनियम जो है उसकी स्मेल्टिंग करी जाती है। पहला प्रोसेस ये कह रहा है। फिर दूसरा क्या कह रहा है कि एल्युमिनियम इज़ यूज्ड इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ एयरक्राफ्ट वायर्स यूटेंसिल्स। तो कह रहा है कि क्या है क्या नहीं है। देखो सबसे पहली बात, जो एल्युमिनियम होता है, स्मेल्टिंग इज मोस्ट इंपॉर्टेंट मेटलर्जिकल इंडस्ट्री, मतलब मेटलर्जिकल इंडस्ट्री की बात कर रहा है और स्मेल्टिंग की बात कर रहा है। ठीक है, तो ये जो एल्युमिनियम होता है, स्मेल्टिंग, देखो ये जो स्मेल्टिंग होता है ना, इसमें क्या होता है कि जब आप क्या करते हो, किसी भी ओर से क्या करते हो, उसका जो बेस मेटल है, मेटल को जब आप एक्सट्रैक्ट करते हो किसी भी ओर से, है ना, मतलब उसको आप गर्म करते हो और उसके साथ में एक रिड्यूसिंग एजेंट होता है, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड वगैरह हो गया, तो वहाँ से आप क्या करते हो, आप उस मेन मटेरियल को, मेटल को एक्सट्रैक्ट करते हो, तो उसको आप कहते हैं स्मेल्टिंग। ठीक है, तो एल्युमिनियम जो है ना, वो स्मेल्टिंग में मोस्ट इंपॉर्टेंट मेटलर्जिकल, मतलब इंडस्ट्री में जो मोस्ट इंपॉर्टेंट मेटलर्जिकल वो पार्ट नहीं है, एल्युमिनियम नहीं है। एक्चुअल में सबसे इंपॉर्टेंट आयरन और स्टील है, क्योंकि इसी के ओर्स हमारे इंडिया में पाए जाते हैं। एल्युमिनियम को सेकंड नंबर पे यूज़ किया जाता है, इसलिए इसका जो स्टेटमेंट ए है वो गलत है। फिर सेकंड कह रहा है, एल्युमिनियम इज़ यूज्ड इन द मैन्युफैक्चर ऑफ एयरक्राफ्ट वायर्स एंड यूटेंसिल्स। ये स्टेटमेंट सही है। ठीक है, तो पहला स्टेटमेंट गलत है, दूसरा स्टेटमेंट सही है।
41 कह रहा है कि विच पेयर करेक्टली मैचेस एटमॉस्फेयर लेयर एंड फीचर्स, कह रहा है कि इनमें से कौन सा पेयर सही है। ट्रोपोस्फेयर सारी वेदर एक्टिविटी होती है, बिल्कुल सही है, ट्रोपोस्फेयर में सारी वेदर एक्टिविटी होती है। थर्मोस्फेयर में ओजोन पाया जाता है, गलत है। स्ट्रेटोस्फेयर में ओजोन पाया जाता है, ठीक है। मीजोस्फेयर सॉरी कहाँ गया, मीजोस्फेयर में सैटेलाइट पाया जाता है, नहीं। मीजोस्फेयर में मीटियोर्स पाए जाते हैं, तो ये भी गलत है। स्ट्रेटोस्फेयर में मीटियोर्स पाए जाते हैं, तो गलत हो गया, क्योंकि स्ट्रेटोस्फेयर में ओजोन लेयर, एयरप्लेन, ये सब उड़ता है, ये सब पाया जाता है। फिर उसके बाद क्या कह रहा है, व्हाट वाज इंडियाज अर्बन पॉपुलेशन परसेंटेज इन सेंसस 2011। सेंसस 2011 में इंडिया की अर्बन पॉपुलेशन कितनी थी भाई? 31% थी, इसको याद रख लो। 2011 सेंसस के अकॉर्डिंग रूरल एरिया में पॉपुलेशन 68.84% थी और अर्बन एरिया में 31.16% थी। टोटल पॉपुलेशन 1.21 बिलियन थी, जिसमें से रूरल पॉपुलेशन 68.84% मतलब 833 मिलियन, अर्बन पॉपुलेशन 377 मिलियन थी, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि जो सिंधरी फर्टिलाइजर प्लांट है ना, स्टेट लोकेटेड यूटिलाइजिंग इज प्रॉक्सिमिटी टू ए मेजर कोल प्रोड्यूसिंग रीजन। अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको कोल वाली यूनिट बताई थी कि जो अपना छोटा नागपुर प्लेट्यू के पास में क्या है कि कोल की यूनिट्स हैं, जिसमें मैंने बताया था कि ये झारखंड का है मेनली, है ना। तो इससे आप कोल पता चल गया कि भाई कोल प्रोड्यूसिंग रीजन के पास में है, तो आप झारखंड डायरेक्ट लगा दोगे आंसर, ठीक है ना, इसमें कुछ सोचना ही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अनरिलेटेड टू द कंपोनेंट्स ऑफ पॉपुलेशन चेंज। मतलब कह रहा है कि जो पॉपुलेशन चेंज होने में कौन सा कंपोनेंट जो है वो उसका फैक्टर नहीं है, मतलब उससे रिलेटेड ही है। देखो, अगर बर्थ ज़्यादा होंगे, बच्चे ज़्यादा पैदा होंगे तो पॉपुलेशन बढ़ेगी, आप सभी को पता है, तो ये एक फैक्टर है। अगर लोग बाग ज़्यादा मरेंगे तो पॉपुलेशन कम होगी, तो इसका मतलब ये एक फैक्टर है। मान लो इंडिया है, इंडिया से बहुत ज़्यादा बंदे कहाँ चले गए, पाकिस्तान चले गए, है ना, तो पॉपुलेशन कम हो जाएगी, तो ये एक फैक्टर है। बट एम्प्लॉयमेंट कोई फैक्टर नहीं है ना। एम्प्लॉयमेंट क्या है कि आप क्या कर रहे हो, काम बढ़ रहा है, ज़्यादा बढ़ रहा है, वो कोई फैक्टर नहीं है। कोई बंदा मेरे को ये भी कह सकता है कि सर एम्प्लॉयमेंट बाहर देश में ज़्यादा हो जाए तो हमारे यहाँ के लोग बाहर देश चल जाएंगे, लेकिन वो एक ऐसा फैक्टर है जिसका पॉपुलेशन पे कोई खास इम्पैक्ट नहीं आता, कुछ भी खास देखने को नहीं मिलता, है ना। जबकि माइग्रेशन एक डिफरेंट चीज़ है कि भाई बहुत ज़्यादा आबादी में क्या हो गए, लोग माइग्रेट होने लगे जिसकी वजह से पॉपुलेशन डाउन हो गई। तो डायरेक्ट फैक्टर्स हैं ये सारे, है ना, जिसमें से एम्प्लॉयमेंट जो है वो एक कंपोनेंट नहीं है जो इसको रिलेट कर पाए पॉपुलेशन चेंज को, ठीक है। 45 देखते हैं। 45 क्या कह रहा है कि अमंग द फॉलोइंग इज ए मेजर कंट्रीब्यूटर टू इंडियाज आयरन और रिजर्व। आयरन और रिजर्व के बारे में मैंने बता दिया था कि दो थे, हेमेटाइट और मैग्नेटाइट थे, जिसमें हेमेटाइट के बारे में मैंने बताया कि उड़ीसा, झारखंड और छत्तीसगढ़ मेन है, और मैग्नेटाइट के बारे में आपको याद रखना है कि कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु मेन है। कह रहा है कि इनमें से कौन सा जो है मेजर कंट्रीब्यूटर है आयरन और रिजर्व्स का, है ना। तो इसमें आपके पास में ऑप्शन है महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, तमिलनाडु, ठीक है। तो देखो ऊपर वाले तो ऑप्शन है ही नहीं, वरना तो उड़ीसा हो जाता, अगर उड़ीसा होता, झारखंड होता तो झारखंड हो जाता। तो इसका आंसर आपको डायरेक्ट कर्नाटका यहाँ पे मार्क करना है। कर्नाटका जो है इनमें से मेन है। ये जो फॉलोइंग ऑप्शंस गिवन है इनमें से कर्नाटका जो है वो मेन क्या है, मेजर कंट्रीब्यूटर है इंडिया के आयरन और रिजर्व का। क्वेश्चन नंबर 46 देखते हैं, इसमें क्या कह रहा है। इसमें कह रहा है कि वाई आर द वेस्टर्न घाट्स कंसिडर्ड ग्लोबली सिग्निफिकेंट अकॉर्डिंग टू यूनेस्को। मतलब कह रहा है कि यूनेस्को द्वारा जो वेस्टर्न घाट है, हमारी पश्चिमी घाट है, उसको क्यों इतना महत्वपूर्ण माना गया है। देखो यूनेस्को जो होता है वो क्या करता है, मतलब कई कई सारी चीज़ें हैं, हेरिटेज चीज़ों को या बहुत अलग अलग तरीके की चीज़ों को वो क्या करता है, रिजर्व करता है, ठीक है ना, उसको एक आइडेंटिफिकेशन देता है। उसी तरीके से जो वेस्टर्न घाट है ना, इसकी अपनी एक क्या है, मान्यता है। क्या मान्यता है, वेस्टर्न घाट क्यों इंपॉर्टेंट है, बस इतना समझ लो आप। मान लो सपोज आप कोई टेम्पल पे गए, किसी टेम्पल को यूनेस्को दर्जा मिल गया, तो इसका मतलब उस टेम्पल की जो स्ट्रक्चर है या वो जो टेम्पल बना होगा उसका एंशियंट डेवलपमेंट या बहुत वो हिस्टोरिकल रहा होगा, बहुत इंपॉर्टेंट प्लेस रहा होगा उसका हिस्ट्री में, तभी उसको यूनेस्को में क्या होती है, जगह मिलती है। सेम उसी तरह जो वेस्टर्न घाट है, एक्चुअल में क्या होता है कि उसका एक मॉनसून इन्फ्लुएंस है और वहाँ पर बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट है। क्या मतलब है इस चीज़ का, देखो मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया कि जैसे ये जो वेस्टर्न घाट्स होते हैं, तो अगर आप यहाँ पे इस तरीके से सारी पहाड़ियाँ हैं, ठीक है ना, वेस्टर्न घाट्स की, तो एक पहाड़ी को अगर हम डेवलप करें इस तरीके से आपको दिखेगा, तो हमें पता है कि इस साइड में यहाँ पर क्या है, आपकी अरेबियन सी है। यहाँ से क्या होती हैं, जो हवा होती हैं वो बादल वगैरह को लेकर आती हैं, ठीक है। तो जब ये पर्वत के पास में पहुँचती हैं तो इसका जो मॉइस्चर होता है ये इस तरीके से चलती है, ऊपर जाता है तो टेम्परेचर क्या होता है, डाउन होता रहता है, जिसकी वजह से जो क्लाउड होता है उसकी होल्डिंग कैपेसिटी कम हो जाती है। तो जब वो और ऊपर जाता है तो वो और ठंडा हो जाता है, जिसकी वजह से उसकी कैपेसिटी क्लाउडिंग जो मॉइस्चर कंटेनिंग कैपेसिटी है वो कम होने की वजह से वो बारिश करा देता है वेस्ट साइड में, ये वाला जो साइड है विंडवर्ड साइड है, क्लियर है। फिर उसके बाद क्या होता है कि जब ये दूसरी तरफ आता है तो ये रीजन इसे सूखा मिलता है, और जब ये नीचे की तरफ जाता है तो नीचे की तरफ जाने पर टेम्परेचर बढ़ता है।
तो जब नीचे की तरफ जाने पर टेम्परेचर बढ़ता है, तो उस केस में क्या होता है कि जो क्लाउड है, जो थोड़ा बहुत बच गया, देखो ज़्यादातर क्लाउड ने तो इधर बारिश करा दी, जो थोड़ा बहुत क्लाउड बच गया उसके पास मॉइस्चर कैपेसिटी जो थी गर्म होने की वजह से वो बढ़ जाती है, जिसकी वजह से वो यहाँ पर बारिश नहीं कराता। क्योंकि कोई जो क्लाउड है, कोई बादल है, वो बारिश कब कराएगा? वो तब कराएगा जब वो और ज़्यादा पानी को, जो वाष्प के रूप में उसके पास आ रही है, उसको होल्ड ना कर पाए, और ज़्यादा मॉइस्चर को होल्ड ना कर पाए, तब वो बारिश कराता है। अब जब नीचे जा रहा है तो टेम्परेचर बढ़ रहा है, गर्म हो रहा है, जिसकी वजह से उसकी होल्डिंग कैपेसिटी बढ़ रही है। उसके लिए, उसकी वजह से ये क्या हो रहा है कि यहाँ पर बारिश नहीं कराता है, जिसकी वजह से इसका जो ये साइड है, जिसको हम लीवर्ड साइड कहते हैं, ये सूखा रहता है। हमें पता है कि ये वाला जो एरिया है, ये वाला एरिया सूखा पड़ा रहता है, ये इसका रीजन है। तो इससे क्या होता है, एक ये मानसून को इन्फ्लुएंस कर रहा है, क्योंकि आप देखो यहाँ पर बारिश आ रही है, यहाँ पर नहीं आ रही, या जो भी है यहाँ की हवाएं हैं, जो यहाँ पर हवाएं आ रही हैं वो एक यहाँ पर बना रही है। और ये जो बारिश हो रही है, जिसकी वजह से यहाँ का जो डेवलपमेंट है, इस जगह का जो डेवलपमेंट है बहुत घना है। यहाँ पर जो हॉटस्पॉट, मतलब बहुत ज़्यादा एनिमल, फ्लोरा, फोना, मतलब आपकी वनस्पति, जंगल वगैरह बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं। तो ये बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट है ना। तो इसलिए ये एग्जांपल सही है। आप देखो, आप इसमें नॉर्मल देखो, ये वाला देखो, कैटेगराइज अर्बन रिवॉर्ड्स इकोनॉमिकली, ये बिल्कुल इरेलीवेंट है। सी कह रहा है लोकेटेड नियर इक्वेटर विद पोलर स्पाइसेस। भाई ये इक्वेटर के तो पास में है ही नहीं, हमारा इंडिया इक्वेटर पे लगता ही नहीं है, हम ट्रॉपिकल उसमें रह जाते हैं, है ना। तो ये भी गलत है। पोलर स्पाइसेस, भाई पोलर वोलर सब बहुत दूर है। वोल्केनिक प्लेट्यू विद डेजर्ट फ्लोरा, भाई ना तो ये डेजर्ट है, ये एकदम हरी भरी पश्चिमी घाटियां हैं, और वोल्केनिक प्लेटो तो ये है ही नहीं, है ना। तो किसी भी ऑप्शन से आप डायरेक्ट एलिमिनेट करते, तब भी आप ऑप्शन बी मार्क कर सकते थे आराम से। क्वेश्चन नंबर 47 देखते हैं क्या कह रहा है। ये ट्रांसपीरेशन की बात कर रहा है, यानी जिसको वाष्पो उत्सर्जन कहते हैं। व्हाट इज ट्रांसपीरेशन? ट्रांसपीरेशन क्या होता है कि जो प्लांट है, पौधा है, वो क्या करता है, रूट से कंटिन्यूसली पानी सोखता रहता है, क्योंकि उनके पास इस तरीके का कोई मैकेनिज्म नहीं है कि जैसे हम लोग हैं, हमारे पास एक मैकेनिज्म है, हम खाना खाते हैं अपने मर्जी से, भूख लगती है, खाना खाते हैं, फिर उस खाने का डाइजेशन होता है, ठीक है ना, फिर उसके बाद उसकी एनर्जी बॉडी में सारे पार्ट्स में जाती है, इस तरीके से चलता है। बट प्लांट के पास ऐसा मैकेनिज्म नहीं है। उसकी रूट्स हैं, वो क्या करती है, एक तरीके के प्रेशर से पानी को एब्जॉर्ब करती रहती है कंटिन्यूसली, चाहे सर्दी हो चाहे गर्मी हो। सर्दी में कम हो जा ज़्यादा, मतलब कम पानी एब्जॉर्ब होता है, और गर्मी में ज़्यादा होता है, बस इतना सा फर्क हो सकता है, और जो कि प्रेशर की वजह से होता है। तो इसका मतलब प्लांट जो है वो कंटिन्यूसली क्या कर रहा है, पानी को रूट्स से लेता रहता है। अब जो कंटिन्यूसली पानी लेगा तो उसे पानी निकालना भी पड़ेगा। तो प्लांट लीव्स में, पत्तियों में एक छिद्र होता है, ओपनिंग होती है, जिसको हम कहते हैं स्टोमेटा। स्टोमेटा के थ्रू क्या करता है प्लांट, उन पानी को बाहर निकालता है, और इसी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, ट्रांसपीरेशन कहते हैं। क्लियर हो गया, जिसको हम वाष्पोत्सर्जन कह रहे हैं यहाँ पर। और प्लांट उसी में से ही क्या करता है, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का गैसियस एक्सचेंज करता है। क्लियर। अब पढ़ते हैं कि क्या कहा है। पहला स्टेटमेंट कह रहा है ट्रांसपिरेशन इज हाईएस्ट इन ड्राई एंड विंडी कंडीशन। तो मैंने अभी जैसे बताया, देखो गर्मी ज़्यादा पड़ेगी तो जल्दी से क्या होगा, जो पानी है वो क्या करेगा, स्टोमेटा से इवोपरेट होकर बाष्पीकरण के फॉर्म में बाहर निकलेगा। और हवा ज़्यादा चलेगी तब भी सेम होगा। तो ट्रांसपिरेशन जो होगा वो गर्मी और बारिश, हवादार मौसम में क्या होता है, ज़्यादा होता है। बिल्कुल सही स्टेटमेंट है ना। तो इसका मतलब स्टेटमेंट 1 जो है वो करेक्ट है। फिर उसके बाद दूसरा देखते हैं क्या कह रहा है। ये कह रहा है इट हेल्प्स इन द असेंट ऑफ सेप थ्रो कोहेशन को हेशन टेंशन। मतलब ये क्या कह रहा है कि जो ये संसर्जन तनाव के माध्यम से रस के ऊपर चढ़ने में सहायता करता है। मतलब देखो ट्रांसपीरेशन जो होता है ना, ट्रांसपीरेशन जो पानी आ रहा है, तो पानी ये कैसे आता है, देखो भाई इसका सिंपल सा प्रोसेस है ना। जैसे ये मान लो ये तना है, इसके साथ में इस तरीके से रूट्स है ना। या एक ग्लास देखो, ग्लास में या एक पेपर देखे हम, तो उसमें क्या होता है ना, कई सारे फोर्स होते हैं, जिसको हम कोहेशन और टेंशन फोर्स कहते हैं। ठीक है, जैसे ये वाटर मोलिक्यूल्स होते हैं ना, ये आपस में एक दूसरे को पकड़ रखे हैं, कोहेशन, ठीक है ना, और ये गोल बने हुए टेंशन, ऐसे फोर्स होते हैं। तो क्या होता है कि ये जो एयर होती है ना, ये जो पानी होता है, अब क्या होता है, यहाँ पर लो प्रेशर क्रिएट होता है और यहाँ पर हाई प्रेशर क्रिएट होता है। तो हाई से लो प्रेशर की तरफ मूवमेंट होती है इस पानी वगैरह की, है ना। तो इसी को कह रहा है कि ये कोहेशन और टेंशन के फॉर्म में क्या होते हैं, ये ऊपर की तरफ चढ़ता है। ठीक, तो इसका मतलब ये स्टेटमेंट भी सही है। फिर तीसरा कह रहा है ट्रांसपिरेशन ऑलवेज रिजल्ट्स इन बिल्डिंग विल्टिंग। विल्टिंग का मतलब होता है मुरझाना। ट्रांसपिरेशन की वजह से पेड़ पौधे मुरझा जाते हैं, तो ये सही नहीं है। ट्रांसपिरेशन एक नॉर्मल प्रोसेस है और इसकी वजह से पेड़ पौधे मुरझाते नहीं हैं, है ना। तो स्टेटमेंट 1 एंड 2 आर करेक्ट। क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज करेक्टली मैच्ड विद रेफरेंस टू लाइमस्टोन केव। भाई ये मैं पहले ही करा चुका हूँ, दोबारा से हम देखते हैं क्या कह रहा है। पहला स्टेटमेंट कह रहा है कि स्टेलेक्टाइट राइज फ्रॉम केव फ्लोर। तो केव फ्लोर से राइज होता है स्टेलेगमाइट का, इसका मतलब ये गलत है। आई थिंक ये क्वेश्चन रिपीट हो गया, ये गलत है। मतलब एसएससी ने रिपीट किया। स्टेलेगमाइट हैंग्स फ्रॉम केव रूप, मतलब कह रहा है कि स्टेलेगमाइट केव रूप से लटकते हैं, नहीं स्टेलेक्टाइट लटकते हैं, तो इसका मतलब ये स्टेटमेंट भी गलत हो गई। तीसरा कह रहा है पिलर यूनियन ऑफ स्टेलेक्टाइट एंड स्टेलेगमाइट। कह रहा है कि ये जो पिलर बनते हैं, जैसे ये पिलर हो गया, ये पिलर हो गया, या ये पिलर हो गया,
तो ये कह रहा है कि स्टेलेक्टाइट और स्टेलेग्माइट के फ्यूजन यूनियन से बनता है। ऐसा ही होता है जब ये बढ़ते बढ़ते बढ़ जाता है और ये नीचे आता है और ये आपस में जब फ्यूज हो जाते हैं तो इसको हम कहते हैं पिलर। क्लियर हो गया। तो पिलर क्या है? यूनियन है ऑफ स्टेलेक्टाइट एंड स्टेलेग्माइट के। क्लियर है। तो हमें तीसरा सी ऑप्शन ही मिल जाता है जो सही है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 49 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 49 कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट बेस्ट एक्सप्लेन वाई एज स्पेसिफिक रेट्स आर यूज्ड इन डेमोग्राफी। मतलब कह रहा है कि जो एज स्पेसिफिक रेट्स है वो डेमोग्राफी में क्यों जरूरी है। देखो डेमोग्राफी का मतलब क्या होता है? डेमोग्राफी का सिंपल सा मतलब होता है, ये एक साइंटिफिक स्टडी होती है जिसमें हम क्या करते हैं, ह्यूमन पॉपुलेशन कि उनका साइज़ क्या है ना, उनका साइज़ क्या है, मतलब कितने लंबे चौड़े हैं, उनका स्ट्रक्चर क्या है, एज के हिसाब से क्या है, सेक्स का क्या है, ठीक है ना, या फिर किस तरीके से वो एक से दूसरी जगह पे फैले हैं, किस एज में, किस पर्टिकुलर एज में कितनी पॉपुलेशन है, बच्चे कितने हैं। तो ये सारी चीज़ों का जब हम एक स्टडी करते हैं एक ह्यूमन पॉपुलेशन का किसी भी पर्टिकुलर एरिया वगैरह में, कि किस तरीके से उनका डेथ रेट है, किस तरीके से बच्चे जन्म ले रहे हैं, कितने माइग्रेट हो जा रहे हैं, इन सारी स्टडीज़ को मिलाकर हम क्या कहते हैं, इसको डेमोग्राफी कहते हैं किसी भी जगह का। क्लियर हो गया। अब ये कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट बेस्ट एक्सप्लेन्स व्हाई एज स्पेसिफिक रेट्स आर यूज्ड। अब कह रहा है कि एज स्पेसिफिक रेट्स यूज़ क्यों किया जाता है डेमोग्राफी को निकालने के लिए। मतलब ये जो मैंने चीज़ें बताई आपको कि साइज़ क्या होना चाहिए, स्ट्रक्चर क्या होना चाहिए, एज क्या होती है, सेक्स क्या है, बर्थ रेट क्या है उस जगह की, डेथ रेट क्या है, तो इसके लिए एज स्पेसिफिक रेट्स का यूज़ करना क्यों जरूरी है। तो एज स्पेसिफिक रेट होता क्या है? देखो, एज स्पेसिफिक रेट ये बताता है कि पर्टिकुलर एक एज में क्या हिसाब है। मान लो कि हमने देखी पॉपुलेशन 100 करोड़ लोग हैं, तो हमने देखा 25 से 30 की एज में 50 करोड़ लोग हैं। छोटे बच्चे मतलब मान लो 15 से 25 तक की उम्र में 2 करोड़ लोग हैं। तो इससे हमें पता चलता है कि अलग अलग एज में क्या है, पॉपुलेशन कैसी है, इन्वर्स चल रही है, पॉपुलेशन बड़ी हो रही है, मरने वाले किस एज के हैं, ठीक है ना। उसके बाद लड़कियां कितनी हैं, लड़के कितने हैं, कितनी लड़कियां प्रेग्नेंट हो जा रही हैं कितने एज पे। तो इसलिए कहा जा रहा है कि जो डेमोग्राफी होती है ना, वो एज वाइज रेट को बताने, मतलब जो डेमोग्राफी है उसमें हम एज स्पेसिफिक रेट्स को क्यों यूज़ करते हैं, क्योंकि दे रिफ्लेक्ट एज वाइज वेरिएशन इन फर्टिलिटी। क्यों? वो बताती है एक्चुअल में कि एज वाइज जो मतलब एज के हिसाब से फर्टिलिटी रेट या फिर प्रजनन दर क्या है, इसलिए वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे मैंने आपको बताया कि हमें बिल्कुल एग्जैक्ट पता चल पाता है कि भाई कि इंडिया की कंडीशन क्या है पॉपुलेशन की। अगर मैं सिंपल आपको बोल दूं कि भाई 1 से 60 साल के लोग हमारे इंडिया में रहते हैं और 10 करोड़ लोग हैं, ये हमारी डेमोग्राफी है, इससे आपको कुछ नहीं समझ आएगा जब तक आप इसके अंदर नहीं जाओगे, जब तक हम एज स्पेसिफिक होकर नहीं बता पाएंगे कि इतने साल के बच्चे इतने हैं, इतनी महिलाएं जो हैं वो प्रेग्नेंट होती हैं, इतने बच्चों का जन्म हो रहा है, ये डेथ रेट है। और ये सारा मेजर किया जाता है जब हम एज स्पेसिफिक हो जाते हैं, मतलब एज के हिसाब से चीज़ों को निकालते हैं कि मरने वालों की एज कितनी थी, जो इन्होंने शादी करी उनकी एज कितनी थी, जो प्रेग्नेंट हुए उनकी एज कितनी थी, या इस रेंज में इस एज में पॉपुलेशन कितनी है, जब हम एज स्पेसिफिक हो जाते हैं, है ना। तो इसके लिए इसका बेस्ट आंसर जो है, दे रिफ्लेक्ट एज वाइज वेरिएशन इन फर्टिलिटी। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट कह रहा है कि द कुद्रेमुख माइंस इन कर्नाटका आर प्राइमरली नोन फॉर द एक्सट्रैक्शन ऑफ विच इंपॉर्टेंट। भाई मैंने पढ़ा दिया, मैंने आयरन ओर के बताया था, आयरन ओर में मैंने मैग्नेटाइट के बारे में बताया था कि कर्नाटक जो है वो मेन सोर्स है ना। कर्नाटक बताया था, फिर उसके बाद आंध्र प्रदेश, फिर तमिलनाडु। ठीक है, तो आप इससे डायरेक्ट लगा सकते थे आयरन ओर इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग नेशनल पार्क स्टेट पेयर इज करेक्टली मैच्ड। ये तो भाई स्टैटिक का उठ गया वैसे तो। देखो जैसे कह रहा है कि कौन सा करेक्टली मैच्ड है, तो देखो सिंपली पाल जो है वो उड़ीसा में है, ये सबको पता है, यहाँ पे मैंने लिस्ट लगा दिया, ये आप देख सकते हो। ठीक है, तो भाई इसमें सारे देख लेना और सारे देख के बताना कौन सा कहाँ पर है, ये तो रटने वाला टॉपिक है, ये आप खुद याद करो। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट केस में क्या कह रहा है, आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट मैच ऑफ सैटेलाइट टाइप एंड एप्लीकेशन। अब देखो सैटेलाइट के बारे में बात हो रही है, तो मैं बताऊंगा कि कौन सा कैसा सैटेलाइट होता है। देखो एक होता है जिसको हम कहते हैं वेदर सैटेलाइट। ठीक है, तो वेदर जो सैटेलाइट होता है वो क्या काम करता है, वेदर सैटेलाइट आपको ये बताता है कि वेदर कैसा है, मतलब लाइक जैसे बारिश होने वाली है, साइक्लोन आने वाला है, ठीक है, या फिर धूप सही निकलेगी। आप जो चेक करते रहते हो ना मोबाइल में, वेदर दिखाता है, वो वेदर सैटेलाइट है जो सिर्फ वेदर को मेजर करता है कि ह्यूमिडिटी कैसी है, बारिश होगी कि नहीं होगी, धूप निकलेगी कि नहीं होगी, क्लाउडी होगा मौसम। तो ये सारा कौन चेक करता है, वेदर सैटेलाइट चेक करता है। तो वेदर सैटेलाइट साइक्लोन की भी ट्रैकिंग करेगा, तो ये सही है। ठीक है, हमको इनकरेक्ट फाइंड आउट करना है। फिर उसके बाद कह रहा है कि कम्युनिकेशन सैटेलाइट जो है वो टीवी ब्रॉडकास्ट के लिए यूज़ होता है, ये भी बिल्कुल सही है। मतलब जैसे आपके रेडियो हो गए, ठीक है ना, एफएम हो गए, केबल हो गए, टीवी हो गया, इन सब में जो सैटेलाइट यूज़ होती है वो कम्युनिकेशन सैटेलाइट होती है। मतलब उस सैटेलाइट की मदद से हम क्या करते हैं, चीज़ों को आपस में कम्युनिकेट कर पाते हैं, चाहे वो कोई रेडियो एफएम हो गया, टीवी हो गया, केबल हो गया, कुछ भी हो गया। ठीक है, फिर नेक्स्ट आता है जिसको हम कह रहे हैं नेविगेशन सैटेलाइट, और इसका यूज़ हो रहा है फॉरेस्ट फायर मॉनिटरिंग में, तो ये गलत है।
देखो नेविगेशन जो सैटेलाइट होता है उसका सिंपल सा यूज़ होता है पीएनटी में, मतलब पोजीशनिंग नेविगेशन एंड टाइमिंग। कहने का मतलब ये जीपीएस है। मतलब कार में जैसे आपको जीपीएस हो गए, आपने मोबाइल में गूगल मैप में जीपीएस ऑन करा, आप चलते चलते जा रहे हो, तो ये सारा आप कैसे कर पा रहे हो? इसके लिए नेविगेशन सैटेलाइट होता है जिसके थ्रू आप ये कर पाते हो। आप अपने मोबाइल का जीपीएस ऑन करते हो और जीपीएस ऑन करने पे वो आपको बताता है कि आप कहाँ जा रहे हो, क्या कर रहे हो, आपकी पोजीशन क्या है, टाइमिंग क्या है। तो इस ये सारे काम किससे होते हैं? नेविगेशन सैटेलाइट से होते हैं। तो इसका आंसर जो है ये वाला पार्ट होगा, नेविगेशन वाला पार्ट होगा। क्यों? क्योंकि नेविगेशन सैटेलाइट फॉरेस्ट फायर मॉनिटरिंग नहीं करता है, ये जीपीएस वगैरह के लिए है। तो करेक्ट, हमें इनकरेक्ट फाइंड आउट करना था तो हो गया। तो अब ये जो फॉरेस्ट फायर मॉनिटरिंग वगैरह होती है ये किससे होती है? इसके लिए रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट होता है। ठीक है। रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट के बहुत सारे एप्लीकेशन होते हैं, जैसे ये डिफॉरेस्टेशन हो गया, कहीं पर पोल्यूशन हो गया, कोई फ्लड हो गया, ठीक है, कहीं पर एग्रीकल्चर हो गया, अर्बन प्लानिंग, वेदर, इन सब के लिए रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट होता है। ज़मीन का यूज़ हो, वाटर हो, मिनरल हो, करंट हो, फ्लड मैपिंग हो, कुछ भी हो, ठीक है ना। तो इन सब के लिए क्या है? रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट है। फिर उसके बाद नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 53। इसमें आप देखो, इसमें क्या कह रहा है, जो दिग्बोई और मोरान शिवासागर एंड नाहर कातिया ऑयल फील्ड की बात हो रही है, लोकेटेड इन विच रीजन ऑफ कहाँ पे ये पाया जाता है? देखो भाई, ऑयल आपकी निकलेगी कहाँ से निकलेगी? जो ऑयल होता है वो जनरली पर्वत पहाड़ों से, रॉक चट्टानों, इन सब से निकलता है। उसमें हम ड्रिल करते हैं। ड्रिल करके क्या करते हैं, उसके अंदर सबसे पहले गैस निकलती है जहाँ से हमें सीएनजी वगैरह मिलती है, ठीक है ना। फिर और नीचे ड्रिल करते हैं तो हमें पेट्रोल, डीजल, ये सब मिलता है अलग अलग, फिर पेट्रोलियम, फिर इस तरीके से अलग अलग लेयर में अलग अलग चीज़ें मिलती हैं। तो मेन ये है कि जितने भी ऑयल फील्ड हैं वो जनरली हमारे यहाँ पर क्या है, रॉक वगैरह से निकाले जा रहे हैं। और ये जो माउंटेन रॉक्स होती है ये जनरली कहाँ पाए जाएंगे? ज़्यादातर आपको नॉर्थ ईस्ट में मिलेंगे। तो इससे भी आप थोड़ा सा गैस वर्क यहाँ पर कर सकते थे कि ये नॉर्थ ईस्टर्न हो सकता है। तो आपको ये याद रखने है कि दिग्बोई हो गया, मोरन, शिवासागर और नाहर कातिया ऑयल फील्ड जो है ये सारे ही कहाँ पे है? नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया में है। और ये जनरली कहाँ पर है? असम में है, ठीक है ना, जहाँ पर क्या है, पेट्रोलियम इंडस्ट्री का हब है, जो कंट्री की ओल्डेस्ट ऑयल फील्ड और रिफाइनरी यहाँ पर लगी हुई है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 54 क्या कह रहा है? आई थिंक 54, चलो ठीक है, नीचे है। क्वेश्चन नंबर 54 देखो क्या कह रहा है कि कंसीडर द फॉलोइंग फिजियोग्राफिक फीचर्स दिए, और कह रहा है कि इनमें से कौन से फीचर जो है पेनिनसुलर प्लेट्यू ऑफ इंडिया में पाए जाते हैं। तो भाई अगर किसी ने वन शॉट मेरी इंडियन ज्योग्राफी की देखी होगी तो उसको ये सारी चीज़ें पता होंगी। तो पहले मैं पेनिनसुलर प्लेट्यू की बात करता हूँ। देखो पेनिनसुलर प्लेट्यू, कई सारी प्लेट्यूज़ हैं जिसमें पेनिनसुलर प्लेट्यू एक पार्ट है, ठीक है। तो पेनिनसुलर प्लेट्यू अगर हम बात करें, यहाँ से आ रहा है, ये जो अरावली का है, अरावली एक्सटेंशन दिल्ली रिच यहाँ, ठीक है ना। फिर उसके बाद आपका क्या मिलेगा, फिर उसके बाद आप देखो राजमहल हिल्स इन ईस्ट, मतलब यहाँ पर यहाँ तक, कहने का मतलब यहाँ से यहाँ तक, ठीक है ना। फिर उसके बाद यहाँ तक, है ना। ये जो इतना एरिया है ये क्या है? ये पेनिनसुलर प्लेट्यू है पूरा। कितना एरिया? इतना एरिया जो है ये क्या है? ये पेनिनसुलर प्लेट्यू है। कहाँ से है? दिल्ली रीजन नॉर्थ वेस्ट। ये पूछेगा आपसे कि कहाँ से कहाँ तक का पेनिनसुलर प्लेट्यू का एक्सटेंशन है और आप बता नहीं पाओगे, ठीक है। तो हमने देखा दिल्ली रिज, नॉर्थ वेस्ट में जब आप जाओगे दिल्ली रिज अरावली तक पहुँचोगे, ईस्ट में जब आप जाओगे राजमहल हिल्स तक है, ठीक है। वेस्ट में जब आप जाओगे मतलब ये वाला जो एरिया ये इस तरीके से यहाँ तक है, ठीक है ना। कहाँ गया? हाँ, गिर रेंज तक है वेस्ट में। और साउथ में जब आप जाओगे तो यहाँ तक है, कार्डेमम हिल्स तक है साउथ में, ठीक है। हाउएवर एन एक्सटेंशन ऑफ दिस इज ऑल्सो सून, तो ये थोड़ा यहाँ तक था। और ये यहाँ पर क्या है? बांग्लादेश है, इसलिए हम पढ़ते नहीं, और थोड़ा सा फॉल्ट वगैरह होने की वजह से थोड़ा सा आगे जाओगे तो ये बीच में गैप आ जाता है, ये यहीं तक है। तो ऐसे क्या होता है कि बीच में गैप आ गया है बांग्लादेश वाला एरिया। फिर यहाँ से नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ ईस्ट में थोड़ा मेघालय वगैरह उस साइड की तरफ में आपको क्या मिलता है? इसका एक छोटा सा एक्सटेंशन मिलता है। मतलब नॉर्थ ईस्ट में भी जो शिलोंग वगैरह है वहाँ पर भी पेनिनसुलर प्लेट्यू का छोटा सा पार्ट हमें देखने को मिलता है। मतलब यहाँ से ये वाला पार्ट हो गया इतना, और बीच में थोड़ा सा गैप छोड़कर आगे हो रहा है, क्योंकि बीच में एक फॉल्ट है, गैप पड़ता है। और फिर उसके आगे क्या है? पेनिनसुलर प्लेट्यू का थोड़ा सा एक्सटेंशन और है। क्लियर हो गया पेनिनसुलर प्लेट्यू कहाँ से कहाँ तक है। अब इसके जनरल फीचर मैं बताता हूँ। पेनिनसुलर प्लेट्यू में, ये भी एनसीईआरटी की लाइन है, पेनिनसुलर प्लेट्यू में टोर्स मिलते हैं, ब्लॉक माउंटेन्स मिलते हैं, रिफ्ट वैलीज मिलती है, स्पर्ट्स मिलते हैं, बेयर रॉकी स्ट्रक्चर्स होते हैं। तो पहले हम बात करते हैं किसकी? टॉर्स की बात करते हैं। तो टॉर्स इस तरीके के स्ट्रक्चर्स आपको बहुत जगह पे देखने को मिलेंगे। तो ऐसा नहीं है कि किसी बंदी ने आके मेहनत करके ऐसे लगाए हैं बड़े बड़े पेड़, पौधे, रॉक्स, सॉरी, बड़े बड़े रॉक्स ऐसे लगाए हैं। ये जनरली बन जाते हैं ऐसे फीचर्स जिसको हम क्या कहते हैं? टॉर्स कहते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद हमें क्या मिलते हैं? हमें मिलते हैं ब्लॉक माउंटेन्स मिलते हैं। मतलब इस तरीके के स्ट्रक्चर क्या होता है कि ये पहले एक ऐसी प्लेन ज़मीन थी, फिर अचानक से क्या हो गया, थोड़ा सा ये आपस में खिंच गए, ये इधर हल्का सा खिंच गया, और ये वाली ज़मीन जो है ये नीचे की तरफ धंस गई। तो ये नीचे की तरफ धंस गई तो ये बन गई वैली, रिफ्ट वैली जिसको कहा। और जो ये ऊपर की तरफ रह गया इसको हमने क्या कह दिया? ब्लॉक माउंटेन कह दिया, है ना।
तो यहाँ पर हमें रिफ्ट वैली भी मिलती है और क्या मिलती है, ब्लॉक माउंटेन्स भी देखने को मिलते हैं। रिफ्ट वैली जैसे नर्मदा जो तापी नदी हो गई है ना, इन सब में आपको रिफ्ट वैलीज मिल रही हैं। फिर यहाँ पे आपको स्पर्ट्स देखने को मिलते हैं। स्पर्ट्स मैंने बता दिए थे क्या होते हैं, जैसे ये नदियाँ हैं, नदियों में ये वाला जो पार्ट है ना, ये वाले जो पार्ट हैं ये ढलान, इसको हम स्पर्ट्स कह रहे हैं। ठीक है, इसी तरीके से यहाँ पर आपको कई सारे रॉकी स्ट्रक्चर्स देखने को मिलते हैं। हमोकी हिल्स मतलब इस तरीके से मिलेंगे देखने को, ये छोटे छोटे उठे हुए, इनको हमोकी हिल्स कहा जाता है। बड़े बड़े चट्टानों में ऐसे एक प्लेन सा एरिया मिलेगा, एकदम सीधा घिसा हुआ एरिया, इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम डाइक्स कहते हैं। ठीक है ना, तो ये सारी चीज़ें आप जनरल फीचर्स हैं किसके, पेनिनसुलर प्लेट्यू के, जो ये बताता है कि ये पेनिनसुलर प्लेट्यू है। तो हमने क्या देखे, हमने टॉर्स देखे, हमने क्या देखे, हमने स्पर्ट्स देखे, हमने क्या देखे, हमने ब्लॉक माउंटेन्स देखे। इसका मतलब तीनों ही फीचर जो है ये क्या है, फिजियोग्राफिक फीचर है किसके, पेनिनसुलर प्लेट्यू के। तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा डी। क्लियर हो गया, ठीक है। फिर उसके बाद नेक्स्ट आता है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 55, जो ये कहता है कि कालाधन मल्टी मॉडल ट्रांजिट ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट जो है लिंक्स इंडिया विथ विच कंट्री। आई थिंक ये करंट का क्वेश्चन हो गया, जो भी है। जो ये कालाधन मल्टी मॉडल ट्रांजिट ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट है, इसकी अगर हम बात करें तो भाई ये इंडिया को म्यांमार से जोड़ रहा है। तो ये हमारा कोलकाता है, कोलकाता में ये हुगली रिवर है, यहाँ हुगली रिवर आती है, फिर ये समुद्र में जाती है, सी रूट है, फिर यहाँ से यहाँ पर एक सी टेट यहाँ पर है, ये जगह समुद्र की। ठीक है ना, फिर यहाँ से एक नदी है कालादान रिवर, जहाँ से ये होती हुई क्या होती है, यहाँ तक पहुँचती है आइजवाल तक। ठीक है, ये तो आइजवाल अपना हो गया, ये यहाँ तक म्यांमार तक पहुँचती है। क्लियर हो गया, तो ये एक कालादान मल्टी मॉडल ट्रांजिट प्रोजेक्ट है जो यहाँ से यहाँ तक, ये फिर यहाँ से यहाँ तक भी जा रहा है। ठीक है, इस तरीके से इसको कनेक्ट किया गया है। ठीक, तो ये किससे कनेक्ट हो रहा है, इंडिया म्यांमार से कनेक्ट हो रहा है। तो इसमें यही कह रहा है कि जो KMTTP है, ये एक स्ट्रेटेजिक इंडिया म्यांमार इनिशिएटिव है, जिसमें इंडिया के नॉर्थ ईस्ट एंड ईस्टर्न पोर्ट, मतलब इसकी बात कर रहा है, कोलकाता हो गया, हल्दिया हो गया, ठीक है ना, और यहाँ पर भी देखो, तो ये किससे कनेक्ट हो रहा है, यहाँ पर म्यांमार से कनेक्ट हो रहा है। ठीक है, प्रोवाइडिंग एन अल्टरनेटिव कॉरिडोर, तो यही सारी चीज़ें बता रहा है। क्वेश्चन नंबर 56, ये क्या कह रहा है, अर्थ का जो एटमॉस्फेयर है रीचिंग व्हाट हाइट अप्रोक्सीमेटली, अर्थ एटमॉस्फेयर रीचेस व्हाट हाइट अप्रोक्सीमेटली, मतलब कह रहा है कि एक्चुअल जो हाइट है अर्थ की वो कहाँ तक है, कर्मन लाइन कहाँ तक है, ये पूछना चाह रहा है। तो ये जो कर्मन लाइन है ना, ये कर्मन लाइन यहाँ तक है, और एक्चुअल हमारे अर्थ का एटमॉस्फेयर ये वाला है, और ये आउटर स्पेस बन जाता है। ठीक है, तो ये जो कर्मन लाइन है ये लगभग 100 किलोमीटर, मतलब आप यहाँ से अपने ज़मीन से ऊपर जाओगे, लगभग 100 किलोमीटर जाओगे ऊपर, तो ये कर्मन लाइन आपको देखने को मिलेगी। मतलब ये जो इन्वायरमेंट है यहाँ तक की जो डिस्टेंस है ये 100 किलोमीटर है। नेक्स्ट कह रहा है कि विच मैच्ड पेयर इज इनकरेक्ट, इनमें से कौन सा इनकरेक्ट है। मीजोस्फेयर में, मीजो मतलब मीटियोर, मीजोस्फेयर में मीटियोर पाए जाते हैं, बिल्कुल सही है। स्ट्रेटोस्फेयर में ओजोन लेयर पाए जाते हैं, ओजोन लेयर पाया जाता है, ये भी सही है। स्ट्रेटोस्फेयर में ओजोन लेयर पाया जाता है। थर्मोस्फेयर में ISS ऑर्बिट होता है, थर्मो मतलब जो आयोजोन, जो क्या कहते हैं आयनोस्फेयर है, वहाँ पर ISS का जो ऑर्बिट है वहाँ पर वो सैटेलाइट घूमता है, ये भी बिल्कुल सही है। फिर उसके बाद क्या कह रहा है, एक्सोस्फेयर ट्रोपोस्फेरिक क्लाउड, गलत है। जो क्लाउड होता है वही वो ट्रोपोस्फेयर में ही होता है, एक्सोस्फेयर में तो स्पेस है, यहाँ तो कुछ भी नहीं मिलेगा आपको। तो ऑप्शन सी जो है वो इसके अंदर सही होगा, मतलब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग गलत है, लेकिन हमारे लिए यही सही ऑप्शन होगा। ठीक है ना, क्वेश्चन 58 हो गया। 58 में देखो क्या कह रहा है, विच ऑफ द गिवन स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट रिगार्डिंग आयरन और इन इंडिया, इनमें से कौन सा इनकरेक्ट है। कह रहा है कि ओनली द हेमेटाइट और अक्कर्स इन इंडिया, गलत है। हमारे पास हेमेटाइट और मैग्नेटाइट दोनों तरीके के और पाए जाते हैं। हेमेटाइट उड़ीसा झारखंड और तुम्हारा छत्तीसगढ़ में पाया जाता है, और जो मैग्नेटाइट है वो कर्नाटका आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में पाया जाता है। क्लियर हो गया, ठीक। तो बाकी सारे ऐसे ही गलत हो जाते हैं। इन उड़ीसा आयरन और अक्कर्स इन हिल रेंजेस, ठीक है, गलत हो गया। इंडिया हैज़ लार्जेस्ट, तो ये सब देखने का कोई मतलब नहीं है, आपको पहला ऑप्शन ऐसे ही यहाँ से मिल जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 59 कह रहा है कि विच ऑफ द इंडियन स्टेट्स और यूनियन टेरिटरी हैड लोएस्ट सेक्स रेशियो, मतलब दोनों में कह रहा है कि स्टेट और यूनियन टेरिटरी में, मतलब पूरे ऑल ओवर इंडिया में लोएस्ट सेक्स रेशियो किसका है 2011 सेंसस के अकॉर्डिंग। तो किसका है, दमन दीव का है। किसका है, दमन दीव का है। दमन दीव का 618 है, जो कि लोएस्ट है, इन सभी में भी लोएस्ट है। और अगर आप स्टेट के हिसाब से लोएस्ट बात करोगे तो यहाँ पर क्या है, जो अपनी हरियाणा है 879 सबसे लोएस्ट है। ठीक है, और यूनियन टेरिटरी के हिसाब से सबसे हाईएस्ट सेक्स रेशियो पुडुचेरी की है 1037, और स्टेट में केरला की सबसे ज़्यादा है, और ऐसे भी केरला की सबसे ज़्यादा है, जो क्या है 1084 है। ठीक है ना, सेक्स रेशियो। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 60, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज नॉट मैच्ड करेक्टली, नहीं है। तो देखो क्या होता है ना कि जो दोआब एरिया है, दोआब जनरली क्या होता है कि ये क्या होती है कि दो नदियां जब आपस में मिलती हैं तो वो जो एरिया होता है वो बहुत ज़्यादा फर्टाइल होता है, बहुत ज़्यादा उसकी जो उर्वरक शक्ति होती है, बहुत ज़्यादा उपजाऊ ज़मीन होती है। तो ऐसी ज़मीन को हम क्या कह देते हैं, दोआब कह देते हैं। क्या कह देते हैं, दोआब कह देते हैं। ठीक है, और ये जनरली क्या होता है कि जो भी नदियां हैं उनके शुरू के नाम से मिलकर बनता है। जैसे आप देखो बारी दोआब, बारी, इसमें देखो बारी ब्यास और रवि राय, ठीक है ना, तो इसका मतलब क्या है कि बारी दोआब का नाम ठीक है। विष्ट दोआब देखो ब्यास हो गया, और क्या हो गया,
चेनाब हो गया, ठीक है ना। फिर उसके बाद रचना दो आप देखो, अब नाम देखो किसका नहीं मैच कर रहा है। एक तो आपको ये वाला दिखा, ये ऑप्शन। दूसरा देखो आप रचना दो आप रवि और चेनाब रचना, तो ये भी मैच कर रहा है, ये भी मैच कर रहा है। फिर तीसरा देखो इसमें क्या कह रहा है, जेक दो आप, यानी झेलम हो गया और चेनाब हो गया, तो ये भी मैच कर रहा है। तो विष्ट दोआब जो होगा इसका करेक्ट आंसर होगा कि विष्ट दोआब जो है, यहाँ पर देखो विष्ट दोआब ब्यास और सतलुज से मिलकर बनता है, जबकि यहाँ पर विष्ट दोआब ब्यास और चेनाब से मिलकर बना है। तो आपका ऑप्शन जो है ये बी वाला जो है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपका सही होगा, क्योंकि विष्ट दोआब जो है वो ब्यास और सतलुज से मिलकर बनता है, ठीक है। तो भाई मैंने आपको 60 क्वेश्चंस करा दिए और कुछ क्वेश्चंस बचे हुए हैं, वो आप खुद से प्रैक्टिस करो। ज़्यादातर चीज़ें ऐसी ही हैं और मैंने आई थिंक आपको थोड़ा फ्लो में समझाने की कोशिश करी होगी, आपको वीडियो भी बढ़िया लगी होगी। बढ़िया लगी हो तो बताओ नेक्स्ट वीडियो कौन से टॉपिक की मैं कराऊं, और नेक्स्ट रिमेनिंग क्वेश्चंस की सारी जो पीडीएफ है वो मैं ऑलरेडी टेलीग्राम चैनल पर डाल चुका हूं, क्वेश्चंस की विद करेक्ट आंसर्स। तो ये पीडीएफ भी आपको मिल जाएगी और वो पीडीएफ भी आपको मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो और भाई CM 5.0 बुक खरीद लो अगर किसी को बाकी में मैथ बढ़िया करनी है, चाहे वो आज के एग्जाम के लिए हो, चाहे 26 हो, चाहे 27 हो, कोई सा भी एडिशन इसका ले लो, वो हमेशा उतना ही कारगर होगा, है ना। तो भाई ठीक है, बाय बाय, टेक केयर। आप लोग बढ़िया से पढ़ाई करो और इसी तरीके से मेरी वीडियो देखते रहो। अच्छी लगी हो तो मैं और भी बढ़िया बढ़िया बनाऊंगा, और कमेंट जरूर कर देना भाई अगर आपको अच्छी लग रही है तो।